ये शुरू करते हैं एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड 1 में एक टेररिस्ट का बेस दिखाया जाता है। मुझे नहीं पता क्योंकि उन्होंने बताया नहीं, हो सकता है ये अफगानिस्तान है। वहीं पर बेस के अंदर एक लेफ्टिनेंट को दिखाया जाता है जिसके साथ एक प्रोफेसर को बंद किया गया होता है। लेफ्टिनेंट को काफी ज्यादा पीटा गया होता है। वो लेफ्टिनेंट यहाँ पर अपनी प्लेटून को लेकर प्रोफेसर को बचाने के लिए आया था, लेकिन टेररिस्ट ने लेफ्टिनेंट को ही पकड़कर यहाँ पर बंद कर दिया है। लेफ्टिनेंट प्रोफेसर से कहता है, प्रोफेसर मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से आप भी यहीं पर फंसे हुए हैं। प्रोफेसर उसे कहते हैं, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तुम अपनी प्लेटून को यहाँ पर मुझे बचाने के लिए लेकर आए थे, लेकिन अब तुम भी मेरे साथ यहाँ पर फंस चुके हो। लेफ्टिनेंट सोच रहे होते हैं, हम लोग इस मिशन को सक्सेसफुली पूरा कर सकते थे अगर हमारे हबरी ने हमें गलत इन्फॉर्मेशन ना दी होती। उसकी गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से हम लोग यहाँ पर फंस गए हैं। मुझे लगता है कि उसने हमें धोखा दिया है। उसने कहा था कि यहाँ पर बहुत ही कम सोल्जर्स हैं और वो सारे अनट्रेन्ड हैं, लेकिन ये सारे तो बहुत ज्यादा ट्रेन्ड सोल्जर्स हैं। और जितना हमें बताया गया था कि यहाँ पर बहुत ही कम लोग हैं, लेकिन यहाँ पर तो 3 गुना ज्यादा लोग हैं। यहाँ पर तो इनकी पूरी एक आर्मी है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उनको हमारी टाइमिंग का भी पता था और हमारे रास्ते का भी, कि हम किस रास्ते से यहाँ पर अटैक करने के लिए आने वाले हैं। लगता है कि हबरी ने हमें पूरी तरह से धोखा दे दिया है और ये शुरुआत से ही एक ट्रैप था, हमें यहाँ पर फंसाया गया है। उसी वक्त दरवाजे के लॉक खुलने की आवाज आती है। दरवाजा खुलता है और बाहर से एक टेररिस्ट आता है और एक सोल्जर को अंदर की तरफ धक्का दे देता है। वो भी लेफ्टिनेंट की टीम का सार्जेंट होता है। उन्होंने उसको भी बहुत ज्यादा पीटा होता है। लेफ्टिनेंट सार्जेंट किम की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उठकर उस टेररिस्ट को गाली देते हुए कहते हैं, कमीने कहीं के, तुमने इसके साथ क्या किया है। लेकिन वो टेररिस्ट कोई अच्छा बंदा तो है नहीं। वो गाली सुनने के बाद उसके सर में अपनी बंदूक मारता है और उसे नीचे की तरफ गिरा देता है। और साथ ही वो अपनी लैंग्वेज में कुछ उसे कह भी रहा होता है, शायद वो उसे गालियां दे रहा था। वो उसके सर में अपनी गन मारने के बाद हंसता हुआ वहाँ से बाहर चला जाता है और फिर दोबारा से बाहर से लॉक लगाकर चला जाता है। लेफ्टिनेंट फिर से उठकर बैठ जाता है और कहता है, ये सारे कमीने लोग हमारे साथ खेल रहे हैं, ये हमें मार क्यों नहीं देते। सार्जेंट लेफ्टिनेंट से कहता है, लेफ्टिनेंट क्या आप ठीक हैं। लेफ्टिनेंट उसे कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ। हमारे बाकी के ट्रूप्स का क्या हुआ, बाकी की प्लेटून कहाँ पर है। सार्जेंट उसे कहते हैं, मुझे उन सब के बारे में नहीं पता, मुझे लगता है कि उन सबको भी पकड़ लिया गया है और दूसरे कमरों में रखा गया है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि उसी वक्त फिर से दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज आती है। दरवाजा खुलता है और सामने एक बड़ा सा मोटा ताजा टेररिस्ट खड़ा होता है। लेफ्टिनेंट उसे कहता है, अब क्या है कमीने, यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। वो उसकी तरफ देख ही रही होती है। वो टेररिस्ट उनके सामने नीचे गिर जाता है क्योंकि उसके पीछे हमारा हीरो खड़ा होता है और हीरो ने उसको पहले से मार दिया होता है। हमारे हीरो का नाम यूजिन है और उसकी उम्र अभी तक सिर्फ 19 साल है, इसीलिए तो इसे यंग असैसिन कहते हैं। यूजिन लेफ्टिनेंट से कहता है, क्या तुम लेफ्टिनेंट चैंग हो। लेफ्टिनेंट भी उसकी भाषा सुनकर कहते हैं, ये लड़का तो कोरियन में बात कर रहा है, लगता है ये हमारी कंट्री का है। लेफ्टिनेंट उसे कहते हैं, हाँ मैं ही लेफ्टिनेंट चैंग हूँ, तुम कौन हो। लेफ्टिनेंट उसकी भाषा सुनने के बाद सोच रहे होते हैं, इसकी कोरियन थोड़ी सी खराब है, लेकिन ये डेफिनेटली कोरियन ही बोल रहा है। यूजिन उन सब से कहता है, मैं यहाँ पर तुम सब लोगों को बचाने के लिए आया हूँ, जल्दी से बाकी सबको अपने साथ लो और यहाँ से निकलो, सभी लोग मेरे पीछे पीछे रहना। वो लोग उस बंद रूम में से जैसे बाहर निकलते हैं तो बाहर गैलरी में बहुत सारे टेररिस्ट की लाशें पड़ी होती हैं। लेफ्टिनेंट ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, इन सारे टेररिस्ट को किसने मार दिया है। लेफ्टिनेंट सोच रहे होते हैं, अगर यहाँ पर गैलरी में इतने सारे टेररिस्ट मरे पड़े हैं, हमें सेल के अंदर आवाज क्यों नहीं आई, क्या इन्होंने जरा भी रेजिस्ट नहीं किया होगा मरने से पहले। लेफ्टिनेंट के हाथ में भी गन होती है और वो यूजिन से कहते हैं, तुम कौन सी डिवीजन से हो, तुम्हारे साथ इस मिशन को पूरा करने के लिए और कितने ज्यादा सोल्जर्स आए हैं। यूजिन उसे कहता है, मैं तुम्हें अपने बारे में नहीं बता सकता कि यहाँ पर मैं किसकी तरफ से आया हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई भी टीम नहीं है, मैं यहाँ पर अकेला इस रेस्क्यू मिशन पर आया हूँ। लेफ्टिनेंट भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेफ्टिनेंट कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, एक अकेला बंदा इतने सारे टेररिस्ट को कैसे मार सकता है। ये लड़का तो बिल्कुल फैंटम की तरह है, इसने कोई भी आवाज नहीं की और इतने सारे टेररिस्ट को मार दिया। वहीं पर सामने से दरवाजा खुलता है और एक टेररिस्ट बाहर निकलता है। लेफ्टिनेंट वहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं, सामने एक दुश्मन है, क्योंकि वो टेररिस्ट भी उनकी तरफ देख लेता है। उसी वक्त दिखाते हैं कि उस टेररिस्ट के पीछे रूम के अंदर एक और टेररिस्ट होता है। लेफ्टिनेंट जल्दी से अपनी गन को सामने की तरफ करते हैं और कहते हैं, कि हमें यहाँ पर गन शॉट करनी पड़ेगी क्योंकि साइलेंटली इनको मारना आसान नहीं है। लेकिन यूजिन जल्दी से स्पीड के साथ भागता हुआ आगे की तरफ चला जाता है और वो जाते ही सबसे पहले दरवाजे वाले टेररिस्ट के ऊपर अटैक करता है, जिससे उसके हाथ से गन गिर जाती है और साथ ही वो उसकी गर्दन के नीचे अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी सांस की नाली बंद हो जाती है और वहीं पर मर जाता है। पहले वाले को मारने के बाद अंदर वाला अपनी गन को सीधी करता है यूजिन पर अटैक करने के लिए, लेकिन यूजिन अपने पास से नाइफ निकालता है और अपने नाइफ को दूर से उसके ऊपर छोड़ देता है, जो कि सीधा उसके दिल में जाकर लगता है और वहीं पर आवाज किए बिना ही मर जाता है। लेफ्टिनेंट अभी भी सोच रहे होते हैं, ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ने यहाँ पर 2 एनिमीज को मार दिया है, वो भी अपनी गन को यूज किए बिना। पता नहीं ये कौन सी डिवीजन का है, लगता है ये कमांडो डिवीजन से है। यूजिन जल्दी से अपनी पिस्टल निकालता है और उसके ऊपर साइलेंसर लगा लेता है और उनसे कहता है, अब हम लोग अपनी स्पीड को बढ़ाने वाले हैं, तुम लोगों को अपनी गन यूज करने की इजाजत नहीं है जब तक कि कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो, क्योंकि गन शॉट सुनकर बहुत सारे टेररिस्ट निकल आएंगे। मैं तुम्हारे लिए रास्ते को क्लियर करता हूँ। लेफ्टिनेंट उसे कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, लेकिन साथ ही वो सोच रहे होते हैं, ये सोल्जर जो भी है ये हमें कचरे की तरह ट्रीट कर रहा है। यूजिन जल्दी से आगे की तरफ बढ़ता जाता है और रास्ते
में जितने भी दुश्मन आते हैं उन सभी को फायर करके मारता जाता है। बड़ी स्पीड के साथ वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा होता है, सबके ऊपर गोलियां चलाते हुए बैंग बैंग सभी को मारता जाता है। वो सारे लोग भागते हुए रास्ते को क्लियर करते हुए कॉरिडोर के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर उन्हें सामने से बहुत सारे टेररिस्ट की आवाजें आ रही होती हैं। लिeutenant कहते हैं सामने तो बहुत सारे दुश्मन हैं। लिeutenant अपनी गन को सामने की तरफ कर लेते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि इस सोल्जर को मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। सामने काफी सारे एनिमीज हैं। ये यहाँ पर साइलेंट रहकर इतने सारे दुश्मनों को अकेले नहीं मार पाएगा, लेकिन यूजिन फिर से भागता हुआ आगे अकेला ही चला जाता है। लिeutenant कहते हैं कहीं ये लड़का पागल तो नहीं, ये एक सोल्जर है लेकिन फिर भी इसे अपने बेसिक्स याद नहीं। इस तरह की सिचुएशन में शांत रहकर फैसला करना होता है, लेकिन ये आगे की तरफ किस तरह भागता जा रहा है। कॉरिडोर की दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वहाँ पर 3 एनिमीज होते हैं। यूजिन भागता हुआ वहाँ पर स्लिप लगाता है और साथ ही उनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है और उन तीनों के ऊपर अटैक करता है और साथ ही उसकी बुलेट्स भी खत्म हो जाती हैं और वो वहीं पर नीचे से ऊपर उठने तक ही अपनी पिस्टल की मैगजीन को भी चेंज कर लेता है और साथ ही भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि उन तीनों को तो उसने पहले ही मार दिया है। लिeutenant जैसे ही वहाँ पर कॉरिडोर से आगे निकलते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो तीनों दुश्मन पहले से मारे जा चुके हैं। लिeutenant कहते हैं ये तो एक रियल मॉन्स्टर है। लिeutenant कहते हैं मैं भी एक सोल्जर हूँ, लेकिन इसकी मूवमेंट्स एक सोल्जर की तरह बिल्कुल भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा रेकलेस है। ये बिना सोचे समझे आगे बढ़ता जा रहा है। वो सारे लोग भागते हुए उस बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं। यूजिन वहीं पर जाकर कॉर्नर पर रुक जाता है। लिeutenant से कहता है हमें यहाँ पर 1 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा। लिeutenant उसे कहते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पर 1 मिनट के लिए क्यों रुक रहे हैं, हमें तो आगे बढ़ना चाहिए। यूजिन उसे पीछे की तरफ इशारा करता है। लिeutenant पीछे की तरफ देखते हैं तो प्रोफेसर और उसका दूसरा दोस्त यानी कि सार्जेंट, वो दोनों बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं। वो उनके साथ भाग नहीं पा रहे होते। लिeutenant सोच रहा होता है मैंने इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर दी कि हम लोग यहाँ पर प्रोफेसर को बचाने के लिए आए हैं, मेरा एक साथी भी पीछे रह गया है। एक्साइटमेंट में बहुत ही आगे भाग आया कि उन दोनों का तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। फिर वो यूजिन की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा जीनियस है। मुझे लगा था ये एक रेकलेस पर्सन है, लेकिन इसे अपने साथियों की भी फिक्र है, इसने तो चारों तरफ नजर रखी हुई है। लिeutenant अभी तक किसी कंफ्यूजन में होते हैं कि ये लड़का कोरियन है या नहीं। कहते हैं इसकी आंखों का रंग काला है, जबकि इसकी लैंग्वेज भी कोरियन है, हालांकि थोड़ी सी बुरी है, लेकिन फिर भी ये कोरियन बोल रहा है। लिeutenant उससे फिर से पूछते हैं क्या तुम एक कोरियन हो, लेकिन यूजिन उसे जवाब देने की बजाय कहता है अरे 1 मिनट पूरा हो चुका है, हमें आगे बढ़ना होगा। फिर वो चारों लोग भागते हुए बेस से बाहर चले जाते हैं। वहीं पर सामने उनकी प्लेटून की गाड़ी मौजूद होती है, लिeutenant की प्लेटून की गाड़ी होती है। वो सारे अपने लिeutenant को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लिeutenant भी उन सबको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं मुझे तो लगा था कि उन सब ने तुम्हें भी पकड़ लिया होगा, लेकिन तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। लिeutenant के सोल्जर से बताते हैं कि हमें उनने पकड़ लिया था, लेकिन इस सोल्जर ने हम सबको बचा लिया। फिर इस लड़के ने हमें कहा कि हम लोग गाड़ी के साथ यहाँ पर रेडी रहे और अब ये आप सबको यहाँ पर लेकर आ गया है। यूजिन उन सब से कहता है मुझे लगता है कि हमें यहीं से अलग होना होगा, तुम सब लोग साउथ ईस्ट की तरफ आगे बढ़ो, पर तुम्हें तुम्हारे लोग मिल जाएंगे, वो लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लिeutenant उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यूजिन उसे कहता है तुम्हें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने मिशन को पूरा कर रहा हूँ। लिeutenant अपने नतीजे पर पहुँचते हैं और कहते हैं मुझे पता चल गया है ये एक असैसिन है, ये एक मिलिट्री का मर्सिनरी है। लिeutenant उसके सामने अपना हाथ करते हैं और हैंडशेक के लिए उसे कहते हैं। लिeutenant उसे कहते हैं चाहे ये तुम्हारा एक मिशन ही था, इन फिर भी मैं अपना थैंक्स पेश करना चाहता हूँ, मेरे साथ हैंडशेक करो, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात होगी, क्योंकि तुमने मेरी और मेरे सारे दोस्तों की जान बचाई है। यूजिन उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा कंफ्यूजन में होता है और उसके साथ अभी तक हाथ नहीं मिला रहा होता कि उसी वक्त उसे कुछ महसूस होता है कि सामने से कोई बजूका से फायर करने वाला है। कई बार दूर पत्थरों के पास दिखाते हैं कि 3-4 टेररिस्ट होते हैं जो कि बजूका के साथ उनके ऊपर फायर कर देते हैं। जैसे ही वो फायर करते हैं उसकी आवाज इन तक पहुँचती है। लिeutenant कहते हैं ये आवाज तो बजूका के फायर की है। यूजिन भी चिल्लाकर उन सब से कहता है सभी लोग नीचे की तरफ झुक जाओ, लेकिन वहीं पर आकर बम फूटता है और बूम एक जबरदस्त धमाका होता है। बम फूटने की वजह से सभी के कान थोड़ी देर के लिए बंद हो जाते हैं, जबकि उनको दिखाई भी नहीं दे रहा होता क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा रोशनी होती है। धमाके की वजह से लिeutenant भी काफी ज्यादा जख्मी होते हैं, उनके सर से ब्लड निकल रहा होता है और उन्हें कुछ आवाज भी नहीं आ रही होती। लिeutenant अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर बैठी होती है और कहते हैं ये तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा और कोई भी आवाज नहीं आ रही। वो अपनी साइड पर देखते हैं और कहते हैं प्रोफेसर और मेरे सारे ट्रूप्स कैसे हैं, पता नहीं वो जिंदा है या नहीं, लेकिन वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक होते हैं क्योंकि वो गाड़ी के पीछे छुपे होते हैं। फिर लिeutenant यूजिन की तरफ देखते हैं और कहते हैं सोल्जर का क्या हुआ, वो कहाँ पर है। उसी वक्त उन्हें गन शॉट की आवाज आती है। लिeutenant सामने की तरफ देखते हैं जहाँ पर पत्थरों के पीछे वो सारे टेररिस्ट छुपे होते हैं, उनके ऊपर गोलियां चल रही होती हैं। साथ ही लिeutenant अपने साइड की तरफ देखते हैं, वहीं पर पत्थर के पीछे यूजिन बैठा होता है। यूजिन अपनी गन को इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर गोलियां चला रहा होता है। लिeutenant काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं जबकि हम सब लोग अभी तक कुछ भी देख और सुन नहीं पा रहे, लेकिन ये लड़का इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर गया और उनके ऊपर अटैक भी कर रहा है। साथ ही यूजिन के चेहरे पर से उसका नकाब भी हट जाता है। लिeutenant उसका चेहरा देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। लिeutenant कहते
कहते हैं मैं जिसे मॉन्स्टर समझ रहा था ये तो एक बच्चा है। तो ये तो हमारे सोल्जर की एक स्टाइल वाली बैकग्राउंड स्टोरी थी। नेक्स्ट सीन 6 महीने के बाद का दिखाया जाता है। अब हमारी स्टोरी फाइनली स्टार्ट होने वाली है। 6 महीने के बाद कोरिया का एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर अपनी क्लास के सारे बच्चों से कहती है अटेंशन एवरीवन, आज हमारे साथ एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट है। क्योंकि वहाँ पर बैठी हुई सारी लड़कियां बहुत ज्यादा ब्लशकारी होती है क्योंकि हमारा हीरो है ही बहुत ज्यादा हैंडसम। जबकि वहीं पर क्लास के अंदर एक बुली लड़का भी बैठा होता है जो कि गाली देकर कहता है अब ये कमीना कौन है। यूजिन टीचर के साथ खड़ा होता है। टीचर सारे बच्चों से कहती है आज से ये लड़का हमारी क्लास में तुम सब लोगों के साथ ही बैठकर पढ़ेगा। यूजिन उन सब की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहता है मुझे तुम सब लोगों से मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। मेरा नाम यूजिन है। यूजिन यहाँ पर नाइस गाय बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन असल में आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये हमारा यंग असैसिन है जिसे सिर्फ मारना आता है। अब ये स्कूल के अंदर किस तरह एडजस्ट करेगा और इन सारे बुली लड़कों के साथ कैसे पेश आएगा, यही हमारी स्टोरी है। और ये आगे कैसे बढ़ेगी, आगे क्या क्या एडवेंचर होंगे, ये सब कुछ हम लोग इसी स्टोरी में देखेंगे। शुरुआत में स्कूल का सीन ही दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे हीरो यूजिन की छोटी बहन बैठी होती है। वो अलग क्लास में है। वहीं पर बैठी अपने भाई के बारे में सोच रही होती है और कहती है मेरा भाई तो अब तक स्कूल में आ चुका होगा और वो अपनी क्लास में बैठ गया होगा। उसी वक्त एक लड़की भागती हुई रूम में आती है और कहती है तुम लोगों को यकीन नहीं होगा, मैंने आज एक बहुत ही हैंडसम लड़के को देखा है और वो वाकई में बहुत ज्यादा हैंडसम था। मुझे तो आज रात के लिए नींद ही नहीं आने वाली। और फिर बाकी की सारी लड़कियां भी उसके इर्द गिर्द आकर जमा हो जाती हैं और वो सारी उस लड़के की हैंडसमनेस की बातें करना शुरू कर देती हैं। हीरो की बहन का नाम यू डाइजुन है। मैं इसे डाइजुन ही कहूंगा। डाइजुन उनकी बातें सुनने के बाद सोच रही होती है ये लड़कियां कह रही है कि वो लड़का बहुत ज्यादा हैंडसम है, लगता है कि वे मेरे भाई की बात कर रही हैं। लेकिन क्या वाकई में ये लड़का जो यहाँ पर आया है क्या वाकई में वो मेरा भाई है। वो अपनी कॉपी के ऊपर भी अपने भाई का नाम लिख रही होती है और साथ ही वो हमें बैकग्राउंड स्टोरी बताती है। वो कहती है 10 साल पहले मेरा भाई अपनी मॉम डैड के साथ प्लेन में जा रहा था। वहाँ पर प्लेन क्रैश में मेरे भाई की मौत हो गई। हमें तो ऐसे ही लगा था लेकिन 10 साल के बाद मेरा भाई वापस आ गया है, पता नहीं कैसे। और वो बैकग्राउंड सीन में दिखाती है जब वो अपने दादाजी के साथ अपने भाई को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर जाती है। दादाजी अपने पोते को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और साथ ही वो रो रहे होते हैं। जबकि डाइजुन को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती क्योंकि वो अपने भाई को 10 साल बाद देख रही है। डाइजुन वहाँ पर हकी बक्की खड़ी होती है और कहती है क्या वाकई में ये लड़का मेरा भाई है। दादाजी यूजिन को अपने गले से लगा लेते हैं जबकि यूजिन अपनी गर्दन को मोड़ते हुए अपनी बहन की तरफ देखता है। उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और अपनी बहन से कहता है तो तुम्हारा नाम डाइजुन है। डाइजुन वहीं पर बैठी बैठी अपनी बैकफ्लैश मेमोरीज में खोई होती है कि उसी वक्त उसके पास एक बुली लड़की आती है और उसे पुकार पुकार कर कह रही होती है ओए डाइजुन मेरी बात सुनो, तुम बहरी हो गई हो। और साथ ही डाइजुन अपनी आंखें खोलती है। वो लड़की उसे कहती है कमीनी कुतिया कहीं की, मैं कब से तुझे आवाजें दे रही हूँ, क्या तुझे सुनाई नहीं देता, बहरी हो गई है क्या। डाइजुन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं गया। वो लड़की डाइजुन से कहती है चलो ठीक है इस बार मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ लेकिन पी क्लास में तुम्हें अपने जिम वाले कपड़े मुझे देने होंगे, तुम अपने साथ लेकर आई हो या नहीं। डाइजुन उसे कहती है हाँ मैं अपने साथ लेकर तो आई हूँ लेकिन अगर मैं अपनी ड्रेस तुम्हें दे दूंगी तो जिम क्लास में मैं क्या पहनूंगी। वो बुली लड़की उसके सर में मारती है और कहती है कमीनी कुतिया कहीं की, तेरे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई कि तू मेरे सामने बोल रही है। किसने कहा कि मेरे सामने बात कर, मैंने तुझे कहा है कि अपनी ड्रेस मुझे देनी है तो देनी है। तू अपने लिए कहाँ से ड्रेस लेकर आएगी ये मेरा मसला नहीं है। बाकी की सारी लड़कियां भी बहुत ज्यादा डर जाती हैं। बुली लड़की के साथ उसकी एक दोस्त भी होती है। डाइजुन से कहती है हमने कुछ दिन तक तुझे इग्नोर क्या किया, तू तो हमें इग्नोर कर रही है। अगर तुझे हमारी बात की समझ नहीं आई तो फिर इन सभी लड़कियों के सामने तुझे इतना पीटेंगे कि तू फिर से शर्मिंदा हो जाएगी, रोते हुए यहाँ से वापस जाएगी। क्या तू ऐसे ही चाहती है। डाइजुन उनकी बात सुनने के बाद अपना सर झुका लेती है। नेक्स्ट इन क्लास 3-2 का दिखाया जाता है जहाँ पर यूजिन गया है। यूजिन टीचर के पास ही खड़ा होता है। टीचर उन सारे बच्चों से कहती है आज से ये लड़का हमारी क्लास में बैठेगा। टीचर सारे बच्चों से कहती है ये लड़का पिछले 10 साल से अब्रोड में रह रहा था अपनी किसी वजह से लेकिन अब ये वापस आ गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सारे बच्चे इसके साथ कोऑपरेट करो और यहाँ पर एडजस्ट होने में इसकी हेल्प करो। लड़कियां सारी तो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती हैं क्योंकि वो हमारा हीरो बहुत ज्यादा हैंडसम है जबकि लड़के सारे जल कुकड़े हैं। उनमें से एक बुली लड़का भी है जो कहता है अब ये कमीना कहाँ से आ गया। वहीं पर एक शरीफ सा चंपू लड़का बैठा होता है जो कि हमारे हीरो का दोस्त बनने वाला है। उसके साथ वाली सीट खाली होती है। टीचर उसे कहती है वो सामने वाली सीट खाली है, वहाँ पर जाकर बैठ सकती हो। यूजिन चलता हुआ अपनी सीट की तरफ जा रहा होता है। वहीं पर रास्ते में एक और बुली लड़का बैठा होता है। किसी भी क्लास में गुंडों की कमी नहीं होती क्योंकि क्लास में एक आधी गंदी मछली तो होती है। वो लड़का यूजिन की तरफ देखकर सोच रहा होता है यहाँ पर हो क्या रहा है, ये सारे लोग इस लड़के को देखकर इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हैं, आखिर इस लड़के में इतना क्या खास है। मुझे तो ये किसी एंगल से भी अच्छा और हैंडसम नहीं दिखाई दे रहा। उसी लड़के के पीछे वाला जो मेन गुंडा बैठा होता है उसे कहता है हे ली तेरी तरफ ही आ रहा है। ली भी उसका इशारा समझ जाता है यानी कि उसे पंगा लेना है। ये कहता है ये कमीना तो बड़ा ही सीधा अपने आराम से चलता हुआ आ रहा है, चलो फिर ठीक है, सभी के सामने इसको शर्मिंदा करते हैं। और यहीं पर अगर आपको याद होगा ये वाला सीन हमने सीक्रेट एजेंट एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स में भी देखा था। ली अपनी सीट पर बैठे बैठे ही अपने पाँव को साइड पर करता है और उसके सामने करते हुए उसे गिराने की कोशिश करता है लेकिन यूजिन उसके पाँव के पास ही आकर रुक जाता है। ली भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मेरी टाइमिंग तो परफेक्ट थी,
लेकिन ये अचानक से रुक कैसे गया? लगता है इसे पहले से पता था। यूजिन ली की तरफ घूर कर देखता है कि ली कह रहा होता है, इस कमीने को क्या लगता है ये है कौन? ये कोई बहुत बड़ा हीरो है, ये मेरी तरफ इस तरह घूर कर क्यों देख रहा है? ली यूजिन को गाली देते हुए कहता है, कमीने कहीं के, उसने ज्यादा गंदी गाली दी है, मैं सिर्फ कमीना कह रहा हूँ। ली उसे कहता है, कमीने कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी तरफ घूरने की? यूजिन को उसकी बात सुनकर गुस्सा तो आता है, लेकिन साथ ही वो हमें बैकफ्लैश मेमोरी दिखाता है जहाँ पर उसका सीनियर ऑफिसर उसे कह रहा होता है, यूजिन मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब तुम स्कूल में जाने वाले हो, हम लोग तुम्हें कोरिया के स्कूल में भेज रहे हैं, वहाँ पर जाकर किसी के साथ भी फाइट मत करना, तुम्हें हर हाल में किसी के साथ फाइट नहीं करनी। यूजिन अपने सीनियर ऑफिसर से कहता है, मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है। ऑफिसर उसे कहते हैं, तुम तो काफी ज्यादा समझदार हो गए हो। लेकिन साथ ही यूजिन अपने ऑफिसर से कहता है, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ, मैं ऐसे ही फाइटिंग कैसे कर सकता हूँ जबकि मुझे उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता। पहले मैं उन सभी के बारे में डेटा इकट्ठा करूंगा, देखूंगा कि उनके पास कौन कौन से वेपन्स हैं और वो सारे मेरे ऊपर किस किस तरह से अटैक कर सकते हैं, क्योंकि बिना डेटा के मैं उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, कहीं वो लोग मुझे मार न डालें। क्योंकि उसका सीनियर उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है, इस डफर को तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। यूजिन कहता है, लेफ्टिनेंट आप मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हैं? एक प्रोफेशनल हूँ, मैंने बैटलफील्ड पर 10 साल गुजारे हैं, आपको लगता है कि मैं एक स्कूल को हैंडल नहीं कर पाऊंगा? लेफ्टिनेंट उसे कहते हैं, अब बस करो, मैं तुम्हें इसलिए नहीं कह रहा कि उनके साथ फाइट नहीं करनी क्योंकि तुम्हारे पास डेटा नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके साथ फाइट नहीं करनी वरना तुम उन सबको मार डालोगे, वो सारे बेचारे तो बच्चे हैं। स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। यूजिन उस लड़के के सामने खड़ा होता है। ली उसे कहता है, ओए कमीने कहीं के, लगता है तुझे आवाज कम आती है, मैंने तुझसे पूछा है कि तू मुझे घूर कर क्यों देख रहा है, क्या तू मरना चाहता है? यूजिन उसे अभी भी कोई जवाब नहीं देता। टीचर उसे कहती है, बेटा तुम अभी तक यहीं पर क्यों खड़े हो, जाकर अपनी सीट पर क्यों नहीं बैठ रहे? यूजिन टीचर से कहता है, आई एम सॉरी टीचर, मैं अभी जाकर बैठ जाता हूँ, और मुस्कुराता हुआ वो आगे बढ़ जाता है। जबकि ली हंसना शुरू कर देता और कहता है, मुझे तो लगा था ये बहुत बड़ा तीस मार रहा है, लेकिन ये तो मुझसे डर गया। जबकि दूसरे वाला गुंडा भी हल्का सा मुस्कुरा रहा होता है, उन्हें लगता है कि ये डर गया है। तो हमारे चंपू साइड हीरो का नाम पार्क है। टीचर पार्क से कहती है, पार्क ये लड़का तुम्हारे साथ बैठने वाला है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसका पूरा ख्याल रखो, क्योंकि आज के बाद ये तुम्हारा सीटमेट है। टीचर अपनी क्लास को कंप्लीट करने के बाद उन सब से कहती है, तुम सब लोग अपनी क्लास को एंजॉय करो, तुम लोगों से कल मिलती हूँ। पार्क जंग चैन हंसते हुए कहता है, हेलो मेरा नाम पार्क जंग चैन है, मुझे पार्क कह सकते हो। पार्क उसे कहता है, तुमने अपना नाम यूजिन बताया था है ना? यूजिन उसे कहता है, हाँ मेरा नाम यूजिन है। और यहीं पर पार्क उन दोनों बुली लड़कों की तरफ देखता है और फिर बड़ी ही साइलेंट सी आवाज के साथ यूजिन को उन दोनों के बारे में बताता है। पार्क उसे कहता है, ये देखकर तो तुम भी काफी ज्यादा हैरान हुए होगे, मैंने देखा ली ने तुम्हारे सामने अपनी टांग की थी और तुम्हें गिराने की कोशिश की थी। पार्क उसे कहता है, अभी भी जिस लड़के ने तुम्हारे सामने अपना पाँव किया था उसका नाम ली है, और उसके पीछे वाली साइड के ऊपर जो लड़का बैठा हुआ है उसका नाम जू युकजिन है। ये दोनों ही हमारी क्लास के सबसे बड़े बदमाश लड़के हैं, तुम्हें इन दोनों से बचकर रहना होगा। यूजिन उसे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे पहले से इन्फॉर्म कर दिया। पार्क उसे कहता है, कोई बात नहीं, हमारी फर्स्ट क्लास मैथ की होने वाली है, अभी थोड़ी देर में टीचर आ जाएंगे। पार्क हंसते हुए कहता है, ये लड़का तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, लगता है कि हम दोस्त बन सकते हैं। तो फिर वो यूजिन से कहता है, अगर तुम्हारे जहन में कोई भी सवाल हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो, मुझसे जितना हो सका मैं तुम्हारी उतनी हेल्प करूंगा। थोड़ी देर के बाद उनके मैथ के टीचर वहाँ पर आ जाते हैं और सारे बच्चों से कहते हैं, जल्दी से अपनी बुक का पेज 47 खोलो। और फिर वो बोर्ड के ऊपर मैथ लिखना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बोरिंग सी मैथ, x3 + a3, अलजेब्रा यहाँ पर किसको पढ़नी है? सारे बच्चे बहुत ज्यादा बोर होते हैं हमारे यूजिन को छोड़कर, कि बहुत ही फोकस होकर उसकी तरफ देख रहा होता है, जबकि बाकी के सारे अपनी अपनी डेस्क के ऊपर सो रहे होते हैं या फिर बहुत ज्यादा बोर हो रहे होते हैं। लेकिन लगता है कि हमारा साइड हीरो भी काफी ज्यादा पढ़ाकू है, वो भी टीचर की तरफ देख देख कर अपनी कॉपी पर नोट्स ले रहा होता है। यूजिन बाकी के सारे बच्चों की तरफ देखता है, वो सारे अपने अपने काम में लगे होते हैं। फिर वो खिड़की से बाहर की तरफ देखता है तो बाहर पीई की क्लास हो रही होती है, सारे बच्चे वहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। उन सभी को एक्सरसाइज करते हुए देखकर हमारे हीरो को भी अपने पास के दिन याद आ जाते हैं, जब वो एक असैसिन बनने की ट्रेनिंग ले रहा था। तब वो एक छोटा सा बच्चा था तो उसे बहुत ज्यादा भगाया जाता था, यहाँ तक कि वो भागते भागते बहुत ज्यादा थक जाता और फाइट में बहुत ज्यादा जख्मी भी हो जाता। फिर उन्हें स्वाम्प के अंदर गहरे पानी के अंदर से गुजरना पड़ता, रस्सों के साथ लटक कर दीवारें चढ़नी पड़ती और निशानेबाजी की प्रैक्टिस भी करनी पड़ती। यूजिन अपने ही ख्यालों में खोया होता है और अपने हाथ में गन लेकर निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है और वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है, मैं इस वक्त कोरिया में हूँ और ये वाला कंट्री बहुत ज्यादा पीसफुल है, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पर बहुत ज्यादा वार थी। नेक्स्ट सीन छुट्टी के वक्त का होता है। छुट्टी के वक्त सारे बच्चे बाहर निकल रहे होते हैं। दाजुन के साथ साथ आगे काफी सारी लड़कियां होती हैं। वो सामने गेट की तरफ देखती हैं तो वहाँ पर हमारा हीरो खड़ा होता है। वो कहती है, ये लड़का बहुत ज्यादा हैंडसम है, ये यहाँ पर किसका इंतजार कर रहा होगा? दाजुन अपने भाई की तरफ देखती है और कहती है, ओपा यहाँ पर क्या कर रहा है? वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, ओपा क्या तुम यहाँ पर मेरा इंतजार कर रहे हो? ओपा बड़े भाई को कहते हैं। यूजिन उसे कहता है, हाँ मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इकट्ठे वापस जाएं, क्या तुम्हारा कोई और प्लान तो नहीं है? दाजुन जल्दी से अपने इर्द गिर्द देखती है और उसे कहती है, नहीं मेरा और कोई भी प्लान नहीं है। यूजिन उसे कहता है, चलो फिर इकट्ठे घर चलते हैं। दाजुन मुस्कुराते हुए उसके साथ चल पड़ती है। वो दोनों गली में चलते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते। यूजिन उसे कहता है, तुम्हें ये बहुत ज्यादा अजीब लग रहा
होगा। डायजुन उसे कहती है नहीं, इतना भी अजीब नहीं है। यूजिन उसे कहता है तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह फील कर रहा हूँ, मैं भी काफी ज्यादा हैरान हूँ। जब हमारा प्लेन क्रैश हुआ था तब मैं सिर्फ 9 साल का था और तुम 7 साल की थी। मेरे पास तुम्हारी और ग्रैंडफादर की इतनी ज्यादा मेमोरीज नहीं है। मुझे बस इतना याद था कि मेरी एक छोटी बहन है और साथ में मेरे ग्रैंडफादर हैं। लेकिन तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल रहा होगा क्योंकि तुम तब सिर्फ 7 साल की थी। मॉम डैड के मरने के बाद ग्रैंडपा ने तुम्हें बहुत ही अच्छे से संभाला है। वो दोनों चलते हुए एक होटल के सामने से गुजरते हैं। वहीं पर डायजुन को आवाज आती है। लड़की अंदर बैठी कह रही होती है हीजिन ने कब कहा था कि वो कब यहाँ पर आने वाली है। हीजिन वही लड़की है जो कि डायजुन से क्लास में उसकी जिम वाली ड्रेस मांग रही थी। हीजिन की दोस्त के साथ 2 और लड़के भी होते हैं। वो आपस में बातें कर रहे होते हैं लेकिन वहीं पर उनकी नजर डायजुन पर पड़ती है। वो लड़की कहती है ये तो डायजुन है। डायजुन उसकी आवाज सुनते ही बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है अब मैं क्या करूँ, मैं तो ओपा के साथ हूँ। बुली लड़की का दोस्त उसे कहता है क्या तुम इस लड़की को जानती हो। वो कहती है हाँ ये मेरी क्लास फेलो है। हीजिन जिस लड़की को बुली कर रही थी ये वही लड़की है। बुली लड़की हंसते हुए कहती है डायजुन ये लड़का कौन है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वैसे शक्ल से लगता तो नहीं कि ये तेरा बॉयफ्रेंड हो सकता है क्योंकि तेरे जैसी लड़की के पास इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड कहाँ से आएगा। डायजुन उसे कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, ये मेरा बड़ा भाई है। बुली लड़की उसे कहती है हमें तो इस बारे में पता भी नहीं था कि तेरा एक भाई भी है। यूजिन अपनी बहन से पूछता है क्या ये तुम्हारी दोस्त है। डायजुन कहती है हाँ ये मेरी दोस्त है, ये मेरी क्लास फेलो है। लेकिन बुली लड़की हंसना शुरू कर देती है और कहती है क्या डायजुन तो अपने भाई से भी झूठ बोल रही है, मैं कब से तेरी दोस्त बन गई। डायजुन उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है मेरे भाई को सब कुछ पता चल जाएगा, ये लड़कियां मुझे बुली करती हैं। यूजिन भी उनकी तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है। बुली लड़की के साथ वाला लड़का शायद उसका बॉयफ्रेंड है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है ओए कमीने कहीं के, तू मेरी तरफ घूर कर क्यों देख रहा है। और वो बड़े स्टाइल के साथ उसे कहता है बिल्कुल टपोरी अंदाज में मेरी तरफ घूरना बंद कर वरना मैं तुझे यहीं पर मार डालूंगा। और यहीं पर हम लोग अपनी सेकंड एपिसोड यूजिन अपनी बहन के साथ घर वापस जा रहा होता है। वहीं पर रास्ते में एक होटल पर बुली लड़की के साथ वाली उसकी दोस्त बैठी होती है जबकि उसके साथ उसके 2 लड़के दोस्त बैठे होते हैं क्योंकि हीजिन का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन डायजुन को वहाँ पर देखकर वो फिर से उसे बुली करना स्टार्ट कर देते हैं जबकि ये बात यूजिन को काफी ज्यादा बुरी लगती है और वो घूर घूर कर उनकी तरफ देख रहा होता है। और उसका घूरना बुली लड़की के साथी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो उसे कहता है कमीने तू मेरी तरफ घूर कर क्या देख रहा है, लगता है तू मरना चाहता है। बुली लड़की का बॉयफ्रेंड उसे कहता है मुझे लगता है कि इस लड़के का दिमाग खराब हो गया है, ये तो अभी तक हमें घूर कर देख रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है मुझे नहीं पता। जबकि उनके साथ वाला मोटा लड़का जो कि पहले उसे धमकी दे रहा था वो उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है लगता है कि इन्हें हमसे फाइट करनी है। इस तरह के कमीने कहीं पर भी निकल आते हैं, चलो मैं इनको सबक सिखा कर आता हूँ। वो मोटा लड़का सीधा जाकर यूजिन के सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है लगता है कि थोड़ी देर पहले तुमने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने तुझसे कहा था कि घूरना बंद कर वरना मैं तुझे मार डालूंगा। अबे साले क्या तू अपनी बहन के सामने कूल बनने की कोशिश कर रहा है, लगता है कि तुझे मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है। लेकिन यूजिन उसकी तरफ देखकर अपना हिसाब लगा रहा होता है। यूजिन कहता है ये मेरे साथ फाइट करने के लिए आया है लेकिन इसके पास कोई भी वेपन नहीं है और ये बिल्कुल डिफेंसलेस है और ये ऊपर से मेरे बहुत ज्यादा करीब आ गया है, यहाँ से तो मैं सिर्फ एक ही पंच मारकर इसका काम तमाम कर सकता हूँ। और इसने अपनी गर्दन भी इस तरह उठा रखी है कि मैं इसकी गर्दन के नीचे पंच मार के इसकी ट्रैकिया को ब्रेक कर दूं। इसने अपने हाथ दोनों जेबों में डाले हुए हैं, इसके पास कोई भी वेपन नहीं हो सकता। आज ये दुश्मन मेरे सामने इस तरह क्यों खड़ा है, ऐसे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर कि ये मुझे हरा सकता है, वो भी बिना वेपन्स को यूज किए। साथ ही उसे अपने लेफ्टिनेंट की बात याद आती है। लेफ्टिनेंट ने उसे कहा था फाइट मत करना। यूजिन कहता है चलो फिर थोड़ा दफा करो इसको, तो बहुत ज्यादा वीक है, अगर मैं इसको मारूंगा तो ये मर जाएगा। और साथ ही वो एक लंबा सा सांस लेता है। इस बात से गुंडे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यूजिन की शर्ट से पकड़ते हुए उसे थप्पड़ मारने लगता है और कहता है तुझे क्या लगता है तू मुझे इग्नोर कर सकता है। जैसे वो उसे थप्पड़ मारने लगता है उसी वक्त डायजुन आगे बढ़ती है, सर झुकाते हुए उनसे कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, अपने भाई की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मेरा भाई यहाँ पर नहीं था, पिछले 10 साल से अब्रोड में रह रहा था, इसे यहाँ के कल्चर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। यूजिन अपनी बहन को माफी मांगते हुए देखकर उस लड़की की तरफ देखता है। वो लड़की हंस रही होती है जबकि उसका बॉयफ्रेंड भी हंस रहा होता है। बुली लड़का अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और डायजुन से कहता है इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि ये कमीना 10 साल तक बाहर रह कर आया है, मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है, इसने गुस्से के साथ मेरी तरफ देखा है, मुझे इसे सबक सिखाना है। यूजिन अपनी बहन की तरफ देखता है तो उसकी बहन बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और डर के मारे रोना शुरू कर देती है। यूजिन जल्दी से उस बुली लड़के के बाजू के ऊपर पंच मारता है, इससे वो लड़का पीछे की तरफ हट जाता है और अपने बाजू को पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है इस लड़के का पंच तो बहुत ज्यादा भारी है, ऐसे लग रहा है जैसे मेरी हड्डी टूट गई है। यूजिन ने अपना बैग पहना होता है, वो अपने बैग को उतार देता है और साथ ही अपने कोट को उतार कर अपनी बहन के पास चला जाता है। उसकी बहन डरते हुए अपने भाई की तरफ देखती है और उसे कहती है ब्रदर यहाँ से चलो। वो उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना होगा। साथ ही वो अपने कोट को उसके चेहरे के ऊपर दे देता है और कहता है यहाँ पर मत देखना। उसी वक्त वो मोटा लड़का यूजिन को गालियां देते हुए उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यूजिन भी जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और उसकी थोड़ी के नीचे जबरदस्त कोहनी मारता है जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाता है और उस बेचारे के दांत भी टूट जाते हैं। वो मोटा लड़का पीछे जाकर टेबल के ऊपर गिरता है जबकि दूसरे वाला बुली लड़का भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसकी दोस्त भी। यूजिन उन दोनों से कहता है मुझे लगता
लगता है कि मैंने अपने लेफ्टिनेंट को दिया हुआ वादा अपने स्कूल के पहले ही दिन तोड़ दिया है, मुझे बाद में उनसे माफी मांगना पड़ेगी। वो मोटा लड़का नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से बहुत सारा ब्लड भी निकल रहा होता है, जबकि दूसरे वाला लड़का बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और कहता है ये कमीना है कौन, इसने सिर्फ एक ही पंच में हमारे मोटू को नीचे गिरा दिया है। यहीं पर नेक्स्ट सीन उस बेस का दिखाया जाता है जहाँ पर यूजिन ट्रेनिंग करता रहा है और उन सारे सोल्जर साथियों का जिनके साथ वो ट्रेनिंग कर रहा था। एक बार उसके लेफ्टिनेंट भी खड़े होते हैं, उनके पास एक सोल्जर आता है और कहता है लेफ्टिनेंट आपने कहा था कि आज के दिन हमारा यूजिन स्कूल में जाने वाला है, मुझे लगता है कि आज उसका पहला दिन होने वाला है। लेफ्टिनेंट उसे कहते हैं हाँ वो आज ही के दिन स्कूल जाने वाला है, लेकिन मैं उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ। हमने पूरा 1 साल लगाया है उसे एजुकेट करने में कि उसे स्कूल में जाकर किस तरह पेश आना है, बाकी के बच्चों के साथ किस तरह बिहेव करना है। दूसरा सोल्जर कहता है सर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसने पूरे 10 साल हमारे सोल्जर्स के साथ यहाँ पर गुजारे हैं, किसी भी माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। साथ ही लेफ्टिनेंट ब्लश करते हुए कहते हैं हाँ मुझे पता है वो मेरे सारे रूल्स को फॉलो करेगा, वो वहाँ पर अपने आप को बहुत ही अच्छे से एडजस्ट कर रहा होगा क्योंकि मैंने उसे पर्सनल ट्रेनिंग दी है। सोल्जर भी लेफ्टिनेंट से कहता है हाँ लेफ्टिनेंट आप बहुत ही अच्छे कोच हैं, हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन साथ ही दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं, यूजिन उनके सारे रूल्स की धज्जियां उड़ा रहा होता है और उसने उस मोटे लड़के को पंच मारा होता है जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। यूजिन कहता है लगता है मैंने लेफ्टिनेंट को दिया हुआ वादा तोड़ दिया है। यूजिन उसकी तरफ देखता और कहता है इसकी तो आंखें घूम गई हैं, लगता है कि ये सिर्फ एक ही हिट से बेहोश हो गया है, मुझे तो लगा था ये दुश्मन बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। फिर साथ ही यूजिन दूसरे वाले लड़के की तरफ देखता है, दूसरे वाला लड़का पहले ही बहुत ज्यादा घबराया होता है, वो भी उसी की तरफ देख ही रहा होता है कि यूजिन बड़ी स्पीड के साथ उसके सामने पहुंच जाता है और उसे पंच मारता है। वो अपने दोनों बाजू को सामने करते हुए यूजिन के पंच को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन यूजिन उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो पीछे दीवार के साथ जाकर गिरता है। जबकि अब सिर्फ वो बुली लड़की बचती है जो कि ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। यूजिन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे घूर घूर कर देखता है, इस वजह से वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। यूजिन उसे घूर घूर कर देख रहा होता है जैसे कि वो उस पर अटैक करने वाला है, लेकिन उसी वक्त उसकी बहन अपने सर से कोट को उतार देती है और उसे कहती है ओपा तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। और साथ ही वो बाकी के दोनों लड़कों की तरफ भी देखती है और कहती है इन सब के साथ क्या हुआ, ये कोट तो मेरे सर के ऊपर सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए था, लेकिन ये सब कुछ कैसे हो गया। जबकि वो बुली लड़की भी बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है, वो डाइजुन को कुछ भी नहीं कहती। यूजिन उसके पास से चुपचाप गुजर जाता है। वो डाइजुन के पास जाता है और उसे कहता है कहीं तुम ये सब कुछ देखकर सरप्राइज तो नहीं हो गई। डाइजुन बहुत ज्यादा हैरान परेशान होती है। यूजिन उसे कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद कर ला सकता हूँ, फिर दोनों बैठकर खाते हैं। डाइजुन उसे कहती है नहीं ठीक है मुझे भूख नहीं लगी। यूजिन उसे कहता है चलो फिर ठीक है फिर घर चलते हैं, चलो घर चले। डाइजुन उसे कहती है ओपा तुम्हारा कोट। वो उसके हाथ से अपना कोट ले लेता है और कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वो अपनी बहन की तरफ बहुत ज्यादा मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रहा होता है कि वो बुली लड़की देखकर कह रही होती है क्या ये वही लड़का है जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर हम सबको पीट रहा था, लेकिन अब देखो ये कितना ज्यादा शरीफ बन गया है। फिर वो दोनों आगे की तरफ चलना शुरू करते हैं। डाइजुन उस बुली लड़की की तरफ देखती है और उसे कहती है मैं वापस घर जा रही हूँ, जबकि यूजिन भी उसकी तरफ घूर कर देखता है। बुली लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करती। फिर वो दोनों बहन भाई चलते हुए आगे चले जाते हैं। डाइजुन अपने भाई से कहती है ओपा क्या थोड़ी देर पहले उन दोनों बुरे लड़कों को तुमने मारा है। यूजिन उसे कहता है हाँ मैंने उन दोनों को मारा है। उसकी बहन ये सुनने के बाद सोच रही होती है मेरा भाई शक्ल से तो ऐसा दिखता नहीं है कि ये किसी को मार सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा है। डाइजुन अपने भाई से कहती है क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर कोरिया में किसी की तरफ इस तरह घूर कर नहीं देखते जैसे तुम उनकी तरफ घूर कर देख रहे थे। जैसा कि उन दोनों ने रिएक्शन दिया बिल्कुल बाकी भी ऐसे रिएक्शन देते हैं, इसलिए किसी को घूर कर मत देखो। यूजिन उसे कहता है लेकिन जहाँ पर मैं रहता था वहाँ पर हमें हर चीज के ऊपर नजर रखना पड़ती थी, एक दूसरे की तरफ घूर कर भी देखना पड़ता था, क्योंकि अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी। डाइजुन उसे कहती है क्या वाकई में ऐसी भी कोई जगह है जहाँ पर तुम दूसरों के ऊपर से नजर नहीं हटा सकते। डाइजुन उसे कहती है तो फिर यहाँ पर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम उनको घूर कर क्यों देख रहे थे। यूजिन उसे कहता है तुम्हारे लिए कि तुम उनकी वजह से बहुत ज्यादा डरी हुई थी, मुझे लगा शायद वो तुम्हें बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल रहे हैं, इसी वजह से मैंने उनको पीटा है। तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा फर्ज बनता है। डाइजुन उसकी बात सुनने के बाद अपना सर झुका लेती है। यूजिन उसे कहता है तुम्हें क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, लेकिन डाइजुन उसे कोई भी जवाब नहीं देती। फिर वो दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ग्रैंडपा यूजिन से कह रहे होते हैं बेटा तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना ये सब कुछ मैं कर सकता हूँ, तुम आराम से बैठो और खाना खाओ। क्योंकि यूजिन ने एप्रन पहना होता है और वो दादाजी से कह रहा होता है दादाजी आप आराम से जाकर चेयर पर बैठ जाएं, मैं सारी डिशेस धो दूंगा, अब से आपको इन सब कामों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। दादाजी उसे कहते हैं अच्छा ठीक है कि मैं नहीं चाहता कि तुम ये सब कुछ काम करो, इतने सालों के बाद तुम वापस आए हो। फिर दादाजी वापस जाकर चेयर पर बैठ जाते हैं, जबकि यूजिन सारे बर्तन धोना शुरू कर देता है। दादाजी उससे बात बढ़ाने के लिए कहते हैं मुझे बताओ क्या तुम्हें खाना पसंद आया, मैंने आज बहुत ही मन लगाकर खाना तैयार किया था सिर्फ स्पेशल तुम्हारे लिए। ऐसे मेरे कुकिंग स्किल इतने अच्छे तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया था। यूजिन अपने दादाजी से कहता है खाना बहुत ज्यादा अच्छा था, मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, नहीं इससे अच्छा खाना पहले कभी नहीं खाया। दादाजी उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। डाइजुन अपने दादाजी की तरफ देखकर मुस्कुरा रही होती है
होती है और कहती है दादाजी इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दादाजी अंदर से बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि यूजिन ने उनके खाने की तारीफ की है, क्योंकि दादाजी को कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो हीजुन की वापस आने की बात सुनने के बाद कुकिंग क्लासेस लेते रहे हैं। दादाजी डाइजुन से कहते हैं क्या तुम्हें भी खाना पसंद आया? डाइजुन कहती है जी दादाजी मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद आया। दादाजी यूजिन से पूछते हैं हमारा स्कूल का पहला दिन कैसा रहा, क्या कोई मसला तो नहीं हुआ? यूजिन बर्तन धोते हुए वहीं पर रुक जाता है और दादाजी से कहता है, बल्कि वो दादाजी से कहने लगता है कि एक मसला था, लेकिन वो अपनी बहन की तरफ देखकर कहता है नहीं अब कोई भी मसला नहीं है, सब कुछ ठीक था। दादाजी कहते हैं ये सुनकर मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगा कि तुम अपने स्कूल में बहुत ही अच्छे से एडजस्ट हो गए हो। फिर रात काफी ज्यादा हो जाती है और वो सारे एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर सो जाते हैं। डाइजुन अपने बिस्तर के ऊपर लेटा होता है और साथ ही वो अपने दादाजी की सारी मेमोरीज को याद कर रहा होता है। जब वो पहली बार एयरपोर्ट पर आया था, दादाजी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और कहते थे ऊपर वाले का बहुत ज्यादा शुक्रिया कि उसने तुम्हें जिंदा वापस भेज दिया। बहुत ज्यादा खुश हूँ, कम से कम तुम तो वापस आए। तुम्हारे पास हमारी बहुत ज्यादा मेमोरीज तो नहीं होंगी, लेकिन खास बात तो ये है कि तुम हमारे पास वापस आ गए हो। और साथ ही खाने का सीन भी दिखाते हैं। दादाजी उसके सामने बहुत सारा खाना रखते हुए कहते हैं मुझे नहीं पता कि तुम्हें किस तरह का खाना पसंद है, तुम अब्रोड में कैसा खाना खाते रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ बनाया है। यूजिन भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है और वो साथ ही अपनी आंखें बंद करता है और कहता है मैं अपनी फैमिली में वापस आ गया हूँ। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है उसे प्लेन क्रैश का हादसा याद आता है, जिसके अंदर वो अपनी मॉम डैड के साथ बैठा हुआ था। उस प्लेन के अंदर कोई तकनीकी खराबी आ गई थी। सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो सारे लोग ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी प्लेन के अंदर यूजिन को भी दिखाते हैं जो कि अपने मॉम डैड के साथ बैठा होता है। वो उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं और दोनों ही उसको अपनी बॉडी से कवर कर लेते हैं और उसी वक्त दिखाते हैं कि वो जहाज नीचे जाकर क्रैश हो जाता है। ऐसे वो जहाज क्रैश होता है उसी वक्त यूजिन फिर से उठकर बैठ जाता है। अपनी इन्हीं बैड मेमोरीज की वजह से यूजिन को कभी नींद नहीं आती। यूजिन जल्दी से उठकर बैठ जाता है और लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर देता है। जब उसे रियलाइज होता है कि वो अपने घर में अपने रूम में बैठा है, वो कहता है ये तो एक सपना था। फिर वो टाइम की तरफ देखता है तो 7:10 बज चुके होते हैं, यानी कि उसके उठने का टाइम है। फिर उसे तैयार होकर स्कूल भी जाना है। हमने देखा था यूजिन रात को सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अपने मॉम डैड के उस प्लेन क्रैश का हादसा याद आता है जिसके अंदर वो भी बैठा हुआ था, लेकिन वो अकेला उस प्लेन क्रैश में बचा था। उस हादसे को याद करने की वजह से उसकी आंख खुल जाती है और वो टाइम की तरफ देखता है तो 7:10 होते हैं, यानी कि उसके स्कूल जाने का टाइम है। वो उठकर बाहर आ जाता है क्योंकि उसे बाहर से आवाज आ रही होती है। बाहर उसकी छोटी बहन डाइजुन उसके लिए खाना गर्म कर रही होती है। वो बाहर आता है और कहता है डाइजुन तुम ये क्या कर रही हो? डाइजुन उसे कहती है मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म कर रही हूँ, अभी थोड़ी देर में तुम्हें जगाने के लिए आने ही वाली थी। यूजिन उसे कहता है ग्रैंडफादर कहाँ पर हैं? वो दिखाई नहीं दे रहे। डाइजुन कहती है वो तो काम पर चले भी गए हैं। यूजिन कहता है वो कौन से काम पर चले गए हैं? डाइजुन उसे कहती है दादाजी ने तुम्हारे वापस आने की खुशी में कुछ छुट्टियां ली हुई थी, इसलिए वो घर पर थे, लेकिन आज से वो दोबारा से अपने काम पर चले गए हैं। डाइजुन ने पहले से यूनिफॉर्म पहना होता है। डाइजुन उसे कहती है आज मुझे स्कूल जल्दी जाना है, इसलिए मैं पहले जा रही हूँ, तुम खाना खाकर आ जाना, मैंने रात का बचा हुआ खाना तुम्हारे लिए गर्म कर दिया है। फिर वो दरवाजा बंद करके घर से चली जाती है। यूजिन अपनी बहन की तरफ देखता है, फिर वो खाने की तरफ देखता है और बैठकर खाना खा लेता है। नेक्स्ट सीन स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पर कल वाली वो लड़की जिसके दोस्तों ने यूजिन से बहुत ज्यादा मार खाई थी, वो अपनी दोस्त हीजिन के पास आती है और उसे सारी बात बताती है। हीजिन उसे कहती है तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि उस कमीनी का भाई भी है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसने तुम्हारे दोनों दोस्तों को बहुत ज्यादा पीटा, और क्लास 3-2 में जो नया लड़का आया है वही उसका भाई है। और यहीं पर वो लड़की अपना एक बैकग्राउंड सीन दिखाती है उसी वक्त का जब उसे मार पड़ी थी। लड़की बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और वो अपने दोस्त के पास आती है और उसे कहती है क्या तुम ठीक हो? जबकि वो वहाँ पर मार खा के बैठा होता है, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। वो उसे कहता है क्या तुझे मैं किसी एंगल से ठीक लग रहा हूँ? जबकि वो लड़की सोच रही होती है अर्जुन का भाई तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ एक हिट के साथ उसने इन सभी का काम तमाम कर दिया। हीजिन की दोस्त बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और सोच रही होती है अब हम लोग क्या करेंगे, क्या हम लोग अभी भी उस लड़की डाइजुन को बुली करेंगे या नहीं, क्योंकि अगर हम उसके साथ ऐसे ही करते रहे तो उसका भाई तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो हमें मारेगा। इस तरह वो लड़का मुझे देख रहा था घूर घूर कर, मैं तो बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। लेकिन साथ ही वो अपनी दोस्त हीजिन की तरफ देखती है और कहती है मुझे उस लड़के से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक हीजिन मेरे साथ है। हीजिन का बड़ा भाई स्कूल की सबसे बड़ी गैंग में है, वो 3rd ईयर क्लास के अल्फा ग्रुप में है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। नेक्स्ट सीन में स्कूल के एक एरिया का दिखाया जाता है जहाँ पर डाइजुन सीढ़ियाँ उतर रही होती है, जबकि हीजिन वहीं पर आती है और उसके सर में पेपर मारती है और उसे कहती है ओए डाइजुन कहाँ पर जा रही है? डाइजुन उसे कहती है ये क्या हुआ, तुमने मुझे मारा क्यों? हीजिन उसे कहती है रोना बंद कर और मेरे साथ आओ। डाइजुन उसे कहती है लेकिन तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? हीजिन आगे से हंसना शुरू कर देती है और कहती है तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल पूछने की, तुझे कहा ना मेरे साथ आ, तो चुपचाप मेरे साथ आ, तेरा भाई क्या आ गया, तू तो बहुत ज्यादा शानी बन रही है, अपनी बकवास बंद कर और चुपचाप मेरे साथ चल, कहीं ऐसा न हो कि मैं यहीं पर तेरी ले लूं और इन सभी के सामने तेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। नेक्स्ट सीन उनके स्कूल के बाहर का दिखाया जाता है, वॉशरूम के पास का, जहाँ पर हीजिन डाइजुन को बहुत ज्यादा पीट रही होती है। वो उसके पेट में
में किक मारती है, जिससे डायजुन पीछे कचरे की बाल्टी के पास आकर गिर जाती है। हीजिन उसे किक मारकर गिराने के बाद उसे कहती है, मैंने तुझसे कहा था ना कि आगे से मुझे जवाब न दिया कर। लगता है तो ये सारी बातें भूल चुकी है। डायजुन उसे कहती है, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। हीजिन उसे कहती है, अब मासूम बनने का नाटक मत कर। कल तू अपने भाई को साथ लेकर आई थी और होटल में मेरी दोस्त के दोनों दोस्तों को बहुत ज्यादा पीटा। या तो वो सारी बात भूल भी गई है। हमारी छोटी डायजुन, तुझे क्या लगता है कि तेरा भाई थोड़ी बहुत फाइटिंग जानता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू स्कूल में हमारे सामने आकर खड़ी हो सकती है। शायद तू भूल रही है कि मेरा भाई कौन है, लेकिन तेरी इस छोटी सी गलती की वजह से अब तेरे भाई की स्कूल लाइफ बिल्कुल रुइन होने वाली है, क्योंकि मैंने अपने भाई को बोल दिया है। अब तक तो मेरे भाई ने उसको बहुत ज्यादा पीट भी दिया होगा। डायजुन उसे कहती है, लेकिन इस सब का तुम्हारे से क्या ताल्लुक है। हीजिन उसके पास ही बैठ जाती है और कहती है, और डायजुन, शायद तुझे इस बारे में नहीं पता, कल जिस लड़के को तेरे भाई ने मारा था वो मेरे भाई का दोस्त है। मेरा भाई अपने दोस्त का बदला तो जरूर लेगा, और इस वक्त मेरा ओपा तुम्हारे भाई की क्लास में चला भी गया होगा उसे मारने के लिए। ये बात सुनते ही डायजुन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाकर उसे कहती है, तुम लोग मेरे भाई के साथ क्या करने वाले हो। हीजिन उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह चिल्लाकर बात करने की। अगली बार मेरे सामने इस तरह बात की तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगी। हीजिन उसे थप्पड़ खाने के बाद रोना शुरू कर देती है और कहती है, मेरी गलती की वजह से मेरा भाई अब मुश्किल में पड़ चुका है। डायजुन रोते हुए उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं अपने भाई के साथ ऐसा होने नहीं दे सकती, मुझे जल्दी से वहाँ पर जाना होगा। अब डायजुन वहाँ से भागते हुए अपने भाई की क्लासरूम की तरफ जाना शुरू कर देती है, जबकि हीजिन उसे कहती है, तुझे लगता है कि तुम उससे भाग सकती है, और वो भी उसके पीछे पीछे चलना शुरू करती है। नेक्स्ट सीन क्लास 3-2 का दिखाया जाता है, जहाँ पर क्लास के अंदर सारे बच्चे बहुत ज्यादा हैरान परेशान खड़े होते हैं, जबकि हमारी इस क्लास के दो गुंडे जो ली और उसका दोस्त, वो दोनों भी चुपचाप खड़े होते हैं, क्योंकि हीजिन और उसके दोस्त सारे वहाँ पर आते हैं, क्योंकि वो लोग 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं और सारे काफी ज्यादा बदमाश लड़के हैं, इसलिए पूरी की पूरी क्लास उनसे डरी हुई होती है। यूजिन ने जिन दोनों लड़कों को होटल के अंदर पीटा था, वो दोनों लड़के भी वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं। यूजिन उन दोनों की तरफ देख रहा होता है कि ये दोनों यहाँ पर क्या करने के लिए आए होंगे, जबकि यहीं पर हीजिन के ओपा को भी दिखाया जाता है, जिसका नाम किम कीसू है। सेम उसी वक्त डायजुन भी भागती हुई क्लास के अंदर आती है और चिल्लाकर अपने भाई का नाम पुकारती है, क्योंकि वो भागती हुई आई है इसलिए वो लंबे लंबे सांस ले रही होती है। साथ ही उसके कपड़े भी काफी ज्यादा गंदे होते हैं और उसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान भी होते हैं। यूजिन अपनी बहन की तरफ देखता है, वो पहले उसके चेहरे की तरफ देखता है, उसके चेहरे के ऊपर थप्पड़ का निशान होता है। फिर वो उसके यूनिफॉर्म की तरफ देखता है तो उसके पेट के ऊपर किक की वजह से उसके कपड़े गंदे हो चुके होते हैं। कीसू से वहाँ पर देखकर हंसना शुरू कर देता है और कहता है, लगता है ये छोटी बहन अपने भाई के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। मेरी छोटी बहन भी बिल्कुल ऐसी है, वो हमेशा मुझसे फेवर मांगती रहती है। उसी वक्त उसकी बहन हीजिन भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है, ओ कमान, ऐसा भी नहीं है, मैं हमेशा ही तुमसे मदद नहीं मांगती, और ऊपर से अगर तुम्हें कोई पीटेगा तो मैं भी तो तुम्हारे लिए परेशान होंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूँ। जबकि यूजिन अपनी बहन की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और यहीं पर थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, इन सभी के क्लासरूम में आने से पहले का। अभी यूजिन अपनी क्लास में नहीं आया होता, उसका चंपू दोस्त पार्क वहीं पर बैठा होता है, जबकि ली और उसका दोस्त उसके सर में चौक मार रहे होते हैं। दोनों उसके सर पे हिट लगा रहे होते हैं। ली सबसे पहले निशाना लगाता और कहता है, ये देखो मैंने बेहतरीन निशाना लगाया है। ली सबसे पहले उसके सर में मारता है, जबकि जू अपने साथ वाले लड़के से कहता है, अपने रेजर मुझे दो। वो लड़का अपना रेजर निकालकर उसके हाथ में दे देता है। जू उस रेजर को अपने हाथ में पकड़कर बड़ी फुल स्ट्रेंथ के साथ पार्क के सर में मारता है, और वो सीधा जाकर पार्क के सर में लगता भी है। फिर वो दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। जू ली से कहता है, क्या अब तुमने देखा इस तरह निशाना लगाते हैं। ली उसे कहता है, तुमने एक निशाना क्या लगा लिया, तुम तो बहुत ज्यादा खुश हो गए हो, मैंने तो कितने निशाने लगाए हैं, चलो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि AK-47 से कैसे वार करते हैं। उसके हाथ में भी एक रेजर होता है। जू से कहता है, इस बार तुम निशाना नहीं लगा पाओगे। ली उसे कहता है, चलो फिर देखते हैं मैं निशाना लगा पाता हूँ या नहीं। वो अपने रेजर को हाथ में पकड़ता है और फुल स्ट्रेंथ के साथ पार्क के सर की तरफ निशाना लगाकर फेंक देता है, लेकिन उसी वक्त यूजिन पार्क के सामने आ जाता है और उसके बैग के साथ उसका रेजर टकराकर नीचे गिर जाता है। यूजिन अपना बैग उतारता है और पार्क के साथ बैठने लगता है, जबकि वो दोनों लड़के बहुत ज्यादा गुस्से हो जाते हैं। ली कहता है, मुझे ये लड़का बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, इसकी शक्ल देखकर नहीं लगता कि ये हम लोगों से डर रहा है। जू से कहता है, चलो फिर ठीक है, अपना टारगेट चेंज कर लेते हैं और इसको दिखाते हैं कि हम लोग किस मिट्टी से बने हैं। जू से कहता है, छुट्टी के बाद इसे बाहर बुला लो और उसके बाद देखते हैं इसका क्या करना है। ली भी हंसना शुरू कर देता है और कहता है, हाँ क्यों नहीं, छुट्टी के बाद इसे बुलाते हैं। यूजिन पार्क के साथ आकर बैठ जाता है। पार्क उसे कहता है, तो तुम यहाँ पर आ गए हो। यूजिन उसे कहता है, हाँ मैं तो यहाँ पर आ गया हूँ, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे, तुम इतने ज्यादा घबराए हुए क्यों हो। पार्क उन दोनों लड़कों की तरफ देखता है और उसे कहता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। जबकि वो दोनों ही गुंडे हंसना शुरू कर देते हैं। पार्क यूजिन से पूछता है, आज स्कूल से छुट्टी के बाद तुम क्या करने वाले हो, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ बाहर जा सकते हो, मैं तुम्हें पूरा शहर दिखा दूंगा, मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर नए आए हो। यूजिन उसे कहता है, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता,
क्योंकि मुझे अपनी छोटी बहन के साथ घर जाना होता है। पार्क उसकी बात सुनकर हैरान होता है और कहता है, क्या तुम और तुम्हारी बहन दोनों यहाँ पर नए ट्रांसफर स्टूडेंट हो? यूजिन उसे कहता है, नहीं, मेरी बहन तो यहाँ पर पहले से है, मैं सिर्फ अब्रोड में था, वो तो शुरू से यहीं पर पढ़ रही है। पार्क उसे कहता है, उसका नाम क्या है? शायद मैं उसे जानता हूँ। यूजिन उसे कहता है, उसका नाम यू डायून है। यू डायून का नाम सुनते ही पार्क वहीं पर चुप हो जाता है और पहले तो घबराकर वो अपने आसपास देखता है, फिर वो उसे कहता है, क्या वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है? वो यू डायून, क्या वो तुम्हारी बहन है? यूजिन उसे कहता है, हाँ वही मेरी बहन है, क्या तुम उसे जानते हो? पार्क उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है। यूजिन उसे कहता है, क्या हुआ, तुम आगे से खामोश क्यों हो गए? क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? पार्क उसे कहता है, शायद तुम्हें इस बारे में नहीं पता क्योंकि तुम यहाँ पर नए आए हो, लेकिन तुम्हारी बहन की स्कूल लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यूजिन उसे कहता है, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? पार्क उसे कहता है, मैं तुम्हारी बहन को काफी अरसे से जानता हूँ, वो बहुत ज्यादा अच्छी स्टूडेंट है, मिडिल स्कूल से ही वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, बहुत सारे लड़के उसके पीछे भी थे, काफी सारे लड़कों ने उसको प्रपोज किया और उन्हीं सारे लड़कों में से एक लड़का ऐसा भी था जिसे एक लड़की पसंद करती थी जिसका नाम हीजिन है। जब उसके बॉयफ्रेंड ने डायजुन को प्रपोज किया तो उस लड़की को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फिर उस दिन के बाद से हीजिन ने तुम्हारी बहन को परेशान करना शुरू कर दिया, वो रोजाना ही तकरीबन उसको बुली करती है और उसे मारते पीटते हैं। यूजिन उसे कहता है, पर मेरी बहन के साथ यहाँ पर इतना कुछ हो रहा है तो बाकी सब कुछ नहीं कर रहे, क्या कोई उसे रोकने वाला नहीं है? और घबराते हुए उसे कहता है, भाई वो उस लड़की हीजिन के साथ पंगा नहीं लेता क्योंकि उस लड़की का बड़ा भाई 3rd क्लास में है और वो एक बहुत बड़ा गुंडा है, उसका नाम किम किसू है। वो अपने भाई के दम पर जहाँ पर क्लास में किसी को भी बुली कर सकती है। पार्क उसे कहता है, मिडिल स्कूल में उसने उसको बहुत ज्यादा बुली किया, लेकिन उसके बाद तुम्हारी बहन का लक बहुत ज्यादा बुरा है क्योंकि जब वो हाई स्कूल में आई तब उन दोनों की क्लास सेम थी, यानी कि हीजिन भी सेम उसी क्लास में है, वो भी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और वो रोजाना ही उसको बुली करती है। यहाँ तक कि वो तुम्हारी बहन को इतना ज्यादा बुली करते हैं कि बाकी के क्लास फेलोज ये सोच रहे होते हैं, भाई तुम्हारी बहन रोजाना स्कूल आ कैसे जाती है, उसको तो अभी तक स्कूल छोड़ देना चाहिए था, जितना ज्यादा वो बुली होती है। यूजिन उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, सिर्फ एक लड़के की वजह से जिसको हीजिन पसंद करती थी उसने मेरी बहन को प्रपोज क्या कर दिया, वो हीजिन लड़की मेरी बहन को बहुत ज्यादा बुली कर रही है, ये तो कोई बात ना हुई। पार्क उसे कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह के लोगों को दूसरों को बुली करने में मजा आता है, इनके लिए किसी भी वजह की जरूरत नहीं होती। जैसे अपने ली को ही देख लो, ये हमेशा मुझे बुली करता है लेकिन मैंने कभी इसको कुछ भी नहीं कहा। और यहीं पर यूजिन बैक फ्लैश सीन दिखाता है जहाँ पर वो दोनों अपने घर में बैठे होते हैं। दादाजी यूजिन से कहते हैं, तुम्हें बहुत ही जल्दी हाई स्कूल को ज्वाइन करना होगा, मुझे लगता है कि तुम अपनी स्कूल लाइफ में बहुत ही आसानी से एडजस्ट हो जाओगे। यूजिन दादाजी से कहता है, दादाजी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दादाजी उसे कहते हैं, परेशान होने की जरूरत क्यों नहीं है, तुम 10 साल से अब्रोड में रह रहे थे, मुझे नहीं पता तुम यहाँ पर स्कूल में कैसे एडजस्ट हो पाओगे। साथ ही दादाजी डायजुन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मैंने इस लड़की से कभी नहीं पूछा लेकिन मुझे पता है ये अपने स्कूल में बहुत ही अच्छा कर रही होगी। वो उससे कहते हैं, तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है? डायजुन दादाजी से हंसते हुए कहती है, मेरा स्कूल बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है, मुझे कोई भी मसला नहीं है। दादाजी भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे अपनी बेटी पर पूरा फख्र है, तो बहुत ही अच्छी है और स्कूल में बहुत ही अच्छे से एडजस्ट हो गई है और इसकी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। जब भी मैं स्टूडेंट टीचर मीटिंग में जाता हूँ तो टीचर इसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। यूजिन भी अपनी बहन की तारीफ सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, क्या वाकई में स्कूल में तुम बहुत ही अच्छे से एडजस्ट हो गई हो? डायजुन भी उसे कहती है, हाँ मैं स्कूल में बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। यूजिन कहता है, उस दिन मेरी बहन ने दादाजी के सामने झूठ बोला था, हालांकि वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल में है, मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 4 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यूजिन को उसकी बहन के बारे में बताता है कि जब से उसकी बहन यहाँ पर इस हाई स्कूल में आई है तब से एक लड़की जिसका नाम हीजिन है वो उसे बहुत ज्यादा तंग करती है क्योंकि हीजिन को अपने भाई की सपोर्ट है जो कि 3rd ईयर का सबसे बड़ा बदमाश लड़का है, उसका नाम किम किसू है। उसे सारी बात बताने के बाद कहता है, क्या तुम ठीक हो? यूजिन उसे कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहन के बारे में मुझे इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी। पार्क उसे कहता है, यहाँ पर तो सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि डायजुन के साथ यहाँ पर क्या होता है, लेकिन मैंने तुम्हें ये सब कुछ बताकर बहुत ज्यादा परेशान कर दिया होगा, तुम अपनी बहन के लिए परेशान हो गए। उसी वक्त वो मोटा लड़का जिसने कल इससे मार खाई थी वो दरवाजे पे किक मारता है और अंदर आ जाता है। बाकी के सारे बच्चे डर जाते हैं और कहते हैं, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? जबकि उसी मोटे लड़के के साथ ही हीजिन की दोस्त का बॉयफ्रेंड भी होता है। ये वही 2 लड़के हैं जिनको यूजिन ने कल मारा था। उनके पीछे पीछे किम किसू भी आ रहा होता है। यू उनसे कहता है, तुम सब लोग हमारी क्लास में क्या करने के लिए आए हो? किम किसू से कहता है, क्या तुझे इस बात से कोई मसला है? हम यहाँ पर एक बिजनेस निपटाने के लिए आए हैं, अगर तुझे इस सब में शामिल नहीं होना तो चुपचाप साइड में खड़ा रहे। वो दोनों ही लड़के किम किसू की बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं, ये किम किसू यहाँ पर हमारी क्लास में क्या लेने के लिए आ गया है? जो भी सोच रहा होता है पूरे स्कूल में सिर्फ एक किम किसू है जिसके सामने हमारी बोलती बंद हो जाती है। किम किसू का दोस्त उसे कहता है, वो सामने जो लड़का बैठा है वही है, कल इसी ने हमें मारा था। किम किसू उन दोनों से कहता है, तुम दोनों को तो शर्म आनी चाहिए, किस तरह के कमीने से तुम लोगों ने मार खा ली है। किसू का दोस्त उसे कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि उसने हमें ऑफ गार्ड पकड़ा था, हमें पता भी नहीं चला कब उसने हम पर अटैक कर दिया। किसू से कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम लोग सिर्फ बहाने बना रहे हो, सीधी और साफ बात तो यही है कि तुमने उससे मार खाई है।
कीसू से कहता है, ओए मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आ। कीसू से इशारा करके अपनी तरफ बुलाता है। यूजिन भी उसकी तरफ देखता है और उठकर अपनी चेयर पर खड़ा हो जाता है, जबकि ली और जू भी काफी ज्यादा घबराए होते हैं। ली सोच रहा होता है पता नहीं किम कीसू यहाँ पर क्या करने के लिए आया है, लेकिन मुझे लगता है कि इस लड़के की शामत आई है। लेकिन यूजिन भी पहले से काफी ज्यादा गुस्से में है। वो उसे कहता है, क्या तुम्हारा नाम किम कीसू है? कीसू हंसना शुरू कर देता है और कहता है, हाँ मेरा नाम किम कीसू है। लगता है मैं बहुत ज्यादा फेमस हो गया हूँ। मैंने तो सुना था तू अभी अभी यहाँ पर आया है, लेकिन तुझे तो मेरा नाम भी याद है। यूजिन उसे घूर कर देखता है। कीसू अपने दोस्तों से कहता है, ये कमीना तो वाकई में बहुत ज्यादा घूर कर देखता है। कीसू अपने दोस्त से कहता है, तुम लोग यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी से आगे बढ़ो और उस कमीने को मेरे सामने लेकर आओ। उनमें से एक आगे बढ़ता है और उसे उसके पास लेकर आने लगता है, लेकिन उसी वक्त दरवाजा खुलता है और डाइजुन अंदर आती है। डाइजुन बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और चिल्लाकर अपने भाई को कहती है, ओपा। यूजिन भी अपनी बहन की तरफ देखता है। यूजिन पहले उसके गाल की तरफ देखता है। उसके गाल के ऊपर थप्पड़ का निशान होता है, जबकि उसके कपड़े भी गंदे होते हैं क्योंकि हीजिन ने उसे किक मारी थी। कीसू उसकी तरफ देखता और कहता है, ये तो मेरी छोटी बहन की काम वाली लड़की है। मेरी बहन अपने सारे काम इसी से करवाती है। लगता है ये लड़की अपने भाई के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। एक मेरी बहन है जो कि हमेशा मुझसे फेवर मांगती रहती है, लेकिन पता नहीं वो कब मेरे लिए परेशान होगी। उसी वक्त हीजिन भी अंदर आ जाती है और कहती है, अब बस भी करो, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई तुम्हें पीटेगा तो मैं भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाऊंगी। वो दोनों भी काफी ज्यादा थकी होती है और उसे कहती है, लगता है कि तू बहुत ज्यादा तेज है, जो भागती हुई यहाँ पर आ गई है, हमें भी थका दिया। डाइजुन अपने भाई की तरफ देखती है और रोना शुरू कर देती है और कहती है, प्लीज ओपा मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम इस सारी मुश्किल में पड़ गए हो। जबकि हीजिन उसकी तरफ देखती है और कहती है, और डाइजुन बस कर, तो बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन है, अपने भाई के सामने इस तरह का नाटक बंद कर। यूजिन अपनी बहन से कहता है, डाइजुन तुम्हें अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। और साथ ही यूजिन आगे बढ़ता है और जो लड़का उसके करीब खड़ा होता है उसके गर्दन पर एक जबरदस्त पंच मारता है और वो लड़का नीचे गिर जाता है, जबकि बाकी के ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यूजिन अपनी बहन से कहता है, ये सारी तुम्हारी गलती नहीं है बल्कि इन सब की है। इन सब को तुम्हारे साथ जो भी इन्होंने किया है उसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। कल वाला मोटा लड़का फिर से आगे बढ़ता है और यूजिन को पंच मारने लगता है, लेकिन यूजिन उसके पंच को डॉज कर लेता है और साथ ही उसके बाजू को पकड़कर उसकी गर्दन के नीचे एक जबरदस्त पंप मारता है, जिसकी वजह से उसका गला चौक हो जाता है और वो वहीं पर खांसते हुए नीचे गिर जाता है। फिर साथ ही तीसरे वाला आगे बढ़ता है और उसे पंच मारता है, लेकिन यूजिन उसके पंच को भी अवॉइड कर लेता है और उसकी साइड से उसे एक पंच मारता है और उसकी पसीना तोड़ देता है, जिससे वो भी नीचे गिर जाता है। जबकि किम कीसू भी ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, आखिर ये कमीना है कौन? यूजिन ने बड़ी स्पीड के साथ उन सबको मारा होता है। किम कीसू ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, अभी भी यहाँ पर हुआ क्या? मुझे तो कुछ भी समझ ही नहीं आई। जबकि ली और जू वो दोनों भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। हम लोग इस लड़के के साथ पंगा लेने की सोच रहे थे, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा फास्ट और पावरफुल है। यही हाल हीजिन और उसकी बहन डाइजुन का भी होता है। वो लोग भी हैरान परेशान होते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या। यूजिन गुस्से के साथ किम कीसू से कहता है, तो तुम वो कमीने हो जो लोग पिछले कई साल से मेरी बहन को परेशान कर रहे हो। किम कीसू पहले तो उसकी बात सुनकर घबरा जाता है, लेकिन साथ ही वो हंसते हुए कहता है, लगता है तुम्हें बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स आती हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा सामना मुझसे है। किम कीसू बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और अपनी टांग उठाकर उसकी गर्दन पर किक मारता है। कीसू काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, ये तो एक क्लीन हिट है, मैं सीधा इसको हिट करने वाला हूँ। लेकिन उसी वक्त यूजिन अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और उसकी टांग को रोक लेता है। कीसू भी ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, इसने तो अपने हाथ से मेरी किक को ब्लॉक कर लिया, चलो ठीक है मैं दूसरी साइड से अटैक करता हूँ। और वो साथ ही अपनी दूसरी टांग को उठाता है और गर्दन पर फिर से उसे किक मारने लगता है, लेकिन यूजिन दूसरे हाथ को सामने करते हुए फिर से उसकी किक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन इस बार यूजिन साथ ही उसकी टांग को पकड़ लेता है और अपना पंच बनाते हुए उसकी नाक के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे उसकी नाक से खून बहना शुरू हो जाता है और किम कीसू भी नीचे गिर जाता है। और गिरने के बाद वो अपनी नाक पर हाथ रख लेता है और उसे गालियां दे रहा होता है। लेकिन यूजिन का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ। वो अभी भी उसके सामने खड़ा होता है और उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। कीसू भी उसके सामने अब बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि यूजिन उसे अभी भी घूर कर देख रहा है। यूजिन उसके चेहरे पर एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे वो नीचे की तरफ गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। और देखते ही देखते यूजिन पूरी किम कीसू की गैंग को वहीं पर मार पीट कर छोड़ देता है। वो सारे के सारे उसी क्लास में नीचे पड़े होते हैं, जबकि बाकी के सारे बच्चे ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। खास तौर पर यूजिन की क्लास के दोनों बदमाश लड़के यानी कि ली और जू, वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और घबराए हुए भी होते हैं। वो कहते हैं, ये लड़का तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने तो किम कीसू को भी मार दिया। हीजिन भी अपने भाई की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। यूजिन हीजिन की तरफ आगे बढ़ता है और साथ ही उसने अपना पंच बनाया होता है। हीजिन और उसकी दोस्त बहुत ज्यादा डर जाती हैं और वो सोच रही होती है, कहीं ऐसा तो नहीं ये हम दोनों को भी मारने वाला है। और यूजिन इन दोनों को भी मार सकता है क्योंकि एक असैसिन के लिए ये काम मुश्किल नहीं है, उसके लिए लड़कियां और लड़के बराबर होते हैं। लेकिन इसी वक्त उसकी बहन आगे बढ़ती है। डाइजुन उसका बाजू पकड़ लेती है और कहती है, ओपा प्लीज इनको छोड़ दो। यूजिन उसकी तरफ देखता और कहता है, लेकिन ये लोग तो तुम्हें हमेशा बुली करते हैं, फिर तुम इन्हें बचा क्यों रही हो? डाइजुन अपने भाई की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, क्या तुम्हें इस बारे में पता चल गया? यूजिन उसे कहता है, हाँ मुझे पता चल गया, ये लोग तो तुम्हें अभी भी मेरे सामने बुली कर रहे हैं।
डायजुन बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और सोच रही होती है आखिर मेरे भाई को इस सब के बारे में कैसे पता चल गया। साथ ही वो सोच रही होती है इसका मतलब तो यही है कि मेरा भाई मेरे लिए इन सब के साथ फाइट कर रहा है। डायजुन साथ ही मुस्कुराना शुरू कर देती है और अपने भाई से कहती है लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए प्लीज इन सबको मारना बंद करो, हम लोग यहाँ से चलते हैं। यूजिन भी आगे से मुस्कुराना शुरू कर देता है और कहता है चलो फिर ठीक है, अगर तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास तक छोड़ आता हूँ। फिर यूजिन अपनी बहन डायजुन को क्लास की तरफ ले चलता है। यूजिन के क्लासरूम से बाहर जाने के बाद उसकी क्लास के सारे बच्चे यही सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या, इस लड़के ने इतनी स्पीड के साथ इन सभी को पीट दिया, पता भी नहीं चला कि यहाँ पर उसने क्या किया। सिर्फ एक नए लड़के ने किम किसू की पूरी गैंग को पीट दिया। ली भी डर के मारे वहीं पर खड़ा होता है और कहता है ये नया लड़का तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं तो इसके साथ पंगा लेने वाला था, आज हम लोग इसे बाहर बुलाकर इसे पीटने वाले थे, कि शुक्र हमें पहले पता चल गया। डायजुन और यूजिन दोनों गैलरी में चलते हुए जा रहे होते हैं। डायजुन अपने भाई से कहती है लगता है कि तुम फाइट में बहुत ज्यादा अच्छी हो, मैं तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई। यूजिन उसे कहता हाँ थोड़ा बहुत। डायजुन उसे कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो। यूजिन उसे कहता है तुम किस लिए माफी मांग रही हो। डायजुन कहती है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, कल भी मेरी वजह से तुम मुश्किल में पड़ गए थे और आज भी मेरी वजह से तुम्हें फाइटिंग करनी पड़ी। यूजिन मुस्कुराते हुए उससे कहता है इस बात का क्या मतलब है, अगर मेरी बहन को कोई बुली करेगा तो मैं उसके लिए फाइट तो करूंगा। और साथ ही वो उसे कहता है जहाँ पर मैं रहता था 10 साल तक मैं जहाँ पर रह कर आया हूँ वहाँ पर सारे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, कोई भी किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता, कभी भी दूसरों की परवाह नहीं करते चाहे कुछ भी हो जाए जब तक कि उनका अपना मसला शामिल ना हो। लेकिन कुछ वक्त ऐसे आते हैं जबकि वो सारे लोग जो कि दूसरों की परवाह नहीं करते वो भी बहुत ही डिफरेंटली एक्टिंग करते हैं। और ये वक्त तब होता है जब उनकी फैमिली सारे मसले में शामिल हो जाती है, वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। और मैं भी इसी बारे में सोच रहा था कि एक फैमिली क्या होती है, कि ये लोग जो कि किसी दूसरे की परवाह नहीं करते लेकिन अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। डायजुन उसे कहती है लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी याद नहीं। यूजिन उसे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे अभी भी कुछ भी याद नहीं है, मुझे अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं, पर मुझे ये बात तो कंफर्म है कि तुम ही मेरी फैमिली हो और ग्रैंडपा। डायजुन उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और थोड़ी देर के लिए खामोश रहती है। डायजुन अपने भाई से कहती है ओपा अब मैं ठीक हूँ, मैं अपनी क्लास तक पहुँच गई हूँ, तुम वापस चले जाओ। यूजिन उसे कहता है लेकिन मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास तक छोड़कर आऊंगा। डायजुन उसे कहती है यही मेरी क्लास है, मैं क्लास 15 में हूँ, हम लोग अपनी क्लास के डोर के सामने खड़े हैं, ठीक है अब तुम वापस चले जाओ, मैं अपनी क्लास में जा रही हूँ। और वो भागती हुई अपनी क्लास के अंदर चली जाती है। फिर डायजुन वापस अपनी क्लासरूम की तरफ आता है, सारे लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान परेशान होते हैं। यूजिन वापस अपनी क्लास में आ जाता है। टी से कहता है तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, ब्रोड में तुम्हें क्या पढ़ाते रहे हैं, क्या वहाँ पर तुम्हें मिलिट्री की भी ट्रेनिंग दी जाती है, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। बाकी के सारे बच्चे भी उसकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं, जबकि पार्क उसकी तरफ देखता और कहता है सच्ची बताऊं तो मुझे भी तुम बहुत ज्यादा कूल लग रहे हो। यूजिन पार्क की बात सुनने के बाद मुस्कुराना शुरू कर देता है। जबकि नेक्स्ट सीन एक दूसरी क्लास का दिखाया जाता है, यहाँ पर किम किसू बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसके तीनों दोस्त मार खाने के बाद उसके सामने सर झुकाकर बैठे होते हैं। किसू कहता है ये लड़का कुछ ज्यादा ही अजीब है, इसका फाइटिंग स्टाइल और इसकी बॉडी से जो एनर्जी निकल रही थी वो बहुत ज्यादा अजीब है, वो एक स्टूडेंट की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लगती। हीजिन अपने भाई से कहती है कितनी देर तक तुम लोग यहीं पर सर झुकाकर बैठे रहोगे, मुझे लगता है कि तुम सब लोगों को उसने ऑफ गार्ड पकड़ लिया, इसीलिए उस लड़के ने तुम्हें पीट दिया। नेक्स्ट टाइम तुम लोग ये गलती मत करना और तैयारी करके जाना। लेकिन किसू के तीनों ही दोस्त सर झुका लेते हैं, जैसे कि उन्हें पता है कि उसने उनको ऑफ गार्ड नहीं पकड़ा बल्कि उसने उनको चारों को पीटा है। हीजिन फिर से उन्हें कहती है वो तो सिर्फ एक लड़का है, तुम सब लोग ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम उससे कैसे डर सकते हो। किसू चिल्लाकर अपनी बहन से कहता है क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद करोगी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो तो जाकर उस लड़के से खुद ही फाइट क्यों नहीं कर लेती। हीजिन भी अपने भाई की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ये उस लड़के से मार खा के आ गया है और अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतार रहा है। किसू गुस्से के साथ अपनी बहन की तरफ देखता और कहता है क्या अब ये भी क्या कहा तुमने। हीजिन भी उसकी तरफ गुस्से से देखती है और कहती है मैंने कुछ भी नहीं कहा, और फिर वो दरवाजा बंद करके वहाँ से चली जाती है। और वो अपनी पूरी गैंग के साथ यूजिन से मार खाता है और मार खाने के बाद वो वापस जाकर अपने रूम में बैठ जाते हैं, जबकि वहीं पर उसकी बहन हीजिन भी आती है और वो उन सभी से कहती है लगता है कि उस लड़के ने तुम सब लोगों को ऑफ गार्ड पकड़ लिया, इस बार तुम लोग तैयारी करके जाना। लेकिन किम किसू काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उसे डांट देता है, जिसकी वजह से वो भी गुस्सा हो जाती है और रूम से बाहर आ जाती है। हीजिन काफी ज्यादा गुस्से में होती है, उसकी दोस्त भी उसके पीछे पीछे होती है। हीजिन सोच रही होती है मेरे भाई ने सिर्फ एक लड़के से मार क्या खा ली, उसने अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतार दिया। फिर वो वापस अपनी क्लासरूम में आ जाती है जहाँ पर डायजुन भी बैठी होती है। हीजिन डायजुन से कहती है मैं तुमसे बहुत ज्यादा जेलस हूँ, अब तुम्हारी स्कूल लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तुम भागती हुई अपने भाई के पास जाओगी ताकि वो तुम्हारी हेल्प कर सके। कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही। लेकिन डायजुन अपनी सोचों में गुम होती है और उसे कोई भी जवाब नहीं देती।
इस बात से हीजिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सोच रही होती है इस कुतिया को क्या लगता है कि इसका भाई स्कूल में आ गया और उसने मेरे भाई को मार दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरे सामने इस तरह पेश आ सकती है। ये तो मेरे सवालों का जवाब भी नहीं दे रही, तो इसका मतलब क्या है कि आज के बाद मुझे इसे सिर्फ यहीं पर बैठकर देखना होगा। आज के बाद मैं इसे तंग नहीं कर सकती। और साथ ही हीजिन कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। नेक्स्ट सीन छुट्टी के वक्त का होता है। डायुन छुट्टी के वक्त बाहर निकलती है और वो अभी तक वही इसी बारे में सोच रही होती है जो कि उसे उसके भाई यूजिन ने कहा था। यूजिन ने उसे कहा था कि ये सारी तुम्हारी गलती नहीं है, ये सारी इन लोगों की गलती है जिन्होंने तुम्हें बुली किया, और तुम्हें आज के बाद परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम फैमिली हैं और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। डायुन सोच रही होती है तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरे ओपा यहाँ पर है तो इसका मतलब मैं अपने स्कूल में बहुत ही आराम से आ सकती हूँ, कोई भी मुझे कभी बुली नहीं करेगा। और साथ ही वो अपनी बैकग्राउंड सीन भी दिखाती है जहाँ पर वो लड़कियां उसे बुली करती हैं। वो लड़कियां क्लासरूम में बैठी होती हैं और इसे खाना लेने के लिए भेजती हैं और उसे कहती हैं जल्दी से आ, हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है। और साथ ही नेक्स्ट सीन में वो लड़कियां इसे पीट भी रही होती हैं। डायुन कहती है अब ओपा के यहाँ पर आने की वजह से मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। वो लड़कियां मुझे कभी तंग नहीं करेंगी। और वो अपनी सोचों में गुम यूजिन के पास से आगे गुजर जाती है। यूजिन उसे कहता है तुम किन सोचों में गुम हो। डायुन उसकी आवाज सुनने के बाद बहुत ज्यादा चौंक जाती है। यूजिन उसे कहता है तुम किन सोचों में गुम हो कि तुम्हें मेरी आवाज भी नहीं आ रही, मैं कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ। डायुन हैरान होकर उसे कहती है क्या तुम फिर से यहाँ पर मेरा इंतजार कर रहे हो। यूजिन उसे कहता है हाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रास्ता याद नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इकट्ठे घर जाएं। डायुन यूजिन से कहती है अब जबकि हम दोनों इकट्ठे घर जा रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि पहले हम लोग सुपरमार्केट जाएं, वहाँ से मुझे कुछ खरीदना है। यूजिन कहता है तुम्हें सुपरमार्केट से क्या खरीदना है। डायुन कहती है ग्रैंडपा जब काम करके घर वापस आते हैं तो वो काफी ज्यादा थके हुए होते हैं, तो अगर पहले से ही खाना तैयार होगा तो उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी। फिर वो दोनों भाई बहन आगे की तरफ चले जाते हैं, जबकि उसी वक्त हीजिन को दिखाते हैं जो कि अपनी दोस्त के साथ पीछे खड़ी होती है। हीजिन इन दोनों को खुश देखकर कहती है ये दोनों बहन भाई तो अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वो हंसते हुए कहती है चलो फिर ठीक है डायुन, देखते हैं तुम कितनी देर तक अपनी इस लाइफ को एंजॉय कर पाती हो। नेक्स्ट सीन मार्केट का दिखाया जाता है। डायुन यूजिन के मार्केट चली जाती है और वहाँ से जाकर कुछ वेजिटेबल्स खरीदती है, जबकि यूजिन भी उसके पास ही खड़ा होता है। वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए जितनी भी लड़कियां आई होती हैं वो सारी यूजिन की तरफ देख रही होती हैं और सारी ब्लश कर रही होती हैं। डायुन उन सारी लड़कियों की बातें सुनने के बाद अपने भाई की तरफ देखती है और कहती है मेरा भाई ना सिर्फ स्कूल में बल्कि बाहर भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैंडसम है। डायुन अपने भाई से कहती है ओपा क्या तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है, जहाँ पर तुम रहते थे क्या वहाँ पर कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी। यूजिन हैरान होकर उससे पूछता है ये गर्लफ्रेंड क्या होती है। डायुन उसे कहती है गर्लफ्रेंड जो कि दोस्त से कुछ ज्यादा होती है। यूजिन उसे कहता है नहीं मेरे पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। डायुन उसे कहती है लेकिन मुझे लगता है कि तुम लड़की में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो होनी चाहिए थी। यूजिन उसकी बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुराता और कहता है मैं बहुत ज्यादा बिजी था इसलिए मैं गर्लफ्रेंड नहीं बना सका। डायुन उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है मुझे लगता है कि अकेले रहने में से बहुत ज्यादा मुश्किल हुई होगी, मुझे इससे इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए था। यूजिन डायुन से कहता है अच्छा ठीक है मुझे ये बताओ क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या फिर कोई ऐसा लड़का जिसे तुम डेट कर रही हो। डायुन उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे कहती है नहीं मेरे पास कोई भी नहीं है। यूजिन कहता है लेकिन क्यों नहीं है। पहले तो डायुन थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है, फिर वो हंसते हुए कहती है मैं भी बहुत ज्यादा बिजी थी। नेक्स्ट सीन इनके घर का दिखाया जाता है। यूजिन और डायुन दोनों टेबल के इर्द गिर्द बैठे होते हैं, जबकि दादाजी यूजिन के लिए नया मोबाइल लेकर आते हैं। यूजिन अपने लिए नए मोबाइल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। दादाजी उसे कहते हैं आजकल सारे स्टूडेंट्स के पास इस तरह का स्मार्टफोन होता है तो मैं तुम्हारे लिए भी एक ले आया, मुझे लगा तुम्हें इसकी जरूरत होगी। डायुन भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है दादाजी इसके लिए बिल्कुल नए मॉडल का मोबाइल लेकर आए हैं। यूजिन भी अपने मोबाइल को अनपैक करता है और उसे देख रहा होता है। दादाजी उसे कहते हैं मैंने इसके अंदर अपना और डायुन का नंबर सेव कर दिया है। डायुन ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और ग्रैंडपा से कहती है ग्रैंडपा क्या वाकई ने आपने ऐसा किया। लेकिन मैं ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हूँ क्योंकि आपको कभी भी मोबाइल चलाना नहीं आता, तो हमेशा ये सारा काम मुझसे करवाते हैं। ग्रैंडपा उससे कहते हैं असल में मैंने क्लर्क की हेल्प ली थी इस सारे काम के लिए। डायुन कहती है आपको अपने क्लर्क को तंग नहीं करना चाहिए था, आप मुझे आकर कह देते, मैं आपके लिए ये काम बड़ी ही आसानी से कर देती। ग्रैंडपा हंसते हुए उससे कहते हैं असल में ये सब कुछ खुद करना चाहता था इसलिए मैंने खुद ही किया है। दादाजी यूजिन से कहते हैं मैंने सुना है कि आजकल के बच्चे अपने नए मोबाइल के बॉक्स को खुद अपने हाथों से खोलना चाहते हैं, इसलिए ये बात उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इसके अंदर नंबर सेव करने के लिए मुझे इसे ओपन करना पड़ा, तुम्हें इससे कोई मसला तो नहीं है। यूजिन कहता है नहीं दादाजी इससे कोई मसला नहीं है। दादाजी डायुन से कहते हैं डायुन कहीं तुम्हें ये बात देखकर बहुत ज्यादा जेलसी तो नहीं हो रही कि मैं तुम्हारे भाई के लिए सिर्फ फोन लेकर आया हूँ और तुम्हारे लिए नहीं लेकर आया। अगर वाकई में ये बात तुम्हें बुरी लग रही है तो मैं अगली बार तुम्हारे लिए भी लेकर आऊंगा। डायुन अपने दादाजी से कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा भी अच्छे से काम
कर रहा है, मुझे नए फोन की जरूरत नहीं है। फिर दादाजी उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं, जबकि डायजुन उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है और वह दादाजी का शुक्रिया अदा करता है और कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसको बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। यूजिन अपने मोबाइल को लेकर अपने रूम में चला जाता है। रात के वक्त का सीन होता है। उसने बॉक्स को अपने टेबल पर रखा होता है, जबकि अपना मोबाइल लेकर अपने बिस्तर पर लेटा होता है और साथ ही वो अपने मोबाइल को यूज करते हुए हल्का सा मुस्कुरा रहा होता है। वो अपने लेफ्टिनेंट को अपने नए मोबाइल से मैसेज करता है। लेफ्टिनेंट जो कि अपने पीसी के सामने बैठे होते हैं, उसी वक्त उन्हें मैसेज आता है। लेफ्टिनेंट कहते हैं ये किसका नंबर है, ये तो नया नंबर लग रहा है। वो उस मैसेज को पढ़ते हैं तो उसके अंदर यूजिन का नाम लिखा होता है। लेफ्टिनेंट कहते हैं ये तो यूजिन है, लेकिन इसने नया नंबर क्यों ले लिया। दूसरा सोल्जर भी भागता हुआ आ जाता है और कहता है लेफ्टिनेंट आपने तो इसको एक नया मोबाइल खरीद कर दिया था, फिर इसने नया मोबाइल क्यों ले लिया है। लेफ्टिनेंट उसे कहते हैं हाँ मैंने उसे खरीद कर दिया था। सोल्जर कहता है लगता है इसे वो पसंद नहीं आया होगा, इसलिए उसने एक नया मोबाइल खरीद लिया है। आजकल के बच्चों को हर महीने नए मॉडल का मोबाइल चाहिए होता है। लेफ्टिनेंट गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर उसे कहते हैं ये तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं उसके लिए सबसे महंगा मोबाइल लेकर आया था। सोल्जर हंसते हुए कहता है हो सकता है कि उसे वो वाला ब्रांड पसंद न आया हो। नेक्स्ट दिन सुबह का होता है। यूजिन वॉशरूम से नहाकर बाहर निकलता है तो डायजुन फिर से तैयार हो चुकी होती है। डायजुन उसे कहती है आज फिर मुझे जल्दी जाना है। यूजिन उसे कहता है तुम आज फिर से जल्दी जा रही हो। डायजुन उसे कहती है हाँ मैं लेट हो जाऊंगी इसलिए मैं जल्दी जा रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म कर दिया है, खाना खाने के बाद प्लेटों को डिश वॉशर में डाल देना। वह दरवाजा बंद करके वहाँ से चली जाती है। डायजुन भागती हुई जा रही होती है और वह साथ ही मोबाइल के ऊपर अपना टाइम भी देख रही होती है। डायजुन कहती है मैं तो बस लेट होने ही वाली थी, असल में आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी और दादाजी के लिए सूप बना रही थी, क्योंकि कल को दादाजी को सूप बहुत ज्यादा पसंद आया था। मुझे तो लगा था मैं स्कूल से लेट हो जाऊंगी। और यहीं पर दादाजी की उसे बात याद आती है। दादाजी जब सुबह उठे थे काम पर जाने से पहले तो डायजुन ने उनके लिए सूप बनाया था। दादाजी उस सूप को पीने के बाद बहुत ज्यादा खुश थे और कहते हैं उसे मैं सोना चाहिए था, मैं रात का बचा हुआ खाना खाकर ही चला जाता। लेकिन साथ ही वो मुस्कुराना शुरू कर देती है और कहती है मुझे इस बात से बहुत ज्यादा खुशी है कि दादाजी उस सूप को पीकर बहुत ज्यादा खुश हुए। डायजुन अभी भागती हुई जा रही होती है कि उसी वक्त रास्ते में उसे कोई किक मारता है और उसे कॉर्नर वाली गली में फेंक देता है। वहाँ पर 3 लड़कियाँ होती हैं जिन तीनों ने हुड और मास्क पहने होते हैं। वो लड़की उसे किक मारने के बाद उसे नीचे गिरा देती हैं और तीनों उसके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। बॉस लड़की उसे कहती है छोटी कुतिया तुझे अपने सामने देखना चाहिए, तुम कहाँ पर जा रही है, क्या तुझे दिखाई नहीं देता, तू ऐसे लोगों के साथ आकर टकरा जाती है। डायजुन उनकी तरफ देखती है और बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो लड़की उसे कहती है तू तो बहुत बड़ी बदतमीज है, तू पहले तो हमारे साथ टकरा गई और ऊपर से तू हमसे माफी भी नहीं मांग रही। डायजुन उनसे कहती है प्लीज मुझे माफ कर दे, मेरा ध्यान नहीं था। लेकिन वो लड़की फिर से उसे थप्पड़ मारती है और कहती है अपनी बकवास बंद कर, तुझे लगता है कि सिर्फ माफी मांगना काफी होगा। जबकि उन तीनों लड़कियों के साथ हीजिन भी होती है, उसने भी मास्क पहना होता है। वो अपनी दोनों दोस्तों से कहती है आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, चलो मेरे साथ हम लोग कैराओके चलते हैं, वहाँ पर जाकर अपना गला साफ करते हैं, कुछ गाना गाते हैं। बाकी की लड़कियां भी उसे कहती हैं हाँ चलो ठीक है, वहीं पर चल के थोड़ा शोर शोर मचाते हैं, इससे हमारे लंग्स साफ हो जाएंगे। हीजिन नीचे बैठ जाती है और डायजुन से कहती है डायजुन हम लोग कैराओके जा रहे हैं और तू भी हमारे साथ ही जाएगी। डायजुन उसकी आवाज सुनते ही पहचान जाती है और कहती है ये आवाज तो हीजिन की है, लगता है कि हीजिन अपने दोस्तों के साथ मेरे से बदला ले रही है। नेक्स्ट सीन कैराओके का दिखाया जाता है। वो तीनों लड़कियां कैराओके में अपना पूरा टाइम करने के बाद बाहर आ जाती हैं, जबकि वहाँ पर मैनेजर भी बैठा होता है। वो तीनों बातें कर रही होती हैं आज तो जरा भी मजा नहीं आया, हम लोग तो हाई नोट्स को किक ही नहीं कर पाए, ज्यादा शोर मचाने के बाद भी मजा नहीं आया। मैनेजर भी उन तीनों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि जब वो तीनों रूम के अंदर थी तो बहुत ज्यादा शोर की आवाज आ रही थी। मैनेजर सफाई करने के लिए अंदर जाता है और कहता है आजकल के बच्चे तो बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं, इन्हें तो गाना गाने की तमीज ही नहीं है, इनके पास सुर ही नहीं है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वहीं पर फर्श के ऊपर डायजुन पड़ी होती है और वो बहुत ज्यादा जख्मी होती है। उसे उन्होंने बहुत ज्यादा पीटा होता है। कैराओके के अंदर वो सारा उसी का शोर होता है जो कि मैनेजर सुन रहा था। मैनेजर को लगा शायद ये लड़कियां अंदर शोर मचा रही हैं। मैनेजर अंदर आता है और उसे कहता है लड़की क्या तुम ठीक हो। डायजुन उठकर बैठ जाती है और अपनी बुक्स को अपनी बैग के अंदर डालती है और कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। मैनेजर उसे कहता है लेकिन तुम किसी भी एंगल से ठीक नहीं लग रही, इन लड़कियों ने तुम्हें बहुत ज्यादा पीटा है, क्या मैं तुम्हारे लिए 911 पर कॉल करूँ। डायजुन उसे कहती है नहीं 911 पे कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। और वो अपना बैग उठाकर वहाँ से बाहर निकल आती है। नेक्स्ट इन क्लासरूम का दिखाया जाता है। टीचर भी बहुत ज्यादा हैरान होती हैं जब वो अटेंडेंस लगाती हैं तो डायजुन क्लास में नहीं होती। टीचर कहती है डायजुन तो कभी इस तरह छुट्टी नहीं करती, फिर आज उसे क्या हो गया, बिना बताए उसने छुट्टी कैसे कर ली। जबकि हीजिन और उसकी दोस्त दोनों ही क्लास में आकर बैठी होती हैं और हीजिन मुस्कुरा रही होती है। उसकी दोस्त से कहती है हीजिन क्या हम सब लोग ठीक रहेंगे, क्या तुझे लगता है कि उसका भाई फिर से आकर हमें पीटेगा नहीं। हीजिन उसे कहती है हमारा इस बात से क्या मतलब है, उसके स्कूल न आने से हमारा क्या ताल्लुक है। लेकिन साथ ही वो अंदर से सोच रही होती है मैंने उसे सिर्फ एक सबक सिखाया है, अब ऐसा भी नहीं कि मैंने उसे कोई जान से मार दिया है। उसकी दोस्त उसे कहती है लेकिन मैं इस बात से काफी ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि वो स्कूल नहीं आई। हीजिन उसे कहती है मैंने तुझे कहा ना कि इस बात से हमारा क्या ताल्लुक है, वो स्कूल नहीं आई, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। अगर वो स्कूल नहीं आई तो वो अपनी मर्जी से नहीं आ रही, हमें इस बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसकी दोस्त भी हंसना शुरू कर देती है और कहती है हाँ ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो फिर तो ठीक ही होगा, वो अपनी मर्जी से नहीं आई होगी। नेक्स्ट सीन स्कूल की छुट्टी का दिखाया जाता है। यूजिन स्कूल के बाहर गेट के पास खड़ा होता
है और अपनी बहन का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि उसे नहीं पता कि वो स्कूल आई है या नहीं। सुबह के वक्त तो वो स्कूल के लिए निकली थी। यूजिन वहाँ पर काफी देर तक इंतजार करता है। सारे बच्चे वहाँ से चले जाते हैं यहाँ तक कि शाम हो जाती है। वो उसी का इंतजार कर रहा होता है लेकिन उसकी बहन स्कूल से बाहर नहीं निकलती। वो अपने मोबाइल पर उसे कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी कॉल को भी पिक नहीं करती। यूजिन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है जबकि उसकी बहन को दिखाते हैं जो कि अपने रूम में अपने कंबल के अंदर लेटी होती है और उसका भाई उसे बार बार कॉल कर रहा होता है लेकिन वो उसकी कॉल को पिक नहीं कर रही होती। वो इतना ज्यादा डरी हुई है। यूजिन अपनी बहन का इंतजार कर रहा होता है स्कूल से छुट्टी होने के बाद लेकिन उसकी बहन स्कूल से बाहर नहीं निकलती। इस बात से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे बार बार कॉल करता है लेकिन डायजुन तो अपने घर में पहले से मौजूद होती है क्योंकि वो लड़कियों से मार खाने के बाद बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने रूम में आकर अपने कंबल में आकर लेट जाती है और अपने भाई की कॉल भी पिक नहीं कर रही होती। यूजिन वहाँ पर काफी देर इंतजार करने के बाद घर वापस आ जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोल कर अंदर आता है तो वहीं पर उसके जूते पड़े होते हैं। यूजिन कहता है तो इसका मतलब वो पहले से घर आ गई है, उसने मुझे बताया भी नहीं। यूजिन भी अपना बैग रखने के बाद सीधा उसके रूम के बाहर जाता है और दरवाजे पे नॉक करने के बाद उसे कहता है डायजुन क्या तुम अंदर हो। डायजुन अंदर से उसे आवाज देती है ओपा क्या तुम भी वापस आ गए। यूजिन उसे कहता है हाँ मैं तो वापस आ गया लेकिन तुम जल्दी क्यों चली आई, मेरे साथ आना चाहिए था, मैं वहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यूजिन उसे कहता है मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे डायरेक्शंस इतनी अच्छी तरह से याद नहीं होती, मैं इस एरिया को इतने अच्छे से नहीं जानता, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि हम दोनों इकट्ठे घर वापस आएंगे लेकिन तुम तो पहली घर आ गई और ऊपर से तुम मेरी कॉल भी पिक नहीं कर रही थी। डायजुन उसे कहती है सॉरी मैं सो गई थी। लेकिन जिस तरह वो बात कर रही होती है यूजिन को उसकी आवाज पे शक हो जाता है, लगता है इसके साथ कुछ बुरा हुआ है। यूजिन उससे कहता है क्या तुम दरवाजा ओपन करोगी, मुझे तुम्हें देखना है। डायजुन उसे कहती है नहीं मैं उठकर दरवाजा नहीं खोल सकती, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं काफी बीमार हूँ इसलिए मैं नहीं आ सकती। यूजिन उसे कहता है क्या तुम बहुत ज्यादा बीमार हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चला जाता हूँ। वो उसे कहती है नहीं मुझे बस हल्का सा बुखार है, मैं थोड़ी देर तक लेटूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। यूजिन उसे कहता है चलो फिर ठीक है, मुझे बताना अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हुई तो। यूजिन सोच रहा होता है मुझे लगता है कि इसके लिए मेडिसिन खरीद कर लानी चाहिए क्योंकि ये बीमार है। लेकिन जैसे ही वो मेडिसिन खरीदने के लिए बाहर जाने लगता है तो उसी वक्त वो उसके जूतों की तरफ देखता है तो उसे उसके जूतों के ऊपर ब्लड नजर आता है। यूजिन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है आखिर इसके जूतों के ऊपर ब्लड क्यों लगा हुआ है, आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ है। नेक्स्ट सीन में यूजिन उसके कमरे के अंदर चला जाता है, वो फर्स्ट एड किट भी लेकर जाता है और उसके जख्मों को साफ कर रहा होता है। यूजिन उसे कहता है कहीं तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा। डायजुन उसे कहती है नहीं। यूजिन उसे कहता है तुम्हें आज के बाद बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, सड़क क्रॉस करते वक्त ध्यान रखा करो। बाइक्स चलाने वाले तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते और तुम एक बाइक को डॉज करते हुए सीढ़ियों से नीचे गिर गई जिसकी वजह से तुम्हें चोट लग गई। अगली बार सड़क पर चलते हुए इस बात का ध्यान रखना। यूजिन उसे कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम मेरे साथ हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती। डायजुन उसकी बात सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है और उसे कहती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। साथ ही वो सोच रही होती है अगर मैं इसके साथ हॉस्पिटल चली जाती हूँ तो वहाँ पर तो डॉक्टर्स को सब कुछ पता चल जाएगा कि मैं किसी बाइक की वजह से सीढ़ियों से नहीं गिरी बल्कि मुझे किसी ने पीटा है। और साथ ही डायजुन अपना बैकग्राउंड सीन दिखाती है दिन के वक्त का, जब वो लड़कियों से मार खाने के बाद प्रिंसिपल ऑफिस में उसकी शिकायत करने के लिए जाती है। वो जाकर कहती है कि हीजिन ने अपनी दोस्तों के साथ मिलकर मुझे कैराओके में जाकर मारा है। हीजिन इस बात से साफ इनकार कर देती है और कहती है इस सब का मेरे से क्या ताल्लुक है, मैं वहाँ पर थी ही नहीं। वो प्रिंसिपल से कहती है प्रिंसिपल साहब आप इस सब के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, जरा डायजुन से पूछे तो सही क्या इसने वहाँ पर मुझे देखा था। डायजुन उसे कहती है हाँ तुम ही वहाँ पर थी, मैंने तुम्हें देखा था। हीजिन उसे कहती है नहीं मैं वो नहीं थी क्योंकि पुलिस वाले भी वहाँ पर आए होते हैं और हीजिन की मॉम भी वहीं पर होती है। डायजुन चिल्लाकर उसे कहती है मुझे पता है वो तुम ही थी, तुमने मास्क पहना हुआ था और साथ में टोपी भी पहनी हुई थी, लेकिन मैंने तुम्हारी आवाज को पहचान लिया। मुझे पता है तुम किस तरह बात करती हो, तुम हमेशा ही मुझे बहुत ज्यादा बुली करती हो, इसलिए तुम्हारे अलावा कौन हो सकता है। हीजिन आगे से हंसना शुरू कर देती है और कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैं तुम्हें बुली करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि गली में मैंने तुम्हें मारा होगा, तुमने मेरा चेहरा नहीं देखा और तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो। प्रिंसिपल भी डायजुन से कहते हैं डायजुन क्या तुमने अपने अटैक करने वाले का चेहरा देखा था। डायजुन पुलिस वालों से कहती है मुझे पता है ये हीजिन ही थी, इसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था ताकि मैं इसका चेहरा न देख सकूं, लेकिन मैंने इसकी आवाज को पहचान लिया था, इसी ने मुझे मारा है। पुलिस वाले भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे होते। असल में वो डायजुन की बात का यकीन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हीजिन की मॉम बहुत ज्यादा पैसे वाली है। हीजिन की मॉम कहती है तुमने यहाँ पर पुलिस को भी बुलवा लिया है लेकिन तुम्हारे पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है कि मेरी बेटी ने तुम पर अटैक किया है। यहाँ पर स्कूल में मेरी बेटी को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे मेरी बेटी एक क्रिमिनल है। प्रिंसिपल उससे कहते हैं मैडम आपको इस तरह गुस्सा नहीं होना चाहिए। वो उससे कहती है तुम्हें लगता है कि मैं इस तरह शांत रह सकती हूँ, यहाँ पर मेरी बेटी को क्रिमिनल बना दिया गया है, ये लड़की मेरी बेटी के ऊपर इल्जाम लगा रही है जबकि इसके पास कोई भी सबूत नहीं है। डायजुन भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये सारे लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे, मुझे पता है हीजिन ही वहाँ पर थी। हीजिन की मॉम चिल्लाकर उसे कहती है चलो जल्दी से मेरी बेटी से माफी मांगो, तुमने मेरी बेटी पर इल्जाम
इल्जाम लगाया है। डायजुन फिर से कहती है मुझे पता है ये हीजिन ही थी, इसी ने मुझे मारा है। हीजिन की मॉम से कहती है तुम तो बहुत ज्यादा बदतमीज हो, लगता है मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के साथ बात करनी पड़ेगी। प्रिंसिपल से कहती है जल्दी से इसके पेरेंट्स को कॉल करो। डायजुन अपने पेरेंट्स को कॉल करने की बात को सुन के बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसके पेरेंट्स तो पहले से मर चुके हैं। साथ ही वो रोना शुरू कर देती है। फिर हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। डायजुन कहती है मेरे पास इस बार भी कोई सबूत नहीं था और अगर ग्रैंडपा को इस बारे में पता चलता है या फिर वो कॉल करके ग्रैंडपा को वहाँ पर बुलाते तो ग्रैंडपा को बहुत ज्यादा बुरा लगता। ग्रैंडपा को पहले से ही दिल की बीमारी है। डायजुन फिर से अपनी ख्यालों में खो जाती है। यूजिन उसे कहता है डायजुन क्या तुम ठीक हो, और वो उसके माथे पे हाथ रखते हुए कहता है तुम्हें बुखार तो नहीं है। डायजुन उसे कहती है नहीं ओपा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यूजिन उसे कहता है चलो शुक्र है वहाँ से गिरने की वजह से तुम्हारी हड्डी फ्रैक्चर नहीं हुई, वरना बहुत ज्यादा दिन तक आराम करना पड़ता। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें फिर भी कुछ दिन तक स्कूल नहीं जाना चाहिए, तुम यहीं पर रहो और घर पर आराम करो। डायजुन से कहती है ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी, और साथ ही वो से कहती है ब्रदर आपको पट्टी करना बहुत ज्यादा अच्छे से आता है, आपने बहुत ही अच्छे से पट्टी की है। डायजुन अपने भाई से कहती है इस ग्रैंडपा को इस बारे में मत बताना, ग्रैंडपा बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, उन्हें पहले से ही दिल की बीमारी है, कहीं उन्हें हार्ट अटैक ना हो जाए। यूजिन कहता है क्या वाकई में ग्रैंडपा बीमार है? डायजुन कहती है हाँ वो बीमार है, वो रोजाना मेडिसिन लेते हैं। यूजिन उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ग्रैंडफादर से बात कर लूंगा और उन्हें अच्छे से समझा दूंगा, इसलिए वो इस बात से ज्यादा शौक नहीं होंगे, अभी के लिए तुम आराम करो। फिर वो उठकर बाहर जाने लगता है। डायजुन उसे कहती है ओपा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही वो मुस्कुरा रही होती है। यूजिन भी मुस्कुराता हुआ बाहर आ जाता है। यूजिन के वहाँ से जाने के बाद डायजुन कहती है ये मेरा बहुत ही अच्छा फैसला था कि मैंने अपने भाई को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, वैसे भी हमारे जैसे आम स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, हीजिन की फैमिली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जबकि यूजिन रूम से बाहर आने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में होता है। नेक्स्ट सीन क्लब वुल्फ का दिखाया जाता है जहाँ पर कीसू और उसकी गैंग बैठी होती है। कीसू के दोस्तों से कहते हैं अब तो पूरे स्कूल में ये बात फैल चुकी है कि तुम लोगों ने एक लड़के से मार खाई है, ये तो बहुत ही बुरी बात हुई, अब तो लगता है कि पूरे स्कूल में कोई भी हमसे नहीं डरेगा। कीसू के साथ उसके 5 दोस्त बैठे होते हैं। उसका एक दोस्त चिल्लाकर उसे कहता है किम कीसू क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़ने वाले हो? लास्ट टाइम तुम सब लोग जब उन पर अटैक करने के लिए गए थे तुम्हें नहीं पता था कि वो कैसा है और वो कितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस बार हमें पता है, हम लोग पूरी तैयारी करके जाएंगे। दूसरे वाला लड़का उसे कहता है हाँ इस लड़के ने बिल्कुल ठीक कहा, हम उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते, हमारी इज्जत का सवाल है। जबकि तीसरे वाला कहता है अरे वो लड़का हम सबका क्या कर पाएगा अगर हम सब लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक कर देंगे। क्योंकि कीसू सोच रहा होता है उस लड़के के बारे में कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट है, वो लड़का एक आम स्कूलर की तरह नहीं है, बल्कि वो काफी ज्यादा अच्छा है, मार्शल आर्ट्स में बहुत ही अच्छा है। कीसू भी उनकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा पंप हो जाता है और उनसे कहता है तुम सब लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम सब लोग कोई मार्शल आर्टिस्ट तो है नहीं जो 1-on-1 फाइट करेंगे, हम सब लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक कर देंगे। और उसके दोस्त भी उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं। कीसू उन सबसे कहता है चलो फिर ठीक है कल उससे निपटते हैं। उसी वक्त कीसू को अपनी छोटी बहन की कॉल आती है। हीजिन उसे कहती है ओपा तुम कहाँ पर हो, क्या तुम अभी भी अपने उन लफंडर दोस्तों के साथ बैठे हुए हो? कीसू से कहता है हाँ मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, चलो जल्दी से काम की बात करो, तुम क्या बात करने के लिए मुझे कॉल की है? हीजिन उसे कहती है तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। कीसू से कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुमने क्या कर दिया है? हीजिन उसे कहती है मैंने उस छोटी लड़की डायजुन उससे बदला ले लिया है, मैंने आज उसको बहुत ज्यादा पीटा। कीसू भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। हीजिन उसे कहती है मुझे नहीं लगता ये बात बहुत ज्यादा शर्मिंदा करने वाली थी, मेरे भाई को उसके भाई ने पीटा और उसके बाद मैं कुछ ना करती तो ये तो बहुत ही बुरी बात रहती, इसलिए मैंने तुम्हारी खातिर उसको बहुत ज्यादा पीटा है। कीसू उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम तो वाकई में मेरी बहन हो, तुमने बहुत ही अच्छा किया, लेकिन तुम पागल हो, लेकिन है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। वैसे भी हम लोग कल जाकर उस लड़के को पीटने वाले हैं, तुमने आज उसकी बहन को पीटा है तो बहुत ही अच्छा हो गया। लेकिन उसी वक्त वो लोग सामने की तरफ देखते हैं तो सामने से यूजिन आ रहा होता है। वो लोग यूजिन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कीसू भी कहता है ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है और इसे हमारे हाइड आउट के बारे में कैसे पता चला? हीजिन उसे कह रही होती है ओपा क्या हुआ, वहाँ पर कौन है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? यूजिन उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो पांचों एक टेबल के इर्द गिर्द बैठे होते हैं। कीसू हंसते हुए कहता है मैं वैसे भी कल से तुमसे बदला लेने के लिए आने वाला था, लेकिन अब तू खुद ही यहाँ पर आ गया है तो चलो भी ठीक है, यहीं पर तेरे साथ रीमैच कर लेते हैं। लेकिन यूजिन उनकी बात सुनने के फौरन बाद वहीं पर टेबल के पास जो लड़का खड़ा होता है उसके चेहरे पे हाथ रखता है और साथ ही उसे टेबल के ऊपर पटक कर मारता है। बाकी के सारे जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और दूसरे वाला उठकर यूजिन को पंच मारने लगता है, लेकिन यूजिन उसी वक्त नीचे से ऊपर की तरफ उठता है और उसकी थोड़ी के नीचे एक पंच मारता है और वो वाला भी नीचे गिर जाता है। जबकि बाकी के चारों टेबल के इर्द गिर्द होते हैं। यूजिन सबसे पहले टेबल को किक मारता है ताकि वो सारे टेबल के साथ फंस जाएं। उनमें से एक जो कि टेबल के बहुत ज्यादा करीब होता है वो टेबल के साथ टकरा कर नीचे गिरता है। यूजिन उसे शर्ट से पकड़ता है और उठाकर ऊपर की तरफ फेंक देता है और साथ ही तीसरे वाला उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यूजिन उसके चेहरे पर एक जबरदस्त घूंसा मारता है और वो भी नीचे की तरफ गिर जाता है। उसी वक्त चौथे वाला अपने हाथ में एक शीशे की बोतल उठाता है और उसके सर में मारने लगता है, लेकिन यूजिन उसके हाथ पर पंच मारता है जिससे उसके हाथ से वो बोतल गिर जाती है और फिर साथ ही उसकी थोड़ी के नीचे एक जबरदस्त
जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो भी उड़ता हुआ पीछे की तरफ गिर जाता है और साथ ही पांचवे वाला आगे बढ़ता है और उसे पंच मारने लगता है, लेकिन यूजिन उसके बाजू को पकड़ लेता है और साथ ही उसे पीछे की तरफ घुमाते हुए बैक साइड से उसके चेहरे पर एक जबरदस्त गूंसा मारता है और वो भी नीचे गिर जाता है। और उसके नीचे गिरने के बाद यूजिन उसके सर को पकड़ता है और साथ ही अपने घुटने के साथ उसके सर को पटका कर मारता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब सिर्फ यूजिन और किम कीसू सिर्फ दो ही लोग बचते हैं। यूजिन भी चिल्लाकर उसे कह रही होती है, ओपा वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर कौन है जो तुम लोगों को पीट रहा है। जबकि कीसू सोच रहा होता है इस लड़के का मसला क्या है, ये है कौन। यूजिन गुस्से के साथ किम कीसू से कहता है, ये सब कुछ मुझे तुम्हारे लिए कहना पड़ेगा, हमारी बहन अभी कॉल पर है, से अभी कह दो कि दोबारा कभी मेरी बहन के साथ पंगा मत लेना। कीसू भी बहुत ज्यादा परेशान होता है और कहता है, हम सारे लड़के मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पाए, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कीसू सोच रहा होता है इस लड़के के टैक्टिक्स तो बहुत ज्यादा शानदार है, इसने सबसे पहले जब अंदर आया तो वहीं पर बल्कि सबसे पास वाला जो लड़का था इसने उस पर अटैक किया ताकि हम सब लोग बाहर न निकल पाए। उसके बाद इसने टेबल को किक मारी ताकि हम सब लोग कॉर्नर के साथ फंस जाएं। इसने बहुत ही शॉर्ट टाइम में अपनी सराउंडिंग्स का फायदा उठा लिया, तो बिल्कुल एक मिलिट्री असैसिन की तरह फाइट करता है। यूजिन उसे कहता है, मेरी बहन ने तुम लोगों के साथ ऐसा क्या किया है जो तुम मेरी बहन के साथ ये सब कुछ करते हो। कीसू पहले तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वहीं पर से वो गिलास उठाता है और उसकी तरफ फेंक देता है, लेकिन यूजिन उसके गिलास को डॉज कर लेता है। फिर साथ ही वो एक बॉटल उठाता है और वो बॉटल लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यूजिन उस बॉटल के अटैक को भी डॉज कर लेता है और वो फिर से अपनी बॉटल को उसके सर में मारने लगता है, लेकिन यूजिन इसके बार उसकी कोहनी के ऊपर मारता है। कीसू फिर से घूमते हुए अपने दूसरे हाथ से उसे पंच मारने लगता है, लेकिन यूजिन उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है और उसके चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे उसकी नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। कीसू की नाक से खून बह रहा होता है और वो पीछे की तरफ हट जाता है और वो यूजिन की तरफ देख रहा होता है और कहता है, भाई ये लड़का है कौन, ये तो फाइट करते हुए जरा भी फेज नहीं हो रहा। यूजिन उसे कहता है, क्या ये बात वाकई में बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम्हें किसी वीक के साथ इस तरह करना है। तुम्हें नहीं लगता कि जो तुमसे वीक है तुम्हें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन किम कीसू अपनी बॉटल को टेबल के साथ मारकर उसे तोड़ लेता है, इससे उसका शार्प एंड निकल आता है और वो उस बॉटल को उसके पेट में मारने लगता है, लेकिन यूजिन उसके हाथ में मारता है जिससे उसके हाथ से बॉटल निकले नीचे गिर जाती है और वो साथ ही अपने दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। यूजिन उसकी गर्दन को पकड़ने के बाद साथ ही उसकी टांग पे किक मारता है और उसे नीचे टेबल के ऊपर गिरा लेता है। किम कीसू उसके सामने बिल्कुल बेबस हो जाता है। यूजिन उसे टेबल के ऊपर गिराने के बाद अपने बाजू को उसकी गर्दन पे रखकर उसकी गर्दन को दबाना शुरू करता है। यूजिन उसे कहता है, किम कीसू मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, क्या तुम्हें यहीं पर मार डालूं, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन ये मेरी लास्ट वार्निंग है। अगर दोबारा मैंने कभी सुना कि तुमने मेरी बहन के साथ कुछ गलत किया है या फिर उसके साथ बदतमीजी की है तो फिर मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और ढूंढने के बाद मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम सोचते रह जाओगे तुम्हारे साथ हुआ क्या। और हाँ, अगर तुम्हारी बहन ने भी मेरी बहन के साथ कुछ गलत किया तो भी मैं तुम्हें ढूंढूंगा और तुम्हें मारूंगा। जब मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा तो फिर मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। और साथ ही वो उसकी गर्दन को दबा रहा होता है। किम कीसू सोच रहा होता है, मैं तो सांस नहीं ले पा रहा, अगर इसने थोड़ा सा मेरे गले को और ज्यादा दबाया तो मैं तो मर जाऊंगा। फिर यूजिन उसके गले को छोड़ता है और कहता है, मेरी इस वार्निंग को याद रखना, अगली बार ऐसा नहीं होगा, अगली बार मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वो कीसू को वहीं पर छोड़कर पीछे की तरफ मुड़चिन किम कीसू और उसकी पूरी की पूरी गैंग को पीटने के बाद उस क्लब से बाहर की तरफ चल देता है। जबकि उसी वक्त क्लब के बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हीजिन और उसकी दोस्त दोनों ही क्लब की तरफ आ रही होती हैं, क्योंकि वो फोन सुनने के बाद काफी ज्यादा घबरा गई थी। हीजिन काफी ज्यादा परेशान होती है और कहती है, मेरे भाई ने अचानक फोन क्यों बंद कर दिया और पीछे से शोर की आवाज कैसी आ रही थी, पता नहीं मेरे भाई ने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। वो दोनों क्लब वुल्फ के बाहर पहुंच जाती है। उसी वक्त अंदर से यूजिन बाहर निकलता है। वो दोनों यूजिन को क्लब वुल्फ से बाहर निकलते हुए देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। यूजिन सीढ़ियां चढ़ते हुए सामने की तरफ आ रहा होता है। हीजिन बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो कहती है, इसके पास कोई भी सबूत नहीं है कि मैंने इसकी बहन डाइजुन को मारा है। और वो चिल्लाकर उसे कहती है, मेरे करीब मत आना। हीजिन बेचारी इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि वो पीछे की तरफ चलना शुरू करती है और साथ उसका पाँव मुड़ जाता है और वो पीछे नीचे की तरफ गिर जाती है। साथ ही उसके बाजू में फ्रैक्चर हो जाता है। हीजिन अपना बाजू पकड़कर बैठ जाती है और वहीं पर रोना शुरू कर देती है। जबकि उसी वक्त यूजिन को किसी की कॉल आती है। यूजिन कॉल को पिक करता है तो वो उसके ग्रैंडफादर की होती है। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं, मेरे पास आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। यूजिन कहता है, ठीक है मैं रहा हूँ, अब वहीं पर रुके। फिर यूजिन उन दोनों को छोड़कर आगे चला जाता है। यूजिन के वहाँ से चले जाने के बाद हीजिन और उसकी दोस्त क्लब वुल्फ के अंदर आती हैं और जैसे ही वो दोनों अंदर आती हैं तो अंदर आकर देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका भाई और बाकी के सारे लड़के वहाँ पर मार खाकर पड़े होते हैं। हीजिन अपने भाई के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है, अब यहाँ पर क्या हुआ, क्या तुम लोगों ने फिर से उस लड़के से मार खा ली। कीसू हल्की सी आवाज के साथ अपनी बहन से कहता है, किम हीजिन मेरी बात गौर से सुनो, दोबारा उस लड़के की बहन से पंगा मत लेना। हीजिन उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती
कहती है, ओपाशे तुम्हें अचानक क्या हो गया है, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो। कीसू उसे कहता है, क्या तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं दी, मैंने तुझे कहा कि उसकी बहन से दोबारा पंगा मत लेना। हीजिन चिढ़ाकर उसे कहती है, तुमने उस लड़के से मार क्या खा ली, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उस लड़के से डर जाएंगे। कीसू उसे कहता है, जो मैंने तुझे कहा है का जवाब दे, क्या दोबारा तू उस लड़की से पंगा लेगी या नहीं। हीजिन उसे कहती है, मैं उस लड़के से नहीं डरती, ना ही मैं डाइजुन से डरती हूँ, मैं उस लड़की को अच्छा सबक सिखाऊंगी। ये बात सुनते ही किम कीसू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर उसे कहता है, किम हीजिन, अगर दोबारा कभी तुमने उस छोटी लड़की को हाथ भी लगाया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा। हीजिन भी अपने भाई को बहुत ज्यादा गुस्से में देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है, ठीक है मुझे समझ आ गई, तुम क्या कहना चाह रहे हो। नेक्स्ट सीन में यूजिन को दिखाते हैं। यूजिन वापस अपने घर की तरफ आ रहा होता है तो दादाजी पहले गली में खड़े होते हैं। दादाजी उसे कहते हैं, मेरे साथ आओ, और वो उसे लेकर गार्डन की तरफ चले जाते हैं। दादाजी उसे लेकर बाहर जाकर एक बेंच के ऊपर बैठ जाते हैं। दादाजी उसे कहते हैं, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें जो अचानक कॉल करके बुला लिया, तुम अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहे होगे। यूजिन कहता है, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं इतना ज्यादा बिजी नहीं था। दादाजी उसे कहते हैं, मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलवाया है क्योंकि डाइजुन आज जख्मी होकर घर वापस आई है और मैंने ये भी सुना है कि तुम उसके लिए मेडिसिन लेकर आए थे और तुम्ही ने उसकी पट्टी भी की है। दादाजी उसे कहते हैं, मैंने डाइजुन से पूछा था, डाइजुन कहती है कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी जब वो एक बाइक से अपने आप को बचा रही थी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि वो सीढ़ियों से नीचे गिरी है, बहुत ज्यादा जख्मी है, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती। दादाजी उसे कहते हैं, एक छोटी बच्ची को अकेले पालना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, मुझे नहीं पता कि मैंने उसकी परवरिश ठीक तरह से की है या नहीं, मैं बहुत कुछ उसे नहीं दे पाया, मुझे नहीं पता कि एक लड़की को कैसे पालते हैं, मैं हमेशा ही अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी था और उसके लिए जरा भी टाइम नहीं निकाल पाया, इसलिए मुझे ये बात अंदर से महसूस होती है कि मैं उस लड़की के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सका, लेकिन फिर भी मैं इस बात के लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि वो लड़की बहुत ही जल्दी बड़ी हो गई, मुझे उस लड़की पर ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी, वो लड़की बहुत ज्यादा अच्छी है। और साथ ही दादाजी हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है कि जितना कुछ मैंने उसके लिए किया है उसने मेरे लिए उससे भी ज्यादा किया है। जब मैंने एक्सीडेंट में तुम्हें और तुम्हारे दोनों पेरेंट्स को खो दिया था तो मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था, मेरे अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी, तब मेरे पास यही एक छोटी सी डाइजुन थी, लेकिन डाइजुन ने मुझे आगे बढ़ने का हौसला दिया और सब कुछ भूलने की हिम्मत दी, इसलिए मेरा दिल टूट जाता है जब मैं डाइजुन को इस तरह देखता हूँ। वो अक्सर घर इस तरह आती है लेकिन वो हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती है, मैं हमेशा डाइजुन के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहता हूँ। जब भी मैं उससे पूछता हूँ वो इस तरह का कोई बहाना बना देती है और सच बात मुझसे छुपा लेती है, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी सारी बातें मेरे साथ शेयर करना चाहती है, इसीलिए वो अपनी सारी बातें मुझे नहीं बताती। दादाजी इस बात से काफी ज्यादा उदास होते हैं और यूजिन से कहते हैं, मैंने सुना है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वो अपने पेरेंट्स से भी बात कम करते हैं और सारी बातें उसे छुपाना शुरू कर देते हैं, और मेरे जैसा बूढ़ा आदमी इस लड़की को कैसे संभालेगा। यूजिन अपने दादाजी से कहता है, दादाजी आपको इस सब के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे भी यहाँ पर आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन फिर भी एक बात मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप डाइजुन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और साथ ही मैं ये भी कह सकता हूँ कि डाइजुन भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। और साथ ही यूजिन मुस्कुराते हुए दादाजी से कहता है, दादाजी आज से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं स्कूल में उसका ख्याल रखूंगा, कोई भी उसको परेशान नहीं करेगा, मैं उसकी सारी बातों का ध्यान रखूंगा, जो बातें वो आपको नहीं बताती वो मुझे बताया करेगी। दादाजी उसकी बात सुनने के बाद मुस्कुराना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, यूजिन तुम्हें इस बात का जरा भी आइडिया नहीं है कि तुम्हारी इस बात ने मुझे कितनी ज्यादा हिम्मत दी है, मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम वापस आ गए हो, तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी को हल कर दिया है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। किम कीसू हॉस्पिटल के बेड पर पट्टियों में लिपटा बैठा होता है, जबकि उसके डैड और उसकी मॉम भी वहीं पर होती हैं। उसके डैड उसे कहते हैं, तुमसे तो मुझे और कुछ उम्मीद भी नहीं है, तुम एक हो ही लफंगे और इस तरह हमेशा मार खा के वापस आते हो, या तो कभी किसी को मार कर आते हो या कभी फिर मार खा के आते हो, इसलिए मैं तुमसे ये बात नहीं पूछूंगा कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ कैसे हुआ। कीसू की मॉम चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम सिर्फ इतना ही अपने बेटे से कहोगे, जरा देखो तो सही उस लड़के ने हमारे बेटे की क्या हालत कर दी है, लगता है कि ये सारी मेरे बेटे की गलती है, ये तो उस लड़के की गलती है जिसने मेरे बेचारे बेटे की ये हालत कर दी है। और जरा मेरे बेटे के बाजू की तरफ तो देखो, उसने मेरी बेटी का बाजू भी तोड़ दिया, एक लड़का होकर उसने लड़की के ऊपर हाथ उठाया, वो कितना बुरा लड़का होगा। कीसू की मॉम कीसू से कहती है, तुम बस यहीं पर रहो हॉस्पिटल में, कुछ दिन तक आराम करो और ठीक होकर ही वापस आना, बाकी सब कुछ तुम्हारी मॉम संभाल लेंगी। कीसू की मॉम और डैड के रूम से बाहर जाने के बाद कीसू अपनी बहन से कहता है, हीजिन कहीं तुम पागल तो नहीं होगी, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने अपने मॉम डैड को इस बारे में क्यों बता दिया, मेरे लिए ये बात बहुत ज्यादा शर्मिंदा करने वाली है, मैं मार खाने के बाद अपने पेरेंट्स की हेल्प ले रहा हूँ। हीजिन उसे कहती है, तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करती, तुम देख नहीं रहे मेरा बाजू टूट गया है, मैं अपने बाजू को और तुम्हारी चोटों को कैसे छुपा सकती थी, मॉम डैड को एक न एक दिन तो पता चल ही जाना था। कीसू अपनी बहन से पूछता है, तुम्हारा बाजू कैसे टूटा, क्या ये सब कुछ उस लड़के ने तुम्हारे साथ किया है। हीजिन उसे कहती है, हाँ और कौन कर सकता है, ये सब कुछ उसी ने किया है, लेकिन साथ ही वो अंदर से मुस्कुरा रही होती है क्योंकि ये सब कुछ उसने नहीं किया, ये तो खुद ही गिर गई थी। हीजिन उठकर खड़ी हो जाती है और अपने भाई से कहती है, तुम बस यहीं पर रेस्ट करो जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, उस लड़के को अब मेरी मॉम पर छोड़ दो, देखना मेरी मॉम उसको सच्चा सबक सिखाएंगी और उसे बताएंगी कि उसने किसके साथ पंगा लिया है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल की गैलरी का दिखाया जाता है। इन दोनों के मॉम डैड बाहर चलते हुए जा रहे होते हैं। कीसू की मॉम कीसू के डैड से कहती है, मैंने चीफ को कांटेक्ट किया है, मैंने उसे बता दिया है कि क्या करना है। कीसू के डैड उसे कहते हैं,
हैं ये तुमने क्या कर दिया, तुम पागल हो गई हो, चीफ को तुमने क्यों इस सब में इन्वॉल्व कर दिया है, तुम्हें पता है ना कि चीफ कितना स्ट्रॉन्ग बंदा है, स्कूल को हैंडल करने देना था, ये बच्चों का मसला है, चीफ को इस सब में नहीं पढ़ना चाहिए था। किसू की मॉम कहती है आज सैटरडे है, कल वैसे भी छुट्टी है, मैं स्कूल खुलने का इंतजार नहीं कर सकती, और वैसे भी स्कूल में जाकर होगा क्या, मैं प्रिंसिपल से बात करूंगी और प्रिंसिपल उस लड़के को निकाल देंगे या फिर सस्पेंड कर देंगे, मुझे ये नहीं चाहिए। उस लड़के ने मेरे बेटे को बहुत ज्यादा पीटा है, मैंने चीफ को बोल दिया है, चीफ उस लड़के को अपने तरीके से सबक सिखाएंगे। किसू के डैड उसे कहते हैं क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि चीफ है कौन। किसू की मॉम कहती है हाँ मुझे पता है कि चीफ कौन है, वो तुम्हारे सारे गंदे कामों को संभालता है, जो भी तुम गंदे काम करते हो उन सभी को वो क्लीन करता है, मैंने बस तुम्हारे फोन से उसका नंबर लिया और उसको कॉल करके बता दिया है। किसू के डैड उसे कहते हैं ये तो तुमने बहुत ही बुरा किया, उस लड़के बेचारे के साथ अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हीजिन भी वहीं पर छुप के उन दोनों की बातें सुन रही होती है और कहती है मुझे लगता है कि मैंने चीफ को देखा हुआ है, हमारे घर में एक बहुत ही डरावनी शक्ल वाला बंदा आया करता था, वही चीफ होगा, लगता है कि अब उस डायजुन के भाई के साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। साथ ही नेक्स्ट सीन में चीफ को दिखाते हैं, चीफ एक अंडरवर्ल्ड का गुंडा है जो कि अपनी गाड़ी के पास खड़ा सिगरेट पी रहा होता है, जबकि उसके बाकी के दोनों गुंडे सामने की तरफ जा रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक दूसरे से कहता है यार ये क्या बात हुई, हम लोग गुंडे हैं, अब हम लोग बच्चों के मसलों को जाकर निपटाना शुरू कर देंगे, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। दूसरा उसे कहता है आराम से बोलो, चीफ ये बात सुन रहे हैं, जबकि चीफ भी उनकी बातें सुनने के बाद यही महसूस कर रहा होता है। चीफ कहता है मैं अंडरवर्ल्ड का गुंडा हूँ और मुझसे ये देखो कैसे काम करवा रहे हैं, और ये लोग चाहते हैं कि मैं एक हाई स्कूल के लड़के को उनके लिए पीटूं। यहीं पर चीफ बैकग्राउंड सीन दिखाते हैं, यहाँ पर किसू की मॉम उसे कॉल करती है और कहती है मैं एक लड़के को पीटना है। चीफ भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है तो तुम मुझसे कहना चाहती हो कि मैं एक स्कूल के लड़के को जाकर पीटूं, तुम्हें लगता है कि मेरे पास यही काम करने को रह गया है। किसू की मॉम कहती है हाँ वो लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने 5 लड़कों को पीटा है, मेरा बेटा भी इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, मेरे बेटे की बॉडी के ऊपर जितने भी जख्म लगे हैं उस लड़के को भी उतनी ही चोटें आनी चाहिए, और जाकर उस लड़के को पीटो, मैं इस काम के अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट सीन यूजिन के घर का दिखाया जाता है, यूजिन अपने घर में बड़े ही आराम से बैठा होता है, अभी अभी उन्हीं के बारे में सोच रहा होता है। यूजिन कहता है ये सारे बड़े लोग हैं और ये लोग ऐसे इस मामले को नहीं छोड़ने वाले, मैंने आज उनके बेटे को पीटा है और साथ ही उस लड़की का गिरने की वजह से बाजू भी टूट गया होगा, वो लोग कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। यूजिन अभी वहीं पर बैठा सोच रहा होता है कि उसे बाहर वाले दरवाजे से आवाज आ रही होती है, दादाजी किसी से कह रहे होते हैं तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा यूजिन से क्या काम है। चीफ के दोनों गुंडे यहाँ पर यूजिन को लेने के लिए आए होते हैं, वो दादाजी से कहते हैं हमने बस इतना कहा है कि यूजिन को बाहर बुलाओ, हमारा तुमसे कोई भी काम नहीं है, अपने बच्चे को बाहर बुलाओ, जल्दी करो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। दादाजी उनसे कहते हैं मैं तुम लोगों को जानता नहीं हूँ और तुम्हें मेरे पोते से क्या काम है। यूजिन भी उठकर बाहर आ जाता है और अपने दादाजी से कहता है दादाजी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। जबकि दादाजी और डायजुन दोनों ही उन गुंडों को देखकर काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। यूजिन मुस्कुराते हुए दादाजी से कहता है दादाजी मैंने आपसे कहा ना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इन दोनों को अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं इन दोनों के साथ जाऊंगा, थोड़ी देर बात करूंगा और फिर वापस आ जाऊंगा। दादाजी भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एक सीन में दिखाते हैं वो गुंडे दोनों आगे आगे चल रहे होते हैं, जबकि यूजिन उनके पीछे बड़े ही आराम से चल रहा होता है, उन दोनों को इसे घसीट कर लाने की जरूरत नहीं पड़ी। जबकि यूजिन सोच रहा होता है आखिर ये लोग कौन है और ये लोग मेरे घर पर मुझे लेने के लिए क्यों आए हैं। वहीं पर सामने गाड़ी के सामने उनका बॉस खड़ा होता है, वो दोनों अपने बॉस से कहते हैं बॉस हम इस लड़के को ले आए हैं। बॉस भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि वो उन दोनों के पीछे बड़े ही आराम से चल रहा होता है। वो गुंडे अपने बॉस से कहते हैं बॉस लगता है इस लड़के को पहले से पता चल गया है कि इसे मार पड़ने वाली है, इसलिए तो ये चुपचाप हमारे पीछे चलता हुआ आ रहा है। बॉस जो कि पहले सिगरेट पी रहा होता है वो अपने सिगरेट को फेंक देता है और कहता है चलो फिर ठीक है, हमारा काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, चलो जल्दी से काम को निपटाते हैं। दोनों गुंडे उसे कहते हैं ठीक है बॉस, और वो अपने पास से अपने बैट निकाल लेते हैं। यूजिन उन दोनों गुंडों के साथ चीफ के पास आता है। चीफ भी पहले तो ये बात देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन साथ ही वो कहता है चलो अच्छा है हमारा काम आसान हो जाएगा। वो अपने दोनों गुंडों से कहता है चलो फिर ठीक है इस काम को कम्प्लीट करो, और वो अपने बैट्स निकाल लेते हैं। जबकि चीफ भी अपना फोन निकालता है और कहता है मैं कॉल करके बता देता हूँ कि उनका काम हो गया है। वो दोनों गुंडे यूजिन से कहते हैं अब जबकि तुम यहाँ पर आसानी के साथ हमारे साथ आ गए हो, फिर अब मार भी चुपचाप से खा लो, बस थोड़ा सा दर्द होगा, हम वादा करते हैं कि ज्यादा बुरी तरह से नहीं मारेंगे। जबकि बॉस अपने मोबाइल में किसू की मॉम का नंबर ढूंढ रहे होते हैं, कहते हैं मुझे तो उसकी मॉम का नाम भी नहीं याद, पता नहीं मैंने किस नाम से उसका नंबर सेव किया था। वो गुंडे यूजिन से कहते हैं यार तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी उन दोनों बच्चों के साथ पंगा लेने की, क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो कांग्रेसमैन के बच्चे हैं। यूजिन उनके मुंह से ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम लोग किन बच्चों की बात कर रहे हो, क्या तुम लोग किम किसू की बात कर रहे हो और उसकी बहन किम हीजिन की। जबकि बॉस भी उनकी बातें सुनने के बाद गुस्सा हो रहा होता है और कहता है ये दोनों बेवकूफ कर क्या रहे हैं, ये इस बच्चे के साथ खेल रहे हैं, जल्दी से इसे मारो और अपना काम खत्म करो, एक बार ये वाला मिशन खत्म होने दो, फिर मैं इन दोनों को जाकर अच्छा सबक सिखाऊंगा, ये दोनों बहुत बड़े बेवकूफ हैं, अपने दुश्मन को सारी इन्फॉर्मेशन देने की क्या जरूरत है। इस साथ ही चीफ जब यूजिन की तरफ देखता है तो यूजिन के चेहरे पर कोई भी डर का भाव नहीं होता। वो कहता है इस लड़की का क्या मसला है, जबकि इस लड़की को पता भी चल चुका है कि इसे मार पड़ने वाली है, लेकिन फिर भी ये जरा भी नहीं डर रहा और ना ही इसके चेहरे पर कोई भाव है। और यहीं पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। एक गुंडा जैसे उसके बाजू को पकड़ने लगता है यूजिन उसके
उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और साथ ही उसकी गर्दन के नीचे अपनी कोहनी मारता है। बॉस ये देखकर बोसदा हैरान हो जाता है। इसी वक्त दूसरे वाला गुंडा अपना बैट लेके आगे बढ़ता है और कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई आगे से रेजिस्ट करने की, लेकिन यूजिन जल्दी से अपने बाजू को सामने की तरफ कर लेता है। बॉस ये देखकर बोसदा हैरान होता है। बॉस कहता है कहीं ये लड़का कहीं अपने बाजू को यूज करके उसके बैट को तो नहीं रोकने वाला, लेकिन इस तरह तो इसका बाजू टूट जाएगा। बॉस अभी इसी तरफ देख ही रहा होता है कि वो उस गुंडा अपने बैट को घुमाकर यूजिन के ऊपर मारता है, लेकिन यूजिन उसके बैट को अपने बाजू के सेंटर में पकड़ लेता है और साथ ही अपने दूसरे हाथ से उसकी थोड़ी के नीचे जबरदस्त पंच मारता है और फिर अपने घुटने को ऊपर की तरफ उठाते हुए उसके पेट में जबरदस्त घुटना मारता है और ऊपर से उसके सर में कोहनी मारता है और फिर उसको पटकाकर जमीन के ऊपर दे मारता है। बॉस ये सब कुछ वहाँ पर खड़ा देख रहा होता है। बॉस कहता है इस लड़के ने जितनी भी हिट्स लगाई हैं वो सारी किसी प्रोफेशनल की हिट्स थी। ऐसे लगता है जैसे इस लड़के ने फाइटिंग की ट्रेनिंग ली है। पहले वाला गुंडा फिर से आगे बढ़ता है और यूजिन को कस के पकड़ लेता है। उसने यूजिन को पीछे से पकड़ा होता है। वो यूजिन से कहता है अब देखते हैं तुम मेरी गिरफ्त से कैसे आजाद होती हो, लेकिन यूजिन अपनी कोहनी को पीछे की तरफ करते हुए उसके पेट में एक जबरदस्त कोहनी मारता है जिससे वो पीछे की तरफ हट जाता है। जैसे ही वो पीछे की तरफ होता है यूजिन अपनी कोहनी को ऊपर की तरफ उठाते हुए उसकी थोड़ी के नीचे मारता है। वो गुंडा भी नीचे गिर जाता है। इस तरह यूजिन दोनों को हरा देता है। बॉस कहता है इस लड़के को देखकर तो नहीं लगता ये बोसदा यंग है, लेकिन इस जिस तरह ये फाइट कर रहा है लगता है इसको फाइटिंग का बोसदा एक्सपीरियंस भी है। चीफ यूजिन से कहता है कौन हो तुम, क्या तुम एक नॉर्मल हाई स्कूलर हो या फिर एक गुंडे हो। चीफ चलता हुआ आगे आता है और कहता है हालांकि ये बात तो काफी ज्यादा अफसोस की है, लेकिन फिर भी मुझे अब एक हाई स्कूलर के साथ फाइट करना पड़ेगी, वो भी इस उम्र में। मैं किसी हाई स्कूलर लड़के को पीटता हुआ अच्छा तो नहीं लगता, क्योंकि यूजिन उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है ये बंदा मेरी तरफ इस तरह चलता हुआ आ रहा है, लेकिन इसकी बॉडी की पूरी ओपनिंग्स मेरे सामने है, मैं कहीं से भी अटैक कर सकता हूँ। यूजिन अभी उसी की तरफ देख ही रहा होता है कि चीफ उसी वक्त उसे पंच मारता है। यूजिन जल्दी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। वो हंसते हुए कहता है तुम तो वाकई में फास्ट हो, और वो उसके ऊपर पंचेस की बरसात कर देता है, लेकिन यूजिन उसके सारे के सारे पंचेस को डॉज कर लेता है। वहीं पर यूजिन को उसके पंचेस के दौरान एक ओपनिंग मिलती है। वो नीचे की तरफ झुककर उसकी कमर में पंच मारने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उसे पंच मारने लगता है उसी वक्त चीफ अपना पंच आगे की तरफ करता है और उसके चेहरे पे मारने लगता है, लेकिन यूजिन जल्दी से अपनी दोनों बाहों को सामने की तरफ करते हुए उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है। यूजिन भी ये सोचकर हैरान होता है। यूजिन कहता है लगता है ये इंतजार कर रहा था कि कब मैं इसके सामने आऊं और इस तरह अटैक करने लगूं और ये मुझे पंच मारे। चीफ भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और वो यूजिन से कहता है मुझे तो लगा था कि मुझे क्लीन हिट मिल गई, लेकिन तुमने इसको भी डॉज कर लिया, आखिर तुम हो कौन। यूजिन उसे कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया है मैं एक हाई स्कूलर हूँ। बॉस उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और सोच रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये एक नॉर्मल हाई स्कूलर नहीं है, ना ही कोई गलियों का गुंडा है जैसे किम कीसू है, ये तो एक प्रोफेशनल लग रहा है, क्योंकि जैसे ये मेरे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा है और साथ साथ मुझ पर अटैक भी करने की कोशिश कर रहा है, ये तो बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह फाइट कर रहा है। इस तरह कोई आम सा हाई स्कूलर इस तरह फाइट नहीं कर सकता, वो भी एक प्रोफेशनल के साथ। फिर यूजिन अपना एक जबरदस्त स्टैंस लेता है। बॉस उसे गाली देते हुए कहता है लगता है कि अब तुम भी सीरियस होने वाले हो, इस तरह का स्टैंस क्यों ले रही हो, अब ये मत कहना कि तुम वाकई में सीरियस होने वाले हो और इससे पहले तुम सीरियसली फाइट नहीं कर रहे थे। और चीफ हंसते हुए अपना पंच बनाकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और इस बार यूजिन वाकई में सीरियस हो जाता है। यूजिन अपने बाजू को सामने की तरफ करते हुए उसके पंच को डॉज कर लेता है और साथ ही अपने दूसरे हाथ के पंच को उसके चेहरे पे मारता है, लेकिन बॉस भी अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेता है जिससे वो उसके पंच को डॉज कर लेता है। बॉस अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए यूजिन को पंच मारने लगता है, लेकिन यूजिन उसके हाथ को पकड़ लेता है और साथ ही उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है और फिर साथ ही उसके चेहरे के ऊपर भी एक पंच मार देता है। बॉस ये देखकर बोसदा हैरान हो जाता है और कहता है ये लड़का तो एक ही टाइम में मेरे अटैक्स को ब्लॉक भी कर रहा है और साथ ही ये मेरे ऊपर अटैक भी किए जा रहा है। बॉस इस बार बोसदा गुस्से के साथ उसे पंच मारता है, लेकिन यूजिन फिर से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और साथ ही उसकी तरफ घूर कर देखता है और फिर सबसे पहले उसके चेहरे पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है, फिर उसके पेट में एक घूंसा मारता है और उसके बाद उसके चेहरे पर फिर से एक पंच मारता है। यूजिन के उसके चेहरे पर लास्ट पंच मारने की वजह से उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और बॉस उछलकर पीछे की तरफ गिर जाता है। बॉस कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक हाई स्कूलर लड़के से कैसे हार सकता हूँ। बॉस नीचे गिरने के बाद जब वो हार जाता है वो हंसते हुए कहता है ये लड़का तो फाइट के स्टार्ट से ही जरा भी नर्वस नहीं था, ये बहुत ज्यादा शांत था, फिर भी ये फाइट कर रहा था और इसके चेहरे पर डर का जरा भी भाव नहीं था। चीफ कहता है मुझे इस लड़के के बारे में अभी भी कंफर्म नहीं है कि ये लड़का कौन है, ये एक नॉर्मल हाई स्कूलर तो नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है ये क्या कर सकता है और साथ ही मुझे इतना भी पता है कि उन दोनों बच्चों ने गलत बंदे के साथ पंगा ले लिया है। नेक्स्ट सीन मिस्टर कांग्रेसमैन की बिल्डिंग का दिखाया जाता है। कांग्रेसमैन किम कीसू के डैड और उसकी मॉम दोनों ही वहाँ पर अपने रूम में होते हैं, वो अपने ऑफिस में होते हैं और उनके ऑफिस के बाहर दिखाते हैं, उनके ऑफिस के बाहर कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े होते हैं। कीसू की मॉम कीसू के डैड से कहती है अभी तक चीफ ने हमें कॉल करके कोई न्यूज क्यों नहीं दी, तुम उसे कॉल करके पूछो जरा उसने क्या बनाया है, उसने हमारा काम किया या नहीं। डैड उसे कहते हैं थोड़ी देर के लिए सब्र करो, वो जैसे काम हो जाएगा हमें कॉल करके जरूर बताएगा। हीजिन भी वहीं पर बैठी होती है। उसी वक्त उनका फोन बजना शुरू हो जाता है। कीसू की मॉम कहती है जल्दी से फोन को उठाओ और स्पीकर पर डाल दो, मैं भी सुनना चाहती हूँ कि उन्होंने उस लड़के के साथ क्या कुछ किया है। कीसू के डैड कॉल को पिक करते हैं और फोन को स्पीकर पर डाल देते हैं और उनसे कहते हैं मुझे माफ कर देना, मेरी वाइफ की वजह से तुम्हें इस तरह का छोटा
छोटा मोटा काम करना पड़ा, वैसे तो तुम्हारे लायक नहीं था, लेकिन तुमने इस काम का क्या बनाया है? क्या तुमने इस काम को कर दिया? कीसू की मॉम कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, ये कोई बेकार काम नहीं था और ना ही छोटा सा काम था। हमारे दोनों बच्चों की हालत तो देखो, उस लड़के ने इनको कितनी बुरी तरह पीटा है। चीफ को इस सब में इन्वॉल्व करना ही था। चीफ उन सबसे कहता है आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। कांग्रेसमैनों से कहती है तुम माफी क्यों मांग रही हो और किस बात के लिए मांग रहे हो? चीफ उनसे कहता है मैं माफी इस बात की मांग रहा हूँ कि मैं उस लड़के को नहीं मार पाया और आपका काम नहीं हुआ। लगता है कि आपके बच्चों ने गलत बंदे के साथ पंगा ले लिया है। हम लोग उस लड़के को पकड़ कर लाए थे उसे मारने के लिए, लेकिन इसकी बजाय कि हम उसे मारते उस लड़के ने हमें बहुत ज्यादा पीटा है। मिस्टर कांग्रेसमैन भी उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सोच रहे होते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, चीफ तो एक गुंडा है अंडरवर्ल्ड का, लेकिन फिर भी वो एक हाई स्कूल लड़के से मार कैसे खा सकता है। चीफ अभी उन्हें यूजिन के बारे में बता ही रहे होते हैं कि वो कितना ज्यादा स्किल्ड है। उसी वक्त उन्हें बाहर से शोर की आवाज आती है। वो दोनों बाहर की तरफ देखते हैं तो बाहर उनके सिक्योरिटी गार्ड दरवाजे के बाहर गिरे पड़े होते हैं। वो दोनों ही देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसी वक्त यूजिन भी अंदर आ जाता है। चीफ उन सबसे कहता है मुझे लगता है कि वो लड़का एक नॉर्मल हाई स्कूलर नहीं है, बल्कि वो एक प्रोफेशनल है। वो सभी अपना फोन कान के साथ लगाकर उन सबको इस बारे में बता ही रहा होता है कि उसी वक्त वो लोग आगे से चुप हो जाते हैं। बॉस कहता है लगता है वो लड़का वहाँ पर पहुँच गया है, आखिर ये लड़का है कौन? साथ ही बॉस एक लंबी सांस लेता और कहता है मुझे लगता है कि अब मेरे दिन पूरे हो चुके हैं। एक हाई स्कूलर लड़के से मार खाने के बाद मुझे लगता है कि मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए, ये काम मेरे बस का नहीं। यूजिन जैसे उनके रूम के अंदर आता है, हीजिन उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसकी मॉम उसे कहती है लगता है कि तुम ही वो लड़के हो जिसने मेरे बेटे कीसू का ये हाल किया है। कीसू के डैड उसे कहते हैं तुम इस सब से दूर रहो। उसकी मॉम कहती है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, मैं इस सब से क्यों दूर रहूं? कीसू के डैड कहते हैं तुम यहाँ पर आए कैसे, बाहर तो बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड थे। यूजिन कहता है हाँ मुझे भी लगा कि वो सारे सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। ये बात सुनते ही कीसू के डैड बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहती है इसने मेरे सारे के सारे गार्ड्स को हरा दिया जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल थे, और साथ ही इसने अंडरवर्ल्ड के गुंडे चीफ को भी हरा दिया। आखिर ये लड़का है कौन? ये कोई नॉर्मल हाई स्कूलर तो नहीं है। और रही बात मेरे यहाँ पर होने की, इस बारे में तो किसी को भी नहीं पता था। इसे कैसे पता चला कि मैं इसे यहाँ पर मिलूंगा? कीसू की मॉम चिल्लाकर कहती है जरा इसकी तरफ देखो तो सही, ये लड़का किस तरह हमारे सामने चलता हुआ आ रहा है। इसे लगता है कि ये थोड़ी सी फाइट क्या कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है, ये कहीं पर भी आ सकता है। कीसू की मॉम जल्दी से अपना मोबाइल निकालती है और कहती है पहले तो तुमने मेरे बच्चों को मारा, उसके बाद तुमने यहाँ पर आकर हमारे गार्ड्स को मारा और फिर जबरदस्ती हमारे रूम के अंदर घुस आए। तुमने हमारी प्राइवेट लाइफ में दखल अंदाजी की है। मैं ये सारी बातें तुम्हारे खिलाफ चार्जशीट में लिखवाऊंगी। मैं अभी भी पुलिस को कॉल करने वाली हूँ। हीजिन भी मॉम की बात सुनने के बाद होश हो जाती है और वो सोच रही होती है बात से क्या फर्क पड़ता है कि इस लड़के को थोड़ी बहुत फाइटिंग आती है, लेकिन ये पुलिस से फाइट तो नहीं कर सकता। हम लोग अभी पुलिस को बुलाते हैं और इसको अरेस्ट करवा देते हैं। कीसू की मॉम पहले पुलिस को कॉल करने वाली थी। वो उसे कहती है नहीं अब मुझे पुलिस को कॉल नहीं करनी, मैं प्रोसिक्यूटर चोई को कॉल करती हूँ, वो इस मसले को आकर निपटाएंगे। क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने किसके साथ पंगा लिया है? यूजिन उनसे कहता है मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम लोग कौन हो। किम कीसू के डैड एक कांग्रेसमैन है जो कि पिछले 2 साल से यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इलेक्ट हो रहे हैं, और इस बार भी वो इलेक्शन में खड़े हैं। कीसू की मॉम जल्दी से अपने मोबाइल को अपने कान से लगाती है और कहती है तुम्हें ये सब कुछ अच्छी तरह से पता है कि हम लोग कौन है, फिर भी तुम हमसे पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो। लगता है कि आजकल के बच्चों को इस बारे में जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये दुनिया कितनी ज्यादा खतरनाक है। जबकि हीजिन अपनी मॉम की बातें सुन के अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है इस लड़के की जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है। कीसू की मॉम प्रोसिक्यूटर चोई से कहती है मैं कीसू की मॉम बोल रही हूँ, जल्दी से हमारे ऑफिस में आ जाओ, एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। इसी वक्त उन्हें सामने से आवाज आना शुरू हो जाती है। यूजिन अपने मोबाइल के ऊपर एक वीडियो चलाता है। इस वीडियो में हीजिन की आवाज होती है। हीजिन अपनी दोस्तों के साथ मिलकर एक लड़की को बुली कर रही होती है। वो लड़की उनसे मार खाने के बाद कह रही होती है हीजिन प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं पूरे पैसे नहीं ला पाई। जबकि हीजिन उसे पीट रही होती है और कहती है तू सिर्फ $180 लेकर आई है, हमने तुझे $500 लेकर आने के लिए कहा था, अगली बार तू पूरे पैसे नहीं लेकर आई तो हम तुझे बहुत ज्यादा पीटेंगे। वो लड़की उनसे कहती है लेकिन मेरी पार्ट टाइम जॉब से मैं सिर्फ इतना ही पाती हूँ। हीजिन उसे थप्पड़ मारती है और कहती है अपनी बकवास बंद कर, मुझे पूरे पैसे चाहिए। मुझे नहीं पता तू जहाँ से मर्जी लेकर आ, चोरी कर या फिर जाके धंधा कर, मुझे पैसे चाहिए। यूजिन उन सबको ये वीडियो दिखाता है। कीसू की मॉम भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि प्रोसिक्यूटर चोई उनसे कह रहा होता है मैम आगे भी बताएं मुझे क्या करना है, क्या मैं वहाँ पर आऊँ या नहीं? कीसू की मॉम कहती है अभी रुक जाओ, अभी थोड़ी देर मत आना। जबकि हीजिन भी ये वीडियो देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है तुम्हें ये वीडियो कहाँ से मिल गई? और यहीं पर हमारी एपिसोड 9 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके। चीफ को हराने के बाद किम कीसू के डैड के ऑफिस में चला जाता है। कीसू की मॉम अपने प्रोसिक्यूटर को कॉल करती है और वहाँ पर बुलाने लगती है ताकि वो यूजिन को अरेस्ट करवा सके। लेकिन उसी वक्त यूजिन अपने मोबाइल में एक वीडियो चलाता है और वो वीडियो हीजिन के बारे में होती है। हीजिन अपनी एक दोस्त को बुली कर रही होती है और साथ में उसने उस वीडियो भी बनाई होती है। हीजिन वो वीडियो देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और यूजिन से कहती है तुम्हें ये वीडियो कहाँ से मिली? ये तो मेरे कंप्यूटर में थी। और यहीं पर यूजिन हमें बैकग्राउंड सीन दिखाता है। यूजिन रात के वक्त उनके घर में घुसा था, यानी कि यहाँ पर आने से पहले उनके घर में गया
किया था और उसके लैपटॉप के अंदर से वो सारी वीडियोस उसने अपने मोबाइल में कॉपी कर ली। हीजिन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपने डैड से कहती है, डैड प्लीज मुझे माफ कर दे, मैंने तो ये सिर्फ मजे के लिए किया था। डैड उसे कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं इस बारे में बाद में तुमसे बात करूंगा। और हीजिन काफी ज्यादा घबरा जाती है। यूजिन किम कीसू के डैड से कहता है, मेरे पास कीसू के बारे में बहुत सारे सबूत हैं, मेरे पास काफी सारी वीडियोस हैं, मुझे लगता है कि इन दोनों को बहुत ज्यादा शौक है दूसरों को बुली करके वीडियोस बनाने का। और इसके अलावा मेरे पास और भी बहुत सारी वीडियोस है जिसमें ये लड़कों को पीट रहे हैं या फिर उन्हें बुली कर रहे हैं। इसके अलावा पैसे चोरी करने की भी वीडियोस हैं। इसके अलावा उस कैराओके के रूम में भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जिसकी फुटेज मेरे पास है। इन लड़कियों ने वहाँ पर जाकर मेरी सिस्टर को बहुत ज्यादा पीटा था और वो सारी वीडियोस मेरे पास है। हीजिन की मॉम गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहती है, कहीं तुम हमें धमकी देने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि इस तरह की धमकी हमारे सामने काम करेगी? तुम जानते नहीं हम लोग कौन है। यूजिन किम कीसू की मॉम से कहता है, मैं आप लोगों को किस बात की धमकी दे सकता हूँ? मैं आपको कोई भी धमकी नहीं दे रहा क्योंकि ये सारी गलती मेरी नहीं है और धमकी तो आप लोगों ने मुझे दी है। पहले से ये गुंडे को हायर करके लोगों ने एक प्रोफेशनल गुंडे को भेजा था मुझे मारने के लिए। तो मैंने उस सारे की भी वीडियो बना ली हुई है। उस वीडियो में उन गुंडों ने साफ कहा है कि वो आप दोनों के कहने पर मुझे मार रहे हैं। कीसू की मॉम ये सुनते ही और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहीं पर शांत हो जाती है। कांग्रेसमैन उसे कहते हैं, तो इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने ये सब कुछ इसलिए किया है क्योंकि मेरे दोनों बच्चों ने तुम्हारी सिस्टर को बुली किया है? यूजिन कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है, जैसे कि तुम दोनों हमेशा अपने बच्चों की साइड लेते हो चाहे उन्होंने गलती क्यों ना किया हो। इसी तरह मैं भी अपनी बहन की साइड लूंगा, मुझे अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना है। मिस्टर कांग्रेसमैन उसे कहते हैं, मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारी बहन के सारे बिल्स दे दूंगा, उसके हॉस्पिटल बिल्स और साथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दूंगा। हम इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। यूजिन कहता है, मुझे तुम लोगों के पैसे नहीं चाहिए। कांग्रेसमैन उसे कहते हैं, अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? कहीं तुम ये तो नहीं कहने वाले कि तुम मेरे बच्चों से ये चाहते हो कि मेरे बच्चे तुम्हारी बहन से माफी मांगे? यूजिन ये बात सुनते ही गुस्सा हो जाती है और कहती है, इससे अच्छा तो मैं अपनी जुबान काट लूं। यूजिन उनसे कहता है, नहीं, मुझे इनकी माफी भी नहीं चाहिए। तुम्हारे पैसे देने से या फिर इनके माफी मांगने से ये मसला हल नहीं होगा और ना ही इन्होंने जो मेरी बहन के साथ किया है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि ये लोग दिल से माफी नहीं मांगने वाले, ये सिर्फ आपके कहने पर माफी मांग रहे हैं या फिर मेरे डराने पर। मेरी सिर्फ एक ही डिमांड है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे दोनों बच्चे उस स्कूल में जाएं जिस स्कूल में मेरी बहन जाती है। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों कभी भी शहर में दिखाई ना दें। हीजिन उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, ये कहना क्या चाहता है? क्या ये हमें स्कूल से निकलवा रहा है और साथ ही शहर से भी? मिस्टर कांग्रेसमैन उसे कहते हैं, ठीक है, मुझे तुम्हारी बात की समझ आ गई, मैं अपने दोनों बच्चों को तुम्हारे स्कूल से निकलवा लूंगा, इनको किसी दूसरे स्कूल भेज दूंगा, नहीं मैं इनको ओवरसीज भेज दूंगा, मैं इनको दूसरे कंट्री भेज दूंगा, अब तो तुम खुश हो ना? हीजिन और हीजिन की मॉम दोनों ही चिल्लाकर कहती हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? कांग्रेसमैन उन दोनों से कहते हैं, तुम दोनों चुप रहो। कांग्रेसमैन यूजिन से पूछते हैं, क्या इस सब से तुम सेटिस्फाई हो? क्या इतना काफी है तुम्हारे लिए? यूजिन कहता है, हाँ मेरे लिए काफी है, लेकिन कल तक ये दोनों यहाँ से चले जाने चाहिए। हीजिन के डैड उसे कहते हैं, चलो ठीक है, मैं आज ही स्कूल वालों को इस बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा, कल से मेरे दोनों बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। हीजिन ये बात सुनते ही रोना शुरू कर देती है। यूजिन पीछे की तरफ मुड़ जाता है। मिस्टर कांग्रेसमैन उसे कहते हैं, अब जबकि मैंने तुम्हारी सारी शर्तें मान ली है तो फिर ये सारी की सारी फुटेज मुझे दे दो या फिर इन्हें डिलीट कर दो, वो भी मेरे सामने। यूजिन उनकी तरफ घूर कर देखता है और मिस्टर कांग्रेसमैन से कहता है, आपको क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ? क्योंकि मिस्टर कांग्रेसमैन उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, ये लड़का मेरे बेटे किम कीसू जितना ही है, इसकी एज उसके बराबर की है, लेकिन फिर भी इसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़का है। मिस्टर कांग्रेसमैन उसे कहते हैं, प्लीज मुझे इस बात के लिए माफ कर दो, मैं तुमसे दोबारा ऐसी बात नहीं कहूंगा। तुम उन फुटेजेस को अपने पास रख सकते हो जब तक कि मेरे बच्चे बाहर नहीं चले जाते। फिर यूजिन दरवाजा बंद करके बाहर चला जाता है जबकि वो तीनों बाप बेटी वहीं पर बैठे रह जाते हैं। यूजिन अपने घर वापस आता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अंदर आता है तो उसके दादाजी और उसकी बहन बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। दादाजी भागते हुए उसके पास आते हैं और कहते हैं, बेटा क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? यूजिन मुस्कुराते हुए उन सबसे कहता है, नहीं मुझे कोई चोट नहीं लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादाजी कहते हैं, मुझे लगा शायद वो कोई गुंडे हैं जो तुम्हें अपने साथ लेकर गए हैं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। यूजिन कहता है, मैंने आपसे कहा था वो मेरे दोस्त हैं और हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं। हीजिन उसे कहती है, ओपा वो दोनों ही मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, आपको ऐसे दोस्त नहीं रखने चाहिए, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। यूजिन अपनी बहन से कहता है, तुम्हें अपने बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, अपनी हालत तो देखो जरा, तुम्हें उठकर यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, जाकर आराम करो। डायजून उसे कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। यूजिन उसकी तरफ पहले देखता है और फिर उसे कहता है, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज के बाद तुम कभी भी सीढ़ियों से नीचे नहीं गिरोगी क्योंकि मैंने तुम्हारे सारे मसलों को हल कर दिया है। फिर वो अपने रूम की तरफ चला जाता है जबकि डायजून सोच रही होती है, ये किस बारे में बात कर रहा था, मुझे तो समझ ही नहीं आई। नेक्स्ट दिन अगले दिन स्कूल का दिखाया जाता है। डायजून अपने स्कूल में वापस आती है और अपने भाई से कहती है, तुम्हें मुझे क्लासरूम के अंदर तक छोड़कर आने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप जा सकती हूँ, अब तो मैं पूरी तरह ठीक भी हो चुकी हूँ। यूजिन उसे कहता है, मैं यहीं पर खड़ा होकर देखूंगा, तुम अपनी क्लास में जाओ। वो उसे कहती है, ठीक है मैं अपनी क्लास में जा रही हूँ, अब तुम भी जाओ। और फिर डायजून अपनी क्लास में चली जाती है। डायजून अपनी क्लास में जाने के बाद सीधी उस चेयर की तरफ देखती है जहाँ पर हीजिन बैठती है। डायजून काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और कहती है, मैं स्कूल तो आ गई हूँ, मैं नहीं चाहती
चाहती थी कि मेरे ओपा और ग्रैंडपा इस बार में परेशान हो जाएं, लेकिन पता नहीं मैं हीजिन का सामना कैसे करूंगी। उसी वक्त लड़कियां कुछ बातें कर रही होती हैं। लड़कियां कहती हैं, मैंने सुना है कि टीचर बात कर रही थी, हीजिन ने स्कूल छोड़ दिया है, वो आज से स्कूल नहीं आएगी, वो ओवरसीज जा रही है। दूसरी लड़की उसे कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। वो उसे कहती है, मैंने सुना है वो और उसका भाई दोनों ही स्कूल को छोड़कर जा रहे हैं, वो दोनों ओवरसीज ट्रांसफर हो रहे हैं। तीसरी लड़की उनसे कहती है, इसका मतलब हमारी क्लास पहले से ज्यादा बेहतर हो जाएगी। सबसे कमीनी लड़की तो वही थी। दाजुन भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वो अचानक बाहर क्यों जा रही है। और उसी वक्त उसे अपने भाई की बात याद आती है। रात को उसके ओपा ने उससे कहा था, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम आज के बाद कभी भी सीढ़ियों से नीचे नहीं गिरोगी। वो भागती हुई फिर से क्लास के बाहर आ जाती है और अपने भाई को जाता हुआ देखकर कहती है, इसका मतलब तो ये है कि मेरे भाई को पहले से पता है कि उस दिन मैं गिरी नहीं बल्कि मैं लड़कियों से मार खा के आई थी। वो अपने भाई को आवाज देती है। जूजिन पीछे की तरफ मुड़ता है। वो उसे कहता है, क्या हुआ। दाजुन सोच रही होती है, अब मैं अपने भाई से क्या कहूँ, जबकि यूजिन भी ये बात समझ जाता है और उसे कहता है, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, छुट्टी के बाद मिलते हैं। दाजुन उसकी बात सुनने के बाद बस रोना शुरू कर देती है। नेक्स्ट सीन कैराओ के रूम का दिखाया जाता है। ये वही कैराओ के रूम है जहाँ पर उन्होंने दाजुन को लाकर पीटा था और वो सारी लड़कियाँ वहीं पर बैठी हुई हैं। यही वो सारी लड़कियाँ हैं जिन्होंने उस दिन निकाब पहनकर दाजुन को मारा था और हीजिन की दोस्त भी उनके साथ ही बैठी होती है। उनमें से एक लड़की कहती है, क्या ये बात वाकई में सच है, हीजिन और उसका भाई ओवरसीज जा रहे हैं अपनी स्टडी को कम्प्लीट करने के लिए। दूसरी लड़की उसे कहती है, हाँ मैंने भी इस बारे में सुना है, ये बात काफी ज्यादा शॉकिंग है, लेकिन अचानक वो ऐसे कैसे जा सकती है, और उसने तो हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, पहले तो वो हमसे कोई बात नहीं छुपाती थी। उनमें से एक लड़की कहती है, क्या आज किसी ने उसे देखा है, आज तो वो स्कूल भी नहीं आई थी, मैंने उसे स्कूल में नहीं देखा। अगर वो अकेली जा रही होती तो फिर तो कोई बात होती, उसका भाई भी उसके साथ जा रहा है, लेकिन अचानक ऐसे कैसे हो सकता है। वो लोग हीजिन की दोस्त जिसका नाम इजुंग है, वो उसे कहते हैं, इजुंग तुम कुछ क्यों नहीं कह रही, तुम तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हो और हमेशा उसके साथ ही होती हो, तुम क्यों नहीं कुछ बोल रही। क्योंकि इजुंग बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। वो लड़कियां उससे पूछती हैं, हम लोग तुमसे पूछ रहे हैं, तुम तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए, तुम तो उसकी सेम क्लास में हो। वाकई में वो बाहर जा रही है। इजुंग उनसे कहती है, हाँ मैंने भी इस बारे में सुना है, वो बाहर जा रही है, टीचर ने भी इस बारे में बताया था, लेकिन मेरी उससे बात नहीं हुई। वो लड़कियां उसे कहती है, आयुष यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या तुमने उससे बात नहीं की। इजुंग कहती है, मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो मेरी को पिक नहीं कर रही और ना ही मेरे मैसेजेस का जवाब दे रही है। वो लड़कियां फिर से आपस में बातें करना शुरू कर देती हैं, जबकि इजुंग सोच रही होती है, लास्ट टाइम जब मैंने उसे मैसेज करके पूछा था तो उसने बताया था कि उसकी मॉम इस सब में शामिल हो चुकी है। उसकी मॉम अर्जुन के भाई को कोर्ट कचहरी में घसीटेंगी और उसे एक लंबी सजा दिलवाएंगी। इजुंग सोच रही होती है, उसने यही मुझे लास्ट मैसेज किया था और उसके बाद उसने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़के को फंसाने के चक्कर में वो लोग खुद ही फंस गए हैं, क्योंकि वो लड़का काफी ज्यादा डरावना है। लेकिन साथ ही इजुंग कहती है, मैं इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, मुझे पता है कि हीजिन के डैड एक कांग्रेसमैन है, वो इस तरह के एक लड़के से कैसे डर सकते हैं। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और हीजिन अंदर आ जाती है। वो सारी लड़कियां हीजिन को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। वो वहीं पर आकर उनके साथ बैठ जाती है और कहती है, ये तो बहुत ज्यादा अनोइंग है, मुझे बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली है यहाँ पर तुम लोगों से मिलने के लिए आने की। वो लड़कियां उसे कहती है, तो इसका मतलब ये बात सच है कि तुम बाहर जा रही हो अपने भाई के साथ, तुम हमें बताओगे कि हुआ क्या है, तुम लोग अचानक ऐसे बाहर कैसे जा सकते हो। हीजिन उन सबसे कहती है, ये फैसला अचानक लिया गया है, मेरे डैड ने कहा है कि हमें बाहर जाना है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही सेमेस्टर के लिए बाहर जा रही हूँ, ज्यादा दिन बाहर नहीं रुकूंगी। तो यहीं पर वो बैकग्राउंड सीन दिखाती है जहाँ पर उसके डैड उसे कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए बाहर जाना है, इतनी देर में मैं इस सारे मसले को निपटा दूंगा और इस लड़के को भी संभाल लूंगा। एक बार बस मैं इस लड़के के हाथ से वो सारी की सारी वीडियोस ले लूं, उसके बाद तुम लोग वापस आ जाना। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है। वो लड़कियां हंसना शुरू कर देती हैं और कहती हैं, तो इसका मतलब तुम सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए जा रही हो, मतलब तो यही है कि तुम सिर्फ छुट्टियां मनाने के लिए जा रही हो। हीजिन उनसे कहती है, हाँ यही समझ लो, मैं छुट्टियां मनाने के लिए जा रही हूँ। उसकी दोस्त से कहती है, और कीसू का क्या, वो तुम्हारे साथ क्यों जा रहा है। हीजिन कहती है, ये फैमिली का मसला है, उसे भी मेरे साथ ही जाना है। हीजिन सोच रही होती है, मैं इनको इस बारे में नहीं बता सकती कि ये सब कुछ डाइजुन के भाई की वजह से है, वरना हमारी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। एक लड़की उसे कहती है, वैसे उस कमीनी डाइजुन के भाई का क्या हुआ, कीसू उसके साथ निमटने वाला था, मेरा कीसू की गैंग के साथ राब्ता नहीं हो रहा, उन लोगों ने उस लड़के को अच्छा सबक सिखाया या नहीं। हीजिन और इजुन दोनों ही चुप हो जाती है, क्योंकि उन्हें तो पता है कीसू की गैंग पहले से उस लड़के के हाथों से मार खा चुकी है। हीजिन उनसे कहती है, मुझे इस बारे में नहीं पता, शायद उन लोगों ने उस लड़के को अभी तक पीट दिया होगा। हीजिन बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और सोच रही होती है, मुझे लगता है कि अब तक तो आइजुन पूरी आजादी के साथ स्कूल में घूम फिर रही होगी, तो उसे वहाँ पर तंग करने वाला कोई भी नहीं है, और इस बात से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, उसकी वजह से हमें अब्रॉड जाना पड़ रहा है। वो बाकी लड़कियों से कहती है, चलो फिर ठीक है, बाहर जाने से पहले हम लोग उस लड़की को एक बार और सबक सिखाते हैं। वो लड़कियों से कहती है, क्या तुम फिर से वही करना चाहती हो जो लास्ट टाइम किया था, उसे कैराओके में लाकर मारेंगे। हीजिन भी हंसना शुरू कर देती है और कहती है, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, मैं उस लड़की को
जरा भी खुश नहीं दे सकती। क्या तुम लोगों को जरा भी इस बात का अंदाजा है कि मेरे जाने की वजह से वो कितनी ज्यादा खुश होगी? उसकी खुशियों पर पानी फेर देते हैं। जाने से पहले हम उसके साथ कुछ ऐसा करेंगे कि वो हमेशा याद रखेगी। मैं तो वैसे भी यहाँ से जाने वाली हूँ। ईजुन जो कि पीछे की तरफ देख रही होती है, वो हीजिन को इशारा करके कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। हीजुन उन सब लड़कियों से कहती है, मुझे पता चला है कि उस कमीनी लड़की का दादा एक पेट्रोल मैन है। मैं अपनी मॉम से कहकर उसके ग्रैंडफादर को काम से निकलवा दूंगी और उसके बाद देखेंगे कि वो लड़की किस तरह हमारा सामना करती है। उस कमीनी को भी तो पता चलना चाहिए कि उसने किससे पंगा लिया है। जबकि उसी वक्त पीछे से आवाज आती है, लगता है कि मैंने यहाँ पर आने का फैसला बिल्कुल ठीक किया था। यहाँ पर आने से मुझे कुछ ना कुछ फायदा तो हुआ। तुम्हारे प्लान के बारे में पता चल गया। हीजिन पीछे की तरफ मुड़ती है। जैसे ही वो पीछे देखती है तो पीछे यूजिन खड़ा होता है। हीजिन उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो उठकर खड़ी हो जाती है और चिल्लाना शुरू कर देती है। एंड भी हमने देखा था, हीजिन अपनी दोस्तों के पास कैरो के रूम में आती है और उन सब से कहती है, मैं चाहती हूँ कि हम लोग डाइजुन को एक लास्ट बार सबक सिखाएं। ये सबक उसे सारी जिंदगी याद रहेगा और साथ में अपनी मॉम से कहकर उसके दादा को भी नौकरी से निकलवा दूंगी और उसके बाद उसे पता चलेगा कि उसने किसके साथ पंगा लिया है। लेकिन यूजिन भी वहीं पर पीछे खड़ा होता है और उनकी बातें सुन रहा होता है। यूजिन कहता है, मैंने यहाँ पर आने का फैसला जो किया था वो बिल्कुल ठीक किया था। मुझे यहाँ पर आकर तुम्हारे प्लान के बारे में पता चल गया। हीजिन जैसे पीछे की तरफ देखती है तो पीछे यूजिन खड़ा होता है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो चिल्लाकर कहती है, यूजिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यूजिन उसे कहता है, कौन यूजिन? मैं यूजिन नहीं हूँ। तुम किस यूजिन की बात कर रही हो? यूजिन ने क्योंकि मास्क लगाया होता है और सर पे हुड पहनी होती है। हीजिन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मुझे पता है कि तुम यूजिन ही हो। बाकी की लड़कियां मुझे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, ये तो उसी लड़की का भाई है, हम भी इसे देखकर पहचान सकती है। लेकिन ये इस बात से मना क्यों कर रहा है कि ये उस लड़की का भाई नहीं है? यूजिन कहता है, लगता है कि तुम सारी लड़कियां यहाँ पर बैठकर बहुत ही अच्छी सी गॉसिप्स कर रही थी और आपस में कोई अच्छा सा प्लान भी बना रही थी। लगता है कि उस वीडियो में जितनी भी लड़कियां हैं वो सारी की सारी यहाँ पर मौजूद है। एक लड़की उसे कहती है, तुम कौन सी वीडियो की बात कर रहे हो? मैं तो किसी वीडियो के बारे में नहीं पता। यूजिन उसे कहता है, अब मेरे सामने मासूम बनने का नाटक मत करो। मुझे पता है कि तुम सब लोग जिसको भी बुली करती हो उसकी वीडियोस बनाती हो। वीडियो की बात की जाए तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि डाइजुन को तुम लोगों ने यहीं पर मारा था और उसकी वीडियो भी यहीं पर बनाई थी। हीजिन उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं ये हमारा इंतजार कर रहा था कि हम सारी लड़कियां यहीं पर इसी रूम में इकट्ठी हों और उसके बाद आकर ये हमें पीटे। बाकी की सारी लड़कियां भी बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। यूजिन उन सब से कहता है, तुम सब लोग यहाँ पर इतनी शांत क्यों बैठी हुई हो? म्यूजिक को ऑन करो। क्या तुम्हें शोर पसंद नहीं है? मैंने तो सुना है कि तुम्हें शोर बहुत ज्यादा पसंद है और तुम लाउड म्यूजिक इस्तेमाल करती हो। और साथ ही यूजिन अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है और अंदर जाकर लाउड म्यूजिक स्टार्ट कर देता है और उसके बाद उनके साथ क्या करता है मुझे नहीं पता। हो सकता है कि वो अंदर जाकर उन सबको पीटने वाला है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल रूम के दिखाया जाता है जहाँ पर कीसू एडमिट है। उसके डैड उसके पास ही खड़े होते हैं। वो उसकी मॉम से पूछते हैं, मैंने आज हीजिन को नहीं देखा, हीजिन कहाँ पर है? कीसू अपने डैड को बताता है, उसने कहा कि वो अपनी दोस्तों को गुड बाय बोलना चाहती है, इसलिए वो यहाँ से चली गई है अपनी दोस्त से मिलने के लिए। कीसू के डैड उसे कहते हैं, उसे जाने किसने दिया? मैंने उससे कहा भी था कि वो यहीं पर रहना है जब तक कि वो बाहर नहीं चली जाती। ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? उसी वक्त कांग्रेसमैन का सेक्रेटरी भागता हुआ अंदर आता है और कहता है, कांग्रेसमैन बहुत बड़ी बैड न्यूज है। कांग्रेसमैन उसे कहते हैं, क्या हुआ जल्दी से बताओ। वो आते ही टीवी ऑन करता है और न्यूज चैनल लगा देता है और कहता है, जरा इस तरफ देखें। जैसी न्यूज ऑन होती है तो सामने रिपोर्टर बैठी होती है और रिपोर्टर किम हीजिन के बारे में बता रही होती है। वो कहती है, स्कूल की लड़कियां दूसरी लड़कियों को बुली करती हैं और उन्हें पीटती हैं और साथ में इसकी वीडियोस भी बनाती हैं। ये एक बहुत ही बुरा एक्ट है। स्कूल में पता नहीं इनको क्या सिखाया जाता है और ना इनके घर वाले इनको ऐसा करने से रोक रहे हैं। हमारे पास इस तरह की सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि हमारे पास बहुत सारी वीडियोस हैं। सिर्फ यही वीडियोस नहीं, लगता है कि इसके अलावा और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि हमारे पास सेव नहीं है। बहुत सारे सिटीजन्स और बहुत सारे एडवोकेट्स इस सब के खिलाफ है। इन वीडियोस को देखने के बाद उन सब में बहुत ज्यादा गुस्सा है और वो चाहते हैं कि कुछ नए लॉज और कानून बनाए जाएं ताकि इस तरह के बच्चों को रोका जा सके जो कि दूसरे बच्चों को पीटते हैं और साथ में उनकी वीडियोस भी बनाते हैं सिर्फ अपनी एंजॉयमेंट के लिए। कीसू वो वीडियो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, मुझे लगता है कि ये हमारी वीडियोस है। साथ ही रिपोर्टर बोल देती है और कहती है, और इससे भी ज्यादा शॉकिंग न्यूज तो ये है कि ये दोनों बच्चे जो कि इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं ये हमारे कांग्रेसमैन किम इनबे के बच्चे हैं। किम इनबे भी अपना नाम सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यूजिन रिपोर्टर्स को वो सारी वीडियोस देने के बाद वापस अपने घर की तरफ जा रहा होता है कि वहीं पर चीफ रास्ते में खड़ा होता है। चीफ उसे कहता है, ओए नॉर्मल हाई स्कूलर, जरा रुको मेरी बात सुनो। तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? तुमने वो सारी की सारी वीडियोस न्यूज रिपोर्टर को क्यों दे दी? मैंने तो सुना था कि तुम कांग्रेसमैन के साथ एक डील करने वाले हो और तुम्हारी डील उनके साथ फिक्स भी हो गई थी। वो अपने बच्चों को बाहर भेजने वाले थे। यूजिन उसे कहता है, वैसे तो मैं इस सारे मसले को बहुत ही साइलेंटली हल करना चाहता था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को मेरे बारे में पता चले। और ऊपर से किम कीसू के पेरेंट्स भी पॉलिटिशियन है, वो एक कांग्रेसमैन है, उनके साथ निपटना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता था। यहीं पर यूजिन अपना एक बैकग्राउंड सीन दिखाता है। यूजिन घर में बैठा उन वीडियोस को देख रहा होता है जिसमें वो लड़कियां उसकी बहन को बुली कर रही होती हैं और वो उसे बुरी तरह से पीट रही होती हैं। यूजिन उन सारी वीडियोस को देखने के बाद अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता। यूजिन कहता है, इन सबको तो जड़ से मिटाना पड़ेगा। फिर स्टोरी
प्रेशर में आती है। यूजिन उस चीफ से कहता है हो सकता है शायद मेरा दिमाग काम करना छोड़ दिया होगा इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, या फिर मुझे मजा आ रहा होगा। चीफ उसे कहता है ये तो कोई वजह ना हुई। क्या तुम्हें लगता है कि कांग्रेसमैन इतना सब कुछ होने के बाद शांत बैठेगा? वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा एहतियात करना पड़ेगी। यूजिन कहता है कांग्रेसमैन को इस वक्त अपनी फिक्र होगी, वो मेरे साथ क्या कर सकता है इस बारे में वो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसके पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि मेरे बारे में सोचे। यहीं पर फिर से हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। न्यूज चैनल में साथ ही ये भी बताया जाता है कि कांग्रेसमैन की अपनी ही पार्टी के कुछ लोग इस बारे में बातें कर रहे हैं कि अगर कांग्रेसमैन अपने बच्चों को नहीं संभाल सकते तो वो हमारे साथ मिलकर इस कंट्री के बच्चों को क्या संभालेंगे, इसलिए उन्हें इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा और वो पहले से जिस ओहदे पर हैं उन्हें उससे भी इस्तीफा देना पड़ेगा। उन्हें निकाला जा रहा है, हम उन्हें अपनी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ने नहीं देंगे। और साथ ही उनमें से कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि उनके बच्चों की पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए। सिर्फ यही नहीं, हमारे पास जो वीडियोस आई हैं उनमें बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी हैं जिनमें कांग्रेसमैन के बारे में भी दिखाया गया है। कांग्रेसमैन अपने फ्रॉड्स कैसे करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करते हैं और बहुत सारे काले धंधे छुप छुपा कर रहे हैं। कांग्रेसमैन अपने बारे में ये सब कुछ सुनने के बाद वहीं पर हॉस्पिटल के बेड पर बैठ जाते हैं। चीफ बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और यूजिन से कहते हैं मुझे एक बात तो बता कर जाओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मेरा पर्सनल डेटा भी निकाल लिया है? तो अगर ये नहीं बताना तो कम से कम ये तो बता दो कि तुम हो कौन। यूजिन उसके पास से गुजर जाता है और कहता है मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मैं सिर्फ एक नॉर्मल हाई स्कूलर हूँ। चीफ हंसना शुरू कर देता है और कहता है मैं तो इस बात को मरने के बाद भी न मानूं कि तुम एक नॉर्मल हाई स्कूलर हो। फिर यूजिन उसके पास से गुजर जाता है। नेक्स्ट सीन अगले दिन स्कूल का दिखाया जाता है, क्लासरूम का। यूजिन अपनी क्लास में बैठा होता है, वहीं पर कुछ लड़कियां शर्माते हुए खड़ी होती हैं और एक दूसरे से कह रही होती हैं तुम जाओ जाकर उससे बात करो। दूसरी उसे कहती है नहीं तुम जाकर बात करो। यूजिन बड़े ही आराम के साथ बैठा होता है। उसी वक्त उसकी बहन के उसे मैसेज आता है। उसकी बहन उसे कहती है आज मैं घर अकेले ही चली जाऊंगी, इसलिए तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, तुम आज अपने दोस्तों के साथ जाकर मजे करो। यूजिन अपनी बहन का मैसेज पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है अब मैं क्या करूँ? उसने कहा कि जाकर मजा करो, लेकिन मैं कहाँ जाकर मजे करूँ? उसी वक्त पार्क भी क्लास में आ जाता है और कहता है यूजिन कैसे हो तुम, आज तुम क्लास में जल्दी आ गए हो। फिर पार्क भी अपना बैग उतारकर वहीं पर बैठ जाता है और उससे पूछता है यूजिन क्या आज तुम फ्री हो? नहीं ऐसा तो नहीं कि तुम आज भी अपनी सिस्टर के साथ घर वापस जाने वाले हो? यूजिन मुस्कुराते हुए उससे कहता है नहीं आज मेरे पास टाइम है, आज मेरी बहन होती घर चली जाएगी, तुम बताओ आज छुट्टी के बाद क्या करना है? पार्क बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है चलो फिर ठीक है, क्या छुट्टी के बाद तुम मेरे साथ चलोगे? हम दोनों इकट्ठे जाएंगे और बहुत सारा मजा करेंगे। पार्क अभी उसके साथ बातें कर रहा होता है कि उसी वक्त उसे पीछे से ली की आवाज आती है। ली और जू भी उन दोनों के पास आ जाते हैं। जू हंसते हुए यूजिन से कहता है मैंने तुम्हारे बारे में सारी बातें सुन ली है, मैंने सुना है कि तुमने कीसू और उसकी गैंग को बहुत ज्यादा पीटा और वो सभी लोग बाहर जा रहे हैं। पार्क भी उनकी बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ना सिर्फ पार्क बल्कि उसके जितने भी क्लास फेलोज होते हैं वो सारे ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि उन सभी ने न्यूज देखी होती है। जू और ली की बात सुनने के बाद उन्हें महसूस होता है कि उन दोनों भाई बहन के साथ ये सब कुछ यूजिन ने किया है। यूजिन उन दोनों से कहता है लगता है कि तुम लोगों को कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ली से कहता है तुम्हें लगता है कि हम लोगों को गलती हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे रिसोर्सेज ने हमें पूरी खबर दी है और हमें तो यहाँ तक पता है कि तुम कीसू के बेस में गए थे वुल्फ क्लब में और उसकी पूरी की पूरी गैंग को वहाँ पर जाकर पीट कर आए हो। जो भी चिल्लाकर कह रहा होता है हाँ मैंने उन सबको हॉस्पिटल में जाकर देखा है, उनकी तो बहुत ही बुरी हालत थी, तुमने अकेले जाकर उन सबको पीट दिया, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। जबकि बाकी के सारे क्लास फेलोज ये बात सुनकर और भी ज्यादा डर रहे होते हैं। जू कहता है मैंने सुना है कि वो सारे लोग बहुत ज्यादा शर्मिंदा है क्योंकि वो एक ही लड़के से 2 बार मार खा चुके हैं और उनको स्कूल छोड़ भी देना चाहिए था। मुझे तो लगा था कि वो लोग बहुत ज्यादा टफ हैं, लेकिन तुमने 2 बार उनको पीटा है, एक बार स्कूल में और एक बार उनके क्लब में जाकर। पता नहीं तुमने उन लोगों को कितना ज्यादा पीटा है कि वो इतने ज्यादा घबरा गए हैं कि वो इस कंट्री को ही छोड़कर बाहर जा रहे हैं। पार्क भी उनकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है यूजिन वाकई में फाइटिंग में बहुत ज्यादा अच्छा है। उस दिन क्लास में जो कुछ भी हुआ था वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि इसने उनको वाकई में पीटा था। जू आगे बढ़ता है और पार्क के कंधे पे अपना बाजू रखते हुए कहता है चलो फिर ठीक है, हम लोग जाकर सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि कीसू यहाँ से चला गया है। कीसू के जाने के बाद अब हम लोग यहाँ पर अपनी गैंग बना सकते हैं। ली भी हंसते हुए यूजिन से कहता है तुम्हें यहाँ पर ट्रांसफर हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, तुम्हें तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए, तुम हमारे साथ मिल जाओ, हम सब लोग मिलकर मजा करेंगे। यूजिन उनसे कहता है तुम सबकी ऑफर के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन आज मेरे पहले से कुछ प्लान्स हैं। वो दोनों उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हारे कौन से प्लान्स हैं, छुट्टी के बाद क्या करने वाले हो? यूजिन मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहता है मैंने पार्क से वादा किया है, आज छुट्टी के बाद मैं पार्क के साथ जाने वाला हूँ। जबकि पार्क ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है। ली आगे बढ़ता है और कहता है क्या वाकई में तुम पार्क के साथ जाने वाले हो? तो फिर ठीक है, पार्क भी हमारी गैंग का मेंबर बन सकता है, हम चारों एक साथ जाएंगे। जू पार्क से कहता है कहीं तुम्हें इस बात से कोई मसला तो नहीं है कि हम लोग तुम्हारे साथ जाने वाले हैं? पार्क इतना ज्यादा घबराया हुआ होता है कि उनसे कहता है कोई बात नहीं, तुम भी हमारे साथ जा सकते हो। वो दोनों कंफर्मेशन सुनने के बाद अपनी सीट पर चले जाते हैं और कहते हैं चलो भाई ठीक है, छुट्टी के बाद मिलते हैं।
यूजिन पार्क से पूछता है क्या तुम ठीक हो? पार्क उसे कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो सोच रहा होता है जब तक यूजिन मेरे साथ है ये दोनों मुझे बुली नहीं करेंगे। और फिर साथ ही टीचर क्लासरूम में आ जाती है और सारे बच्चों से कहती है शांत हो जाओ, और टीचर के साथ साथ उनके पीछे एक लड़की और एक लड़का होते हैं। ये नए ट्रांसफर स्टूडेंट्स हैं। पार्क उन दोनों को देखते ही बहुत ज्यादा चौंक जाता है। यूजिन कहता है क्या तुम इन दोनों को जानते हो? पार्क उसे कहता है हाँ इनको कौन नहीं जानता, इस लड़की का नाम शिन जूना है। इसके दादाजी SW कंपनी के ओनर है जो कि इस पूरे कंट्री की सबसे ज्यादा रिचेस्ट कंपनी है। और इसके साथ जो लड़का इसके पीछे पीछे चलता हुआ आ रहा है इस लड़के का नाम सुकजू है। और ये दोनों तब से एक दूसरे के साथ हैं जब ये दोनों छोटे से बच्चे हुआ करते थे और ये अब तक एक दूसरे के साथ है और सेम ही क्लास में पढ़ रहे हैं। मैंने तो सुना है कि सुकजू यूना का सेक्रेटरी भी है और इसका बॉडीगार्ड भी है। टीचर सारे बच्चों से कहती है मुझे पता है कि तुम में से ज्यादातर बच्चों को इन दोनों के बारे में पता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कोई लॉन्ग इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे। ये दोनों बच्चे 2 साल अमेरिका में स्टडी करने के बाद आज वापस आए हैं और हमारे स्कूल में ही स्टडी कंटिन्यू करेंगे। सुकजू को वहाँ पर देखकर ली और जू दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं होते क्योंकि सुकजू भी फाइटिंग में बहुत ज्यादा अच्छा है। वो दोनों ही सोच रहे होते हैं पहले यहाँ पर यूजिन आया जो कि फाइटिंग में बहुत ज्यादा अच्छा है और अब यहाँ पर सुकजू भी आ गया है, जबकि ली सोच रहा होता है मुझे लगता है कि मुझे ग्रेजुएशन करने तक बिल्कुल चुपचाप स्टडी करनी चाहिए वरना ये लोग तो मुझे यहाँ पर पढ़ने नहीं देंगे। और उन दोनों की तरफ देखकर सोच रहा होता है मैं तो इसीलिए सुबह से सोच रहा था कि यहाँ पर 2 नए डेस्क क्यों लगाए गए हैं, तो ये इन दोनों के लिए है, ये हमारी क्लास में ट्रांसफर होने वाले हैं। और साथ ही वो यूना की तरफ देखता और कहता है यूना तो पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 11 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।